हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपने थंबनेल देख लिया होगा। अपना थंबनेल क्या आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए जो अपने टॉप टॉपिक्स है यानी टॉप 51 टॉपिक्स है, उनकी आज अपन मैराथन क्लास लेके आए हैं। ठीक है गाइज, आपने सुना होगा कि आरआरबी जेई 2024 के अंदर अपनी एग्जाम हुई थी। उसके अंदर काफ़ी एक ऐसा टॉपिक थे जो कि अपने एस एस जेई के अंदर नहीं आते हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक है गाइज जो अदर एग्जाम में आते ही नहीं है एंड यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। ठीक है ना। तो आज पर्टिकुलर इस मैराथन क्लास के अंदर ये 51 टॉपिक आपको डिस्कस किए जाएंगे। ये जो टॉपिक्स है ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कौन करेगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखोगा 51 टॉपिक्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है ना। नियर अबाउट 3.5 घंटे की मैराथन कुछ होने वाली है। आप चाहे 1.5x पे देख लें या 2x पे देख लेना या 1x पे देख लें, बट इसको कंप्लीट एंड तक आपको देखना है। आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। साथ के अंदर हम ना यहाँ पे क्वेश्चन भी लेके हैं, आपको थ्योरी के साथ में ना कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो क्वेश्चन भी आपको करना है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एनसीएस ऐप के ऊपर मिल जाएगी। एनसीएस ऐप है अपना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ रहने वाली है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। देखो भाई, आप पढ़ाएगा कौन? रितेश सर है। ये खुद आरआरबी जेई के अंदर लगे हुए हैं, खुद सिलेक्टेड है। इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, ये 5-6 सालों से पढ़ा भी चुके हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं। बहुत अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है इनको। आप इनसे पढ़िए, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। एक एक चीज़ देखना। ये मैराथन क्लास देखने के बाद में आप कमेंट में जोर से बता के जाना, क्या ऐसी वीडियोस हम कंटिन्यू हर सब्जेक्ट के लिए लेके आए आपके लिए ऐसे यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे को कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। एंड रितेश सर को बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो के नीचे। एंड एनसीएस ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना, आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए पूरा ही जितना आपका एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आप में थोड़ा इंट्रो कर दूं मैं अपना। तो देखो भाई, हमारा नाम है रितेश सर एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन रेलवे जेई। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ ना, जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि आपके एसएससी जेई में नहीं पूछे जाते, उनको मैं 51 टॉपिक्स में डिवाइड किया हूँ और वो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है। अब यहाँ से आपके 30 to 35 मार्क्स बिल्कुल बन रहे हैं। ठीक है। तो वो 30 to 35 मार्क्स मेरे जिम में, आप बस इतना करके जाओ, 30 to 35 मार्क्स आपका श्योर शॉट है। अब देखो, चीजों को ध्यान से समझना है। मैं जैसे ही अपना फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट करूंगा वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। तो देखो, ये जितनी भी चीजें हैं ना, आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है। सारी चीजों को बस सरफेस पे आपको पढ़ना है। ठीक है ना। अब देखो क्या है, मैंने ऑलरेडी 5 to 7 years जो है ना अपना दिया हुआ है डिप्लोमा के बच्चों। तो मुझे अच्छे से मालूम है कि डिप्लोमा के बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सी चीजों को कितना डेप्थ में पढ़ाना है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को टच करूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी पे ज्यादा समय दूंगा। जो टॉपिक मुझे लगेगा कि थोड़ा सा इन डेप्थ जाने का कोई जरूरत नहीं है तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, बाकी नोट्स वहां पे प्रोवाइडेड है। ठीक है। मैं आपको इलाबोरेट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा जो ये एक्सपीरियंस है ना, इसका आपको लुफ्त उठाना है। ठीक है। तो चलिए, अब देखो क्या है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या फिर अभी जो मैंने क्लासेस लिया, वो आपका जो नोट्स होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये इस ऐप में। ठीक है ना। वहां पे आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, नॉन टेक के जितने भी चीजें हैं। टोटल 20,000 क्वेश्चन वहां पे डाला हुआ है। शॉर्टकट कीज जैसे कंप्यूटर्स वगैरह हो गया ना, वो सारी चीजें का वो सारे मिल जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। चलो, और वहां पे कोई भी कोर्स आप लोगे तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना। कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, लाइक आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आप देखो, वहां पे आप ऐप में जब जाओगे तो ऐप में ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा। चैप्टर वाइज सिविल इंजीनियरिंग टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, आईएस कोड के बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। आपकी जो इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, जो आपको दिक्कत करता है नॉन टेक वाले में, इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर, वो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी। पार्ट टेस्ट, मिक्स क्वेश्चन, लेवल अप लेवल डाउन, जीके जीएस, सारी चीजें। ठीक है। जितने भी आपके ऑटो कैड के क्वेश्चन हैं, ड्राइंग के क्वेश्चन हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं, है ना, वो ये जो मेरा टोटल नोट्स है ना वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है।
अभी देखो, पूरा स्पेशल वीडियो लेक्चर का सीरीज भी वहां पे बनाया हुआ है। अगर आप मेरे ऐप में जाके मेरे से पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा, कूपन कोड इस्तेमाल करना। मैंने यहाँ पे जो डाला हुआ है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाला हुआ है, वहां पे आपको चीजों को पूरे इलोबरेट करके सारी चीजें मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप वहां पे कंप्यूटर या इन्वायरमेंट की चीजों को भी एक्सेस कर पाओगे। देखो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप वहाँ पे ले सकते हो। टेस्ट सीरीज जो कि अभी डिस्काउंट में भी चल रहा है, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, अभी सीआईएल का जो आपका फॉर्म भराया है उसका भी चल रहा है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट होता है ना कि एग्जाम पॉइंट, जैसे ही आपका एग्जाम आता है, एग्जाम के ठीक पहले आपको क्या होता है, एक माइंड मैप चाहिए होता है। तो वो माइंड मैप ठीक कौन से टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, कौन से फार्मूलाज हैं, कौन से वन लाइनर्स हैं, है ना, कौन सा आपका डाटा है जो याद रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है वहाँ पे। तो आप एक बार ऐप को जरूर विजिट कर लो, देखो चीज़ों को क्या है, कैसी चीज़ें हैं। और छोटे छोटे पार्ट्स में भी आपका नोट्स डिवाइडेड है, तो इन चीज़ों को आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। एक हमारा आता है कंप्लीट स्टडी पैकेज, जिसमें आपको कुछ ही नहीं करना, बस इसको परचेज कर लेना है। एक बार जैसे ही आप इसको ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको चीज़ों को मतलब आप, मैंने इससे पहले जितनी भी चीज़ें डिस्कस किया ना, वो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सारे एजेई के एग्जाम के लिए ये रामबाण का काम करेगा। सारे माइंड मैप्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, फुल नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो मैं तो कहूंगा कि एक बार आप इसको विजिट करो। और ऑब्वियस सी बात है, हमने काफी मेहनत करा है इस पे, हमारी पूरी टीम मेहनत की है इस पे, ठीक है, मेहनत कर रही है। और जब तक है रहेंगे आपके लिए अवेलेबल, ठीक है। चाहो तो आप इस्तेमाल कर लेना, आपको थोड़ा कूपन कोड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये ऐप है, एक बार देख लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना यहाँ से, है ना। आप जैसे ही निखिल सिविल स्टडी डालोगे ऐप स्टोर में, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और ये जो आपका आरआरबी जेई सीबीटी 2 होने जा रहा है, इस पे आपको बस कुछ नहीं, जितना मैं ये जो मैंने 51 टॉपिक्स पढ़ाया है ना, इस पे आपको एकदम फुल्ली फोकस्ड रहना है। मैंने जो टॉपिक्स आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे जो आपका मेंटेनेंस की चीजें थी, बिल्डिंग मेंटेनेंस, है ना। बिल्डिंग मेंटेनेंस आप बहुत अच्छे से देख के जाना। बिल्डिंग फिनिशेस जो है आपका, ठीक है, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग फिनिशेस बहुत अच्छे से देख के जाना। उसके बाद स्के फोल्डिंग, ठीक है, स्के फोल्डिंग बहुत अच्छे से देख के जाना। उसके बाद आपका ब्रिक मशीनरी एंड स्टोन मशीनरी, वो बहुत अच्छे से देख के जाना है। ये जो मैं टॉपिक आपको लिख रहा है, ये टॉपिक्स को आपको एकदम मतलब छोड़ना ही नहीं है। क्रैक्स आप बिल्कुल देख के जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं वो आप देख के जाओगे। ये सारी, और ये सारी चीजें मैंने अभी लेक्चर्स में कवर किया है, तो ये चीजें आप देख के जाओगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट जो सब लोग छोड़ते हैं, जो मैंने कवर किया है यहाँ पे, वो है आपका स्पेशल कंक्रीट्स। स्पेशल कंक्रीट्स लोग छोड़ते हैं, ये कवर करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आया बात? ठीक है, प्लास्टरिंग हो गया, पॉइंटिंग हो गया, ये सारी चीजें तो एकदम कवर करके जाना है। जो टॉपिक्स में लिख रहा हूँ ना, अभी जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, ठीक है, इसको आपको कवर करना है एटलीस्ट। और मैंने ये सारी चीजें कवर कराया है आपको, ठीक है। चलिए बंधुओं, तो शुरू करते हैं। हमें आज क्या करना है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 के जितने भी टॉप 51 टॉपिक्स हैं। अब ये टॉप 51 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? आप जब एसएससी जेई की तैयारी करते हो तो बहुत से ऐसे चीजें हैं, आप क्या करना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एसएससी जेई या आरआरबी जेई को एक तरह समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। एसएससी जेई से आप अगर आप आरआरबी जेई के सिलेबस को कंपेयर करोगे तो ऐसे टोटल 51 टॉपिक्स को हमने क्या किया, बारफेट करके देखा है। जहाँ पे कि आपके टॉपिक्स जो ऐसे टॉपिक्स हैं आरआरबी जेई में, जो कि एसएससी जेई में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन कुछ टॉपिक्स को ना पढ़ो आरआरबी जेई के लिए, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 35 टू 40 मार्क्स ये कवर कर रहे हैं। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे उठा के, स्पेशली जो आपके एग्जाम हुए थे 2024 के नोटिफिकेशन में, तो वहां पे आप देखना, अगर 35 से 40 मार्क्स का आप छोड़ भी दो ना, अगर आप देखो अच्छे से, तो 30 से 35 मार्क्स तो वहां से कहीं नहीं जाते। तो उन टॉपिक्स को मैंने क्या किया, 51 टॉपिक्स को आपको लेके आया हूं मैं आपके लिए, और वहां से आप 30 से 35 मार्क्स इजीली उठा लोगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक 1 प्लास्टिक से स्टार्ट करने वाले हैं।
लेकिन प्लास्टिक से स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार उन सारे टॉपिक्स को देखो। तो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में आपके लिए टोटल 31 टॉपिक्स को यहाँ पे लाया हूँ। तो देखो आपको सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक से स्टार्ट करेंगे, राइट। प्लास्टिक के बाद हम लोग फाइबर बोर्ड में जाएंगे, फिर पार्टिकल बोर्ड। अब देखो ये ऐसी चीजें हैं ना, फाइबर बोर्ड हो गया, पार्टिकल बोर्ड हो गया, ब्लॉक बोर्ड हो गया, बैटन बोर्ड हो गया, लैमिन बोर्ड हो गया। अब इन चीजों के बारे में लिटरली मैं बताता हूँ, मैं ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे होंगे 90% लोग क्या है कि इनको स्किप करके ही जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और अगर गलती से एक क्वेश्चन आ भी गया, हो सकता है कि क्वेश्चन ना आए इन टॉपिक्स में, हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको एक बटन मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको ये वीडियो देख लेना है। समझ में आ रहा है बात? अब देखो इस तरह से मैंने करके इस स्लाइड में आपके लिए 31 टॉपिक्स है, उस तरह से फिर आप देखो टोटल 51 टॉपिक्स है ना। अब इन 51 टॉपिक्स में भी आप बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, जैसे ग्राउटिंग हो गया, गुनाइटिंग हो गया, इपॉक्सी हो गया, देखो प्लास्टरिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। पेंटिंग ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, पॉइंटिंग ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एडवांस सर्वे इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन में क्या क्या चीजें हैं, है ना, प्लास्टिक्स इन कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं, तो आप नहीं पढ़े, है ना। तो इन चीजों को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जहां जहां जो चीजें ऐसी हैं जहां पे कि मुझे लगेगा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एसएससी जेईई के सिलेबस में, तो मैं उसको जल्दी से स्किप करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, हमारा पहला टॉपिक है, ये है हमारा टॉपिक 1। तो इस टॉपिक 1 पे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग प्लास्टिक कवर करने वाले हैं। अब देखो प्लास्टिक कोई पढ़ने वाली चीज तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई प्लास्टिक कोई नया टॉपिक है जो या फिर आपने कभी देखा नहीं। प्लास्टिक तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में रोज देखते हो, राइट। तो प्लास्टिक है क्या, प्लास्टिक तो एक सिंथेटिक मटेरियल है ना, मैन मेड मटेरियल है। ऐसा तो नहीं कि भगवान ने बना के भेजा है ना, उस ह्यूमन ने उसे बनाया है। तो पॉलीमर से ये बनता है। और क्या होता है प्लास्टिक में, आप रोज देखते हो बहुत से ऐसे प्लास्टिक जो हम लोग कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, वो लाइट वेट के होते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, उसमें जंक नहीं लग सकता है, उसमें वाटर प्रूफ नेचर होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि प्लास्टिक हम लोग यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हमें मेंटेन कम करना पड़े, राइट। मेंटेनेंस बहुत कम करना होता है, तो लो मेंटेनेंस होता है। और प्लास्टिक वाइडली यूज होता है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में बहुत जगह ये भी यूज करते हैं। अब देखो कहाँ पे यूज करते हैं, आप देखो प्लम्बिंग के काम में पाइप यूज करते हो, जितने भी पाइप वाले चीजें हैं वहां पे आप प्लास्टिक का यूज करते हो। इवन आप जो घर का इंटीरियर डेकोरेशन होता है वहां भी यूज करते हो, है ना। इलेक्ट्रिकल स्विचेस में आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक के कितने टाइप्स हैं। तो प्लास्टिक के टाइप्स को अगर आप देखो, उससे पहले चलो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है प्लास्टिक के। तो लाइट वेट होता है, ये तो ऑब्वियसली मैंने पहले बता दिया। कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट करने का क्या मतलब हुआ, कोरोजन रेसिस्टेंट मतलब जंक नहीं लगेगा, है ना। वाटर प्रूफ होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, मतलब कि आपका बिजली इस पार से उस पार उसके माध्यम से नहीं हो पाएगा, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, आप उसको इजीली शेप में ला सकते हो, लो मेंटेनेंस है। साउंड इंसुलेशन है, मतलब कि साउंड आपके इस पार से उस पार नहीं जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है थर्मल इंसुलेशन। देखो थर्मल इंसुलेशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्लास्टिक से बिजली या फिर हीट जो है इस पार से उस पार नहीं जाएगा, लेकिन सारे प्लास्टिक जो अलग अलग प्लास्टिक में अभी आपको दिखाने वाला हूँ, सबका हीट सहने का क्षमता उस तरह से नहीं है। कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर में वो खुद पिघलने लग जाते हैं, तो उन पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी देखो मैंने आपके लिए टोटल 5 तरह के प्लास्टिक लेके आया हूँ यहाँ पे। तो आप नाम सुने होंगे, कुछ का नाम सुने होंगे, कुछ का नाम नहीं सुने होंगे। देखो पीवीसी पाइप्स, रोजमर्रा की जिंदगी में ना आप कोई भी चैनल खोल लो, आप यूट्यूब पे खोलो, कहीं भी देख लो, तो आपको पीवीसी पाइप ऐसा करके ऐड कुछ मिल ही जाता है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। पीवीसी क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा सा वेट कर। दूसरा है आपका सीपीवीसी, कुछ नहीं है, ये इसका एडवांस फॉर्म है। पीवीसी प्लास्टिक का एडवांस फॉर्म होता है सीपीवीसी। सीपीवीसी मतलब क्लोरीनेटेड पीवीसी। हमने क्या किया, पीवीसी जो पाइप बनाया था, वो जो मटेरियल था उसमें हमने बस क्लोरीन ऐड किया। समझ में आया बात। नाउ दूसरा है आपका हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, जिसको हम लोग HDPE बोलते हैं, ठीक है। FRP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं प्रिडिक्ट करना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि FRP से एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। प्लास्टिक से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो FRP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। FRP आप देखो, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। अभी क्या होने वाला है, जैसे हम लोग सरिया यूज करते हैं, छड़ यूज करते हैं ना कंस्ट्रक्शन में रेनफोर्समेंट के लिए,
तो अभी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि हम लोग एफआरपी का भी यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो होता है काफी ज्यादा होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफी ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, वेट कम होता है, मतलब क्या होगा, ओवरऑल ज्यादा होगा ना इसका, मतलब कम वेट में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रहा है। लेकिन अभी जो हम लोग ट्रेडिशनल छड़ यूज कर रहे हैं या सरिया यूज कर रहे हैं, काफी भारी भरकम का होता है, राइट। उसके कारण से जो हमारा बन के आता है स्ट्रक्चर, वो भी काफी हैवी हो जाता है ना, जिसके कारण हमें क्या होता है, अगर हमें प्रीकास्ट करके प्लांट से लेके फिर साइट में लेके जाना होता है तो काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एफआरपी का भी यूज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, राइट। दूसरा आपका टाइप ऑफ प्लास्टिक आता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स। तो इन चीजों पे हम लोग अभी ध्यान से देखेंगे। तो टोटल कितने प्लास्टिक हो गए, 5 प्लास्टिक हो गए, और 5 प्लास्टिक को हम लोग अभी थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। हमें पीएचडी नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जेई निकालना है बस, ठीक है ना। तो हम लोग अभी नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में ये पूरा प्लास्टिक खत्म कर देंगे। अभी देखो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये फोटो देख पा रहे हो? अगर आप ये देख रहे हो ना तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ये प्लास्टिक, इस तरह का पाइप तो आप घर में देखे ही होंगे या फिर आसपास में देखे ही होंगे। आप जहां भी बैठे हुए हो वहीं पे आप देख लो, नजर घुमा के आपको मिल जाएगा ये प्लास्टिक, इस तरह का पाइप मिल जाएगा आपको। तो पीवीसी है क्या? पीवीसी मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिक है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक कौन सा यूज होता है? मोस्ट कॉमनली प्लास्टिक, है ना। कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? सप्लाई पाइप में यूज करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, कंडक्टर्स वही पाइप्स हो गए, है ना। डोर्स एंड विंडोज में भी आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये चीप एंड ड्यूरेबल है। क्यों सबसे ज्यादा यूज होता है? क्योंकि ये चीप है, सस्ता है, और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी इसका बहुत अच्छा होता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, है ना, वाटर प्रूफ है। अब देखो, कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो कि आपका पाइप में तो मिलेगा ही। हर पाइप जो होगा आपका कोरिजन रेसिस्टेंट होगा, ये बता दो हमें। हर पाइप आपका कोरिजन रेसिस्टेंट होगा कि नहीं? हर पाइप में कोरिजन होगा क्या? नहीं होगा। अरे भाई, वो वाटर प्रूफ भी होगा। तो ये चीज याद रखते चलना कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हर पाइप में मिलने वाला है ना। अब देखो, अलग क्या करता है पीवीसी को? पीवीसी किन बातों पे अलग होता है? ये चीप एंड ड्यूरेबल है, दूसरा आपका इजी इंस्टॉलेशन है, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज, सस्ता है तो बहुत ज्यादा टिकाऊ भी नहीं होगा, मतलब हर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हम लोग पीवीसी पाइप को। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसमें गर्म पानी पास करोगे ना, अगर आप उसको हीट करने की कोशिश करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप देखना कभी पास करके, है, वो सॉफ्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर में। और क्या हो सकता है? टॉक्सिक फ्यूम्स निकाल सकता है ड्यूरिंग फायर। मतलब अगर आप उसको जलाओगे ना तो जलने के बाद क्या होगा, वो एक अजीब तरह का गंध देगा, और वो गंध कैसा होता है? वो टॉक्सिक फ्यूम होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पीवीसी में हमने क्या देखा? चीप है, ड्यूरेबल है, इजी इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग उसको हाई टेम्परेचर में लेके जाएंगे तो वो गलना शुरू हो जाएगा या सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो पीवीसी का एक कमी आया। अब पीवीसी की इस कमी को हम लोग दूर कैसे कर रहे हैं? हम लोग उसको क्लोरीनेटेड कर दे रहे हैं, है ना। क्लोरीनेटेड पीवीसी, क्लोरीनेटेड पीवीसी का क्या मतलब हुआ? इम्प्रूव फॉर्म ऑफ पीवीसी है ये, है ना, बेटर हीट रेसिस्टेंस देता है ये। तो पीवीसी में क्या हो रहा था, हम लोग गर्म पानी पास नहीं कर पा रहे थे, उसको हीट कर रहे थे तो वो पिघलने शुरू हो जा रहा था। तो क्लोरीनेटेड पीवीसी में क्या होता है, हम लोग उसमें हीट दे सकते हैं, वो हीट रेसिस्टेंट भी होता है। अब इसमें क्या कर, अगर जब हमने उसे हीट रेसिस्टेंट बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, वो हॉट वाटर पाइप्स में यूज कर सकते हैं, राइट। आपका जो इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कि केमिकल्स इस जगह से दूसरी जगह हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे पीवीसी का यूज नहीं करके सीपीवीसी पाइप्स का यूज करेंगे, है ना। अब देखो, ये एक आता है आपका HVAC। HVAC पाइपिंग सिस्टम क्या होता है? अरे भैया, मतलब कोल्ड, ये आप समझो कोई कोल्ड यूनिट है यहाँ पे, है ना, कोई ये कोल्ड यूनिट है, और यहाँ पे कोई हॉट यूनिट है, ठीक है। तो आपको पाइप यहाँ से लेके जाना है, पानी यहाँ से यहाँ, तो आप क्या करते हो? पाइप बिछाते हो। तो ये जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग HVAC पाइपिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो, सीपीवीसी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका क्या क्या और आपका एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेजेस है। तो हमने सीपीवीसी में क्या देखा? सीपीवीसी में हमने देखा कि ये हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस है। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का ये मतलब हुआ कि पीवीसी पाइप में जिस तरह से वो सॉफ्ट हो जाता था ना, ये सॉफ्ट नहीं होगा। सॉफ्ट नहीं होगा इसका मतलब हम लोग इसको हॉट वाटर पाइप में यूज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये लॉन्ग लाइफ होगा। हाँ,
एक आपको याद रखना है ये चीज कि पीवीसी सस्ता था, लेकिन यहाँ पे ये सस्ता अब नहीं रहेगा। क्यों सस्ता नहीं रहेगा? हमने उसको क्लोरिनेटेड कर दिया है। तो क्लोरिनेटेड करने के कारण ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा और ब्रिटल होगा अंडर इम्पैक्ट। यहाँ पे भी एक कमी आ गया। क्या कमी आया? इम्पैक्ट लोड अगर आया, अचानक से कोई लोड आया, तो ये ब्रिटल नेचर की तरह बिहेव करने लगेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ब्रिटल होने के कारण इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसका जुगाड़ पानी अभी निकालेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वो क्या होता है सर, कहाँ गया वो? HVAC है ना, HVAC का फुल फॉर्म। अरे भाई ये कुछ नहीं है, अभी देखो मैं लिख दे रहा हूँ। हीटिंग, V से आया आपका वेंटिलेशन, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, अरे कहने का क्या मतलब हुआ कि आपको एक जगह से दूसरे जगह पे ठंडा यूनिट है, गर्म यूनिट में लेके जाना है। जैसे आप एसी का ही देख लो ना, गर्म पानी, ठंडा पानी, ये सारी चीजें हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो कि जैसे नहीं होता, कहीं पे अचानक से आग लग गया तो पानी आपको ठंडा पानी निकालना है, तो वो वाले जो सिस्टम होते हैं ना, वो सिस्टम ये कहता है, HVAC पाइपिंग सिस्टम उसको कहते हैं। आपको पीएचडी नहीं करना माय डियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। अब ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन क्या होता है? देखो हमने अभी जो पढ़ा, पीवीसी में क्या पढ़ा, पीवीसी में एक कमी पढ़ा। पीवीसी में क्या कमी पढ़ा हमने कि हाई टेम्परेचर में उसको यूज नहीं कर सकते। उसको हमने कैसे सुधारा? हमने सुधारा सीपीवीसी। सीपीवीसी में देखा कि हाँ हाई टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें कमी क्या आ गया? कमी आ गया कि ये ब्रिटल हो गया है ना, इम्पैक्ट लोड पे ब्रिटल हो गया। अब हम लोग इसको कमी को पूरा करेंगे, कहाँ पूरा करेंगे? हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। अब देखो सीपीवीसी में कमी क्या थी कि भाई वो इम्पैक्ट लोड को नहीं ले पा रहा था। अब हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन प्लास्टिक में उसको पूरा करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो नाम से ही पता चल रहा है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन प्लास्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग होगा एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल होगा, है ना। अंडरग्राउंड में हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग यूज कर पाएंगे। जो जो चीजें मैं टिक कर रहा हूं ना, दैट इज गोइंग टू बी योर की पॉइंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अब देखो इसका हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ होता है, इस कमी को हमने दूर किया। सीपीवीसी में क्या कमी थी? कमी थी कि हमें क्या हो रहा था, सीपीवीसी में क्या कमी थी? ब्रिटल हो जा रहा था अंडर इम्पैक्ट। तो हमने उसको क्या किया? कमी को पूरा किया। कहां पे पूरा किया? यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन प्लास्टिक में। उसमें क्या किया? हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ, इंपैक्ट को झेलने की क्षमता आया। अब देखो अगर आप एचडीपी को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? अंडरग्राउंड में यूज कर रहे हैं, है ना, ड्रेनेज सिस्टम में यूज कर रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो हम लोग पाइप डालते हैं वहां पे हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स का यूज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हमें लीक तो नहीं चाहिए, है ना, तो लीक प्रूफ भी होता है। अगर अंडरग्राउंड है तो थोड़ा मुड़ा हुआ भी हो सकता है, कहीं कहीं मुड़ जाए। इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट आने पे वो ना टूटने की बजाय क्या हो जाए, थोड़ा सा मुड़ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी रहे तो और अच्छा काम करे। तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है ना, लाइट वेट भी होता है। अब देखो ये इम्पैक्ट तो झेल ले रहा है लेकिन रिजिडिटी नहीं दे रहा। दे रहा है क्या रिजिडिटी? नहीं दे रहा है रिजिडिटी। और क्या हो रहा है? हीट के अंदर में एक्सपेंड कर जा रहा है, फैल जा रहा है, सॉफ्ट नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? पीवीसी क्या हो रहा था? सॉफ्ट हो जा रहा था, ये क्या हो रहा है? फैल जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। FRP, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्लास्टिक, ठीक है। FRP, आप सुने होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप इन चीजों से परिचित हो तो FRP वर्ड आपके दिमाग से जरूर गुजरा होगा। FRP क्या है? फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, रेनफोर्समेंट तो दे रहे हैं, छड़ का रेनफोर्समेंट नहीं देके क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐसे देखो फाइबर्स बने हुए हैं ना, ये देख रहे हो फाइबर्स। तो हम लोग, ये कंक्रीट है ना, ये कंक्रीट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग छड़ के जगह पे क्या कर रहे हैं? छड़ के जगह पे नहीं, छड़ के साथ भी दे सकते हैं ना। तो हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? FRP डाल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? थोड़ा सरिया कम करके हम लोग FRP डाल दिए, तो क्या हो गया? उसमें आपका वेट थोड़ा कम हो गया स्ट्रक्चर का। अभी देखो FRP है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। FRP क्या होता है? एक कंपोजिट रेनफोर्स्ड है, ये कंपोजिट प्लास्टिक है, लेकिन कैसा है? कंपोजिट प्लास्टिक रेनफोर्स। किससे बना होता है? ये जो फाइबर्स है ना, ये फाइबर्स किससे बना होते हैं? ये बने होते हैं ग्लास लाइक मटेरियल से, या फिर कार्बन के फाइबर्स होते हैं। किसके फाइबर्स होते हैं ये?
ये या तो ग्लास लाइक मटेरियल के बने होते हैं, है ना, या फिर क्या है आपके कार्बन के फाइबर्स बने हुए हैं। समझ में आया बात? तो ये चीजें आपको याद रखना है, लाइक ग्लास, ग्लास के फाइबर्स हो सकते हैं या फिर कार्बन के फाइबर्स हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? ब्रिज डेक्स। ब्रिज डेक्स क्या होता है? अरे भैया, आप जब पूल पे जाते हो तो आपको वो जो दिखता है स्लैब, दैट इज ब्रिज डेक, ठीक है? आप समझो, ब्रिज डेक में जो होता है, रूफिंग सीट्स में जो होता है, जहां जहां स्ट्रक्चरल पैनल्स है, जहां पे कि रेनफोर्समेंट मतलब मजबूती की ज्यादा जरूरत है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? एफआरपी का यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो एफआरपी में मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफी अच्छा होता है। क्या मैं बोल रहा हूं? स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफी अच्छा होता है। स्ट्रेंथ ज्यादा देता है और वेट कम होता है, तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल उसका रेशियो बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने की, है ना? वेरी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। और ऑब्वियस बात है, कोरिजन रेसिस्टेंट तो होगा ही, ड्यूरेबिलिटी होगा ही। लेकिन अब जब इतनी सारी चीजें एफआरपी दे रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सपेंसिव होगा। और दूसरा बात, एक बार अगर खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने में थोड़ा दिक्कत आता है ना? अभी हमारे सीनियर हैं जो कि एफआरपी पे उनका कोई टॉपिक था पीएचडी में एफआरपी से रिलेटेड, तो वो इन्हीं चीजों पे डिस्कशन, मतलब उनका काम था, वो कर ही रहे थे इस पे। मैं उनका देख रहा था थीसिस, वो इस पे डिस्कशन कर रहे थे मुझसे कि सर एफआरपी पे कैसी चीजों को क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है सर, रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। वो मैकेनिकल के थे लेकिन इस टॉपिक पे कर रहे थे, तो मुझे अचानक से याद आ गया तो मैं सोचा बता दूं एक बार। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारा? पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट क्या होता है? आप ऐसे समझो, ये फिगर से आपको पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं। ये दिख रहा है कि ये प्लास्टिक की तरह दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक आपको दिखेंगे घर के इंटीरियर डिजाइन में, जहां पे कि आपको लगेगा कि वो प्लास्टिक मतलब ग्लास है, लेकिन है नहीं वो ग्लास। आप उसको तोड़ना चाहोगे ना, बहुत आसानी से नहीं टूट जाता है ना? तो देखो, स्काईलाइट्स या फिर रूफिंग सीट्स, जब घर की मतलब हम लोग ये करते हैं ना, क्या बोल, डिजाइनिंग में करते हैं इंटीरियर डिजाइन में, तो हम लोग रूफिंग सीट्स में ये डालते हैं ना। अब देखो, स्काईलाइट्स में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ग्लेजिंग, सेफ्टी ग्लेजिंग। ग्लेजिंग मतलब क्या? चमक। अरे ऐसा कहीं भी जगह जहाँ पे लाइटनिंग हमें लगाना रहता है ना, लाइटनिंग लगा के थोड़ा डिजाइन अच्छा बनाना रहता है, तो हम लोग ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स का यूज करते हैं। तो ये होता क्या है ना, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये इम्पैक्ट रेसिस्टेंट प्लास्टिक होता है। इम्पैक्ट रेसिस्टेंट, अभी हम लोग एक और चीज देखें क्या, कि एचडीपी। एचडीपी भी अच्छा इम्पैक्ट रेसिस्टेंट है। उसके बाद हमारा जो एफआरपी प्लास्टिक था वो भी था, और हमारा ये जो पॉलीकार्बोनेट है ना, पीसी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, ये भी अच्छा इम्पैक्ट रेसिस्टेंट देता है। लेकिन पीसी में, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में एक अच्छा चीज क्या है ना, कि ये ट्रांसपेरेंट नेचर का है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो इंटीरियर डिजाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है यहां से निकल के आ जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स का हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। एडवांटेज क्या है? जहां जहां ग्लास का यूज करते थे, ग्लास क्या होता था? टूट जाता था। लेकिन ये जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, क्या है? इम्पैक्ट रेसिस्टेंट है। तो भाई साहब, इसने क्या किया? ग्लास का जगह लिया, ग्लास का प्लेस लेने की कोशिश की इसने, है ना? ग्लास का प्लेस लेने की कोशिश की। बात समझ में आ रहा है? तो जहां जहां आप लोग ग्लास का यूज कर रहे थे, वहां पे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का यूज हो गया। क्यों? ड्यू टू इस ट्रांसपेरेंट नेचर। बात समझ में आ रहा है? हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आया ये, है ना? लाइट वेट भी है, और ऑब्वियसली बात है ये लाइट वेट है। लेकिन इसमें क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गया। अब इतनी सारी चीजें ये देगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगा, है ना? स्क्रैचेस आने की इसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ गई। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अब ये चीजें, ये स्लाइड में ना, ये है कि प्लास्टिक का एडवांस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूजेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका स्मार्ट बिल्डिंग बनता है, इंसुलेशन अच्छा रहता है, रूफिंग बहुत अच्छा होता है, फ्लोरिंग में यूज करते हैं, प्लम्बिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में यूज करते हैं। अब इन चीजों को हम लोग बहुत ज्यादा तवज्जो ना देके आगे बढ़ते हैं ना, कोशिश करते हैं थोड़ा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टिक मटेरियल। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अब आएंगे मतलब इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, नॉट अ प्लास्टिक मटेरियल, पीवीसी, सीपीवीसी, एचडीपी, ग्रेनाइट।
अगर आपके दिमाग से ये गुजरा ही नहीं है कि सीपीवीसी क्या होता है, एचडीपी क्या होता है, तो आप क्या लगाओगे इसमें बताओ? कंफ्यूज करोगे ना। ग्रेनाइट आपने भले ही स्टोन में सुन रखा होगा, लेकिन आपके दिमाग में जाएगा भाई ये सीपीवीसी क्या है, ये एचडीपी क्या है। तो बस आपके दिमाग से गुजरा हुआ होना चाहिए, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ग्रेनाइट किसी न किसी जेईई एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, अब देखो स्टेटमेंट वाइज सवाल आया हुआ है। क्या है सवाल है? प्लास्टिक रिक्वायर वेरी हाई मेंटेनेंस। अभी हमने जस्ट देखा प्लास्टिक को हाई मेंटेनेंस चाहिए, क्या क्या बेवकूफ वाली बात है। प्लास्टिक सर वाइडली यूज इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, ये बात सही है ना। तो आप ऑब्वियस सी बात है, क्या है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेकंड टॉपिक हमारा किस पे है? फाइबर बोर्ड पे है ना। तो अब हम लोग फाइबर बोर्ड पे चीजों को पढ़ेंगे कि फाइबर बोर्ड क्या होता है, कितने तरह का होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगले 5 से 7 मिनट में इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो फाइबर बोर्ड है क्या? फाइबर बोर्ड अगर आप सही से देखोगे ना, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका लिग्नोसेलुलोसिक मटेरियल। ये ऐसा मटेरियल, कुछ लोग को शायद प्रोनाउंस भी ना कर पाए, है ना। लिग्नोसेलुलोसिक मटेरियल से बना होता है। ये क्या है भैया? कुछ नहीं है, भूसा होता है। भूसा समझते हो? गांव देहात में जो भूसा होता है, जो गाय को या को खिलाया जाता है ना, वैसे ही टाइप से। बस उसको करना कुछ नहीं है, भूसा लेना है। भूसा, भूसा लेना है, उसमें पानी मिलाना है, थोड़ा सा उसमें जो नेचुरल गोंद होता है वो मिलाना है, और उसका लोई बना लेना है। ठीक है। और उस, अरे जैसे आटा का लोई बनता है रोटी बनाने से पहले, गोल गोल लोई बनाते हो, उसके बाद क्या करते हैं, उस पे बेलन चला के बिल्कुल एकदम रोटी बन जाता है। तो ये ठीक उसी तरह से है। भूसा लेंगे, पानी लेंगे, गोंद लेंगे, एक लोई बनाएंगे, और लोई को फिर क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे एकदम हाई प्रेशर एंड हीट के साथ। तो क्या बन जाएगा, एक रोटी बन जाएगा। वो जो रोटी बनेगा ना, दैट इज ओनली फाइबर। भाई अब इससे ऐसा आसान तरीके से तो मैं ये नहीं समझा सकता। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये लिग्नोसेलुलोसिक मटेरियल होता क्या है। अगर आप सही से देखो, लिग्नो का मतलब होता है, लिग्नो का मतलब होता है गोंद। ठीक है। और अरे गोंद मतलब ग्लू यार, कुछ लोग तो अंग्रेजी हिंदी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो गोंद मतलब ग्लू, ग्लू है ना। और ये सेलुलोस मतलब क्या होता है? सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है? अरे भाई, आप जब पेड़ से या फिर पौधों से जो गिर गया है, सड़ गया है, सड़ तो नहीं गया बेसिकली, मान लो आपने पेड़ काटा है ना, तो पेड़ काट के बाद उसके क्या फाइबर्स वगैरह निकलता है। तो वो जो आपका नेचुरल फाइबर्स होता है, हम लोग उसका बात कर रहे हैं ना। ये जो फाइबर्स निकलता है, फाइबर्स किसको बोल रहे हैं? धागे को। वहां से ये पतला पतला धागा निकाल लिया ऐसा करके, है ना। तो वो बोल रहे हैं हम लोग सेल्यूलोज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिग्नोसेलुलोसिक मटेरियल से बना होता है। मतलब नेचुरल गोंद लेंगे, नेचुरल फाइबर्स लेंगे, उनको भूसा बनाएंगे, पानी मिलाएंगे, गोंद मिलाएंगे, लोई बनाएंगे, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्रेस करेंगे, और क्या बन जाएगा, फाइबर बोर्ड बन जाएगा। समझ में आया? तो फाइबर बोर्ड इज एन इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट। क्या है ये? वुड प्रोडक्ट ही तो है। समझ में आया कैसे? फाइबर्स लिए, सॉ डस्ट, सॉ डस्ट मतलब, सॉडस्ट बताने की जरूरत है क्या? अरे वो जो बड़े मिस्त्री जब कोई चीज काटता है तो लकड़ी का जो भूसा निकलता है, दैट इज ओनली सॉडस्ट। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज करने वाले हैं। अब देखो ये कैसा दिखता है, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो देखो इस तरह का मटेरियल देखे हो, है ना। मतलब क्या किया हमने, भूसा बनाया, भूसा में पानी मिलाया, पानी के गोंद मिलाया, उसको प्रेस कर दिया, तो ये कैसा बन गया आपका, बिल्कुल इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे आपको कोई लेयर्स नहीं दिखेगा, कोई लेयर्स नहीं दिखेगा, बिल्कुल एकदम। अगर आप प्लाईवुड देखोगे ना, प्लाईवुड में आपको ना साइड से आप देखोगे तो आपको लेयर्स मिलेगा ऐसा ऐसा। लेकिन अगर आप फाइबर बोर्ड देखोगे ना, तो कोई लेयर्स नहीं है। यहाँ कोई लेयर्स दिख रहा है क्या? कोई लेयर्स नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलो तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फाइबर बोर्ड समझ में आया। फाइबर बोर्ड में क्या किया हमने, फाइबर बोर्ड में हमने क्या किया, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वुड वेस्ट। मतलब क्या किया, लकड़ी का, बांस का छोटा छोटा रेशा लिया, उसका भूसा बनाया। समझ में आ रहा है? तो क्या किया, कोई लकड़ी लिया, अरे भाई सिंपल सा कोई लकड़ी लिया हमने, लकड़ी लो, उसका क्या करो, भूसा बनाओ, है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर समझना है तो लकड़ी लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, भूसा बनाएंगे, है ना। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, उसमें गोंद मिलाएंगे, प्लस गोंद और पानी मिलाएंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद उसको क्या करेंगे, दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, है ना। और
हमारा क्या बनेगा, बोर्ड बन के तैयार हो जाएगा। जैसा रोटी बनाते थे बस वैसे ही। समझ में आ रहा है बात? अब होता क्या है इसमें, ध्यान से समझो। फाइबर बोर्ड हम लोग उस तरह से बना रहे हैं ना, तो उस तरह के तरीके में क्या होता है, तीन तरह के फाइबर बोर्ड बन के तैयार होते हैं, सॉफ्ट बोर्ड, मीडियम डेंसिटी एंड हार्ड। अब क्या होता है, जो सॉफ्ट बोर्ड होते हैं वो लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड होते हैं, है ना। एलडीएफ भी इसको बोलते हैं, एलडीएफ होता है, ये एमडीएफ होता है, ये एचडीएफ होता है। अब जो आपके सॉफ्ट बोर्ड होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से दिखेंगे आपको, इस तरह से। इस ये जो ऊपर में होगा ना, खुरदरा होगा, थोड़ा रफ सरफेस होगा इसका। सॉफ्ट बोर्ड में क्या होगा आपका, रफ सरफेस होगा। मैं इधर भी लिखता हूँ, सॉफ्ट बोर्ड में आपका रफ सरफेस होगा, आप उसी से पहचान लोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना, इसमें रफ सरफेस होगा। लेकिन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड में क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है। अभी आगे जब हम लोग स्लाइड्स में पढ़ेंगे वहां पे आपको और अच्छी सी चीज समझ में आएगी। इसमें भी स्मूथ सरफेस होता है। तो हम लोग कैसे सर अलग अलग कर पाएंगे, तो वो बताएंगे, है ना। तो चलो सॉफ्ट बोर्ड में देखते हैं क्या है। सॉफ्ट बोर्ड कैसा होता है, लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड है, बिल्कुल जो मैंने आपको डायग्राम आगे दिखाया हुआ है ना, ये डायग्राम, उसको यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो देखो सॉफ्ट है एंड लाइट वेट है। इमेजिन करो ना, भूसा को एकदम चिपका मतलब क्या कि लाई बना के उसका दाब दिए तो कैसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा, ठीक है। तो साउंड एंड थर्मल इंसुलेशन होता है, आग नहीं लगेगा माय डियर, ऐसा नहीं बोल रहे कि आग नहीं लगेगा इसमें, साउंड और हीट जो है इस पार से उस पार नहीं जाएगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। एकॉस्टिक इंसुलेशन होता है, एकॉस्टिक इंसुलेशन मतलब साउंड प्रूफ होता है, साउंड प्रूफ है। एकॉस्टिक मींस, एकॉस्टिक इंसुलेशन का मतलब साउंड प्रूफ, एकॉस्टिक मतलब रिलेटेड टू साउंड, समझ में आया। वॉल इंसुलेशन भी काम करता है, मतलब कि अगर कहीं गर्मी पड़ रहा है ना, तो हम लोग अगर जो आउटर वॉल्स है वहां पे अगर हम लोग ये सॉफ्ट बोर्ड को इंस्टॉल कर दें तो क्या होगा, गर्मी नहीं आएगा घर के अंदर। बस समझ में आ रहा है। सीलिंग बोर्ड में यूज करते हैं, देखो अभी मैंने फोटो में दिखाया ना आपको, फॉल सीलिंग में यूज करते हैं इसका। समझ में आ रहा है बात, आगे बढ़े। सॉफ्ट बोर्ड, अब देखो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड क्या होता है। देखो हमने सॉफ्ट बोर्ड में क्या बताया आपको, सॉफ्ट बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इसमें आपको जो सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ में आ रहा है, हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो सॉफ्ट बोर्ड में आपका रफ सरफेस होगा। दूसरा मीडियम डेंसिटी बोर्ड में सब देखो उसी चीज को यहाँ पे देखो, स्मूथ सरफेस है। और एक चीज देखो, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यहाँ पे भी आपको यूनिफॉर्म डेंसिटी मिलेगा, लेकिन नॉट वेरी यूनिफॉर्म, नॉट वेरी यूनिफॉर्म, बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, नॉट वेरी यूनिफॉर्म डेंसिटी। कहीं कहीं हो सकता है कि आपका डेंसिटी इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका जो मीडियम डेंसिटी वाला जो फाइबर बोर्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी का होगा। हाँ, और क्या, ये देखो फोटो, समझ में आ रहा है चीजें। चलो अब देखो, आपको आप ना आराम से कट कर सकते हो, शेप में दे सकते हो। ये देखो आपको मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन सा फाइबर बोर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉमनली यूज्ड फाइबर बोर्ड है ये। बात समझ में आया, है ना। डोर में यूज करते हैं, फर्नीचर में यूज करते हैं, मतलब घर के जितने भी आप इंटीरियर डिजाइन वाली चीजें देखते हो ना, सारे में आपका कहाँ पे मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड यूज करते हैं, लगभग सभी जगहों पे। आइए हार्ड बोर्ड, हार्डबोर्ड में क्या है, ये डेंस है, स्ट्रॉन्ग है। इसका सरफेस कैसा होता है, हार्ड होता है। इसका सरफेस आपका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इसका सरफेस क्या है, हार्ड है ना। अंडरलेमेंट में यूज करते हैं, फ्लोरिंग अंडरलेमेंट, आप देखना फ्लोर्स, जो आपका घर का जो फ्लोर होता है वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, इन फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पार्टीशन में इस्तेमाल करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड बोर्ड का यहाँ पे क्या करते हैं, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड किसमें यूज करते हैं, पार्टीशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फाइबर बोर्ड आपका जनरली क्या देता है, जैसे कि एमडीएफ था एंड एचडीएफ था, है ना। दोनों में क्या हो रहा था, स्मूथ सरफेस फिनिश हो रहा था, लाइट वेट हो रहा था, इंसुलेशन बहुत अच्छा देता है, आराम से काट सकते हैं, यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है, लार्ज सीट, बड़े बड़े सीट्स में मिल जाता है, और ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक मटेरियल है, हाँ? देखो यहाँ पे, ये देखो फाइबर बोर्ड यहाँ भी यूज हुआ है, ये भी फाइबर बोर्ड है। बात समझ में आ रहा है, देखो यहाँ भी यूज हुआ है, ये देखो यहाँ पे पैनल्स बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, सीलिंग में यूज हुआ है। बात समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट, अब देखो इसमें एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो होता है ना मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, मॉइस्चर कंटेंट पर निर्भर करता है बहुत सी चीजें इस पे। ठीक है, अगर इस पे मॉइस्चर आ गया, फाइबर बोर्ड में अगर मॉइस्चर आ गया तो आगे जाके सड़ने गलने की चीजें हो सकती है। जैसे कि हमने सॉफ्ट बोर्ड में पढ़ा ना, सॉफ्ट बोर्ड में देखो बहुत ज्यादा चीजें कुछ नहीं थी, बिल्कुल भूसा टाइप से ही था, है ना। तो अगर इसमें मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा आपका, ये सड़ने लग जाएगा और बाद में ना अजीब सा स्मेल भी देने लग जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें, इसके स्टेबिलिटी किस पे निर्भर करेगा, ये जो फाइबर बोर्ड है ना इसका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी निर्भर करता है आपकी मॉइस्चर कंटेंट पे। इस पे निर्भर कर रहा है, इस पे मॉइस्चर कंटेंट पे निर्भर करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी और फाइबर बोर्ड मेनली डिपेंड्स ऑन, एग्रीगेट तो यूज नहीं करते, सीमेंट रेशियो नहीं है, कुछ नहीं है भाई, आप ऑप्शन से छाट तो सकते हो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, चलो मॉइस्चर कंटेंट पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ फाइबर बोर्ड्स आर इकोनॉमिकल बिल्डिंग मटेरियल्स, बात तो सही है, बिल्डिंग मटेरियल है फाइबर बोर्ड, सबसे पहले तो ये समझना है ना। और कैसा है, इकोनॉमिकल है। दे यूटिलाइज द वुड वेस्ट, जो हमारा पेड़ से काटा हुआ जो भी चीजें थी वो बेकार जा रहा था, हमने उसको क्या किया, फाइबर में बदल दिया, फाइबर में बदल के हमने उसका यूज कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक क्यों हो रहा है, क्योंकि वुड वेस्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो दोनों ही सही है। दोनों क्यों सही है ये भी देखना, कभी कभी क्या होता है ना कि एसएसएस सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द एसएसएस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, देखो इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल क्यों होता है, क्योंकि ये वुड वेस्ट से बना, इसलिए ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए, तो हम लोग पिछले क्लासेस में देख रहे थे, देखा था फाइबर बोर्ड वगैरह, राइट। आज हम लोग टॉपिक 3 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग पार्टिकल बोर्ड, चिप बोर्ड के बारे में देखेंगे। तो फाइबर बोर्ड में हमने क्या किया था, याद है ना, भूसा, क्या 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 किया था, भूसा लिया था, उसमें पानी मिलाया था, फिर उसमें क्या किया था, गोंद डाला था, उसको हाई प्रेशर कर लोई बनाया था, और फिर लोई बन के क्या किया था, रोटी बना दिया था, ऐसा ही किया था। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग, राइट। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल बोर्ड या फिर चिप बोर्ड। अभी देखो पार्टिकल बोर्ड में हम लोग करते क्या है ना, पार्टिकल बोर्ड भी कैसा है, एक इंजीनियर्ड वुड है, राइट। तो जो मैं चीजें करते जा रहा हूँ अंडरलाइन, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल बोर्ड कैसा है, इंजीनियर्ड वुड है, उसमें भी कुछ नहीं करते, वैसे ही सावडस्ट या भूसा वगैरह सब लेते हैं, उसमें रेजिन्स मिलाते हैं एडेसिव के रूप में, एडेसिव मतलब गोंद के रूप में, है ना, और हीट एंड प्रेशर में उसको दाब देते हैं। यहाँ भी वही चीज होता है, हीट और प्रेशर के मतलब क्या करते हैं हम लोग, वैसे ही लोई बनाते हैं, उसको दाबते हैं हीट एंड प्रेशर में, तो क्या होता है, हमारा पार्टिकल बोर्ड बन जाता है। अब देखो इसमें आपको याद रखने वाली चीज क्या है ना, यहाँ पे देखो क्या किया, जैसे हमने वहां पे बनाया था फाइबर बोर्ड, फाइबर बोर्ड में भी हमने क्या किया था, वुड पार्टिकल्स हम चिप्स को लिया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको ड्राई भी कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने कलेक्शन करना है वुड पार्टिकल्स एंड चिप्स को, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, फिर वही सीट बना रहे हैं, और फिर हीट एंड प्रेशर में उसको बस प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अभी देखो जब आप पार्टिकल बोर्ड में देखोगे ना, अभी देखो जब आप पार्टिकल बोर्ड में देखो तो पार्टिकल बोर्ड में होता क्या है, बेसिकली हम लोग कुछ ज्यादा करते नहीं। अभी यहाँ पे आप इस फोटो को देखो, इस फोटो को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो बीच वाला पार्ट जो है, बीच वाले पार्ट में कैसा है, कोर्स ग्रेन है, बीच वाले पार्ट में कैसा है, कोर्स ग्रेन है, और ऊपर वाला पार्ट कैसा है आपका, फाइन ग्रेन है। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है। पार्टिकल बोर्ड ना आपका 3 तरह के हो सकते हैं, 3-4 तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली एक हो गया आपका सिंगल लेयर पार्टिकल बोर्ड। सिंगल लेयर पार्टिकल बोर्ड में क्या होगा कि पूरा ही आपका हर जगह क्या होगा, एक ही तरह का ग्रेन्स होगा, सेम साइज के पार्टिकल्स हमेशा हर जगह मौजूद होंगे। 3 लेयर पार्टिकल बोर्ड में क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स होगा सरफेस पे, और कोर्स पार्टिकल्स इनसाइड होगा। जैसे ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका 3 लेयर पार्टिकल बोर्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, 3 लेयर पार्टिकल बोर्ड। चीजें क्लियर है। सिंगल लेयर पार्टिकल बोर्ड में क्या होगा, सेम साइज का पार्टिकल हर जगह पे होगा, और 3 लेयर पार्टिकल में क्या होगा, बीच में जो कहीं इनर साइड में जो होगा ना, वो आपका कोर्स ग्रेन होगा, और बाहर साइड में क्या होगा, फाइन ग्रेन। ठीक है,
अब उसी को अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडेसिव के रूप में सीमेंट भी यूज करते हैं। तो सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड क्या होता है, जैसे हमने एडेसिव के रूप में गोंद वगैरह लेना है ना, तो हमें क्या करना है, सीमेंट अगर हम लोग यूज कर लिए पार्टिकल बोर्ड को बनाने के लिए, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, बेटर स्ट्रेंथ एंड वाटर रेसिस्टेंस अच्छा आ जाएगा। उसके बाद आता है वीनट पार्टिकल बोर्ड। वीनट पार्टिकल बोर्ड मतलब आप देखो कुछ नहीं करना है, ये आपका पार्टिकल बोर्ड बना हुआ है, इसके ऊपर में आप लोग क्या करोगे, वीनर लगा दोगे, इसके ऊपर में ना वीनर का कवरिंग आ जाएगा, तो वो वीनर पार्टिकल बोर्ड हो जाएगा। इसमें फोटो दिखाता हूँ। ये देखो ब्लॉक बोर्ड में जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अंदर साइड तो वैसा ही है, ठीक है, बस ऊपर में क्या हो रहा है, एक कोटिंग चढ़ा दिया गया है विनर्स का। विनर्स तो आप लोग पढ़े होंगे बीएमसी में, है ना। चलो, तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल बोर्ड समझ में आ गया क्या होता है, पहले तो पार्टिकल बोर्ड समझ में आ गया, पार्टिकल बोर्ड समझ में आ गया, फिर सिंगल लेयर, थ्री लेयर, सीमेंट बॉन्डेड एंड विनर्ड। अब आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल बोर्ड का यूजेस क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये रखा हुआ है ना, ये आपका क्या है, ये भी क्या है आपका पार्टिकल बोर्ड। बात समझ में आ रहा है, सेल्स बनाने में यूज होता है, फर्नीचर बनाने में, पार्टीशन बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बोल रहा है कि विच एडहेसिव इज कॉमनली यूज इन पार्टिकल बोर्ड। बताओ, पार्टिकल बोर्ड बनाने में सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली रेजिन्स यूज होता है एडहेसिव के रूप में, है ना। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, रेजिन यूज करते हैं, लेकिन जब हमें उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है तो हम लोग सीमेंट यूज कर लेते हैं। समझ में आया बात, तो सिंथेटिक रेजिन्स यूज करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, विच टाइप ऑफ पार्टिकल बोर्ड पोजेस इंप्रूव्ड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा कि इंप्रूव्ड मॉइस्चर रेजिस्टेंस कैसे आता है, सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड में क्या होता है, सीमेंट मिक्स किया जाता है, उससे क्या होता है, बेटर स्ट्रेंथ आता है और वाटर रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। इंप्रूव्ड मॉइस्चर रेसिस्टेंस कैसे आएगा पार्टिकल बोर्ड में, तो बाय द हेल्प ऑफ सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड, ठीक है ना। आगे बढ़े तो ब्लॉक बोर्ड में देखो, ब्लॉक बोर्ड में क्या करते हैं, ब्लॉक बोर्ड भी बिल्कुल वैसा ही टाइप से है। इसमें बस क्या होता है, वुड का स्ट्रिप से, मान लो ये वुड का स्ट्रिप ऐसा एक है, फिर दूसरा वुड का स्ट्रिप है यहाँ पे ऐसे रख दिए, फिर तीसरा वुड का स्ट्रिप ऐसे रख दिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग एज टू एज रख रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे ब्लॉक बोर्ड इज एन इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट मेड बाय प्लेसिंग सॉफ्ट वुड स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स रखेंगे वुड का, है ना, कैसे रखेंगे, एज टू एज, ठीक है, एज टू एज। कैसे रख रहे हैं हम लोग, एज टू एज रख रहे हैं। यहाँ ये याद रखना है, ब्लॉक बोर्ड में जो हमारा स्ट्रिप्स होता है, वुड का स्ट्रिप्स, वुड का स्ट्रिप्स एज टू एज रखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, कई सारा क्या होगा, स्ट्रिप्स होगा, है ना, कई सारा स्ट्रिप्स है, कई सारा स्ट्रिप्स है, और उसके ऊपर में क्या किया है, उसके ऊपर में पूरा लगा दिया है ये विनर, इसके ऊपर में पूरा विनर लगा दिया गया है। ये क्या है आपका, पूरा विनर है, इसके ऊपर में विनर लगा दिया गया है। बात समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर में विनर लगा दिया तो स्मूथ सरफेस आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना। अब देखो, इट इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल देन पार्टिकल बोर्ड। समझ में आया बात। तो स्टेबल और स्टेबिलिटी के मामले में कौन ज्यादा अच्छा होगा, ब्लॉक बोर्ड ज्यादा अच्छा होगा पार्टिकल बोर्ड से, ठीक है ना। ब्लॉक बोर्ड ज्यादा अच्छा होगा पार्टिकल बोर्ड से। क्यों अच्छा होगा, सबसे पहली बात, क्यों अच्छा होगा, क्योंकि ब्लॉक बोर्ड के ऊपर में क्या करते हैं, विनर्स का अप्लाई कर देते हैं। देखो, प्लाईवुड विनर्स एंड बॉन्डिंग, देखो 2 लेयर्स ऑफ प्लाईवुड विनर्स आर अप्लाइड, है ना, और उसको क्या करते हैं, चिपका देते हैं अच्छे से, बॉन्डिंग देम विद एडहेसिव अंडर प्रेशर, प्रेशर के साथ उसको दबा देते हैं दोनों साइड से। बात समझ में आया, तो ब्लॉक बोर्ड क्लियर है। अब देखो ब्लॉक बोर्ड में क्या होगा, सब कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवुड का स्ट्रिप्स लेंगे, सॉफ्टवुड मतलब वही लकड़ी वाला छोटा छोटा स्ट्रिप्स लेंगे, है ना, ऐसा ऐसा सॉफ्टवुड का स्ट्रिप्स लेंगे। समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा सॉफ्टवुड का स्ट्रिप्स लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको अरेंज कर देंगे सही से, नहीं, एज टू एज रखेंगे, उसको ग्लू कर देंगे आपस में, इसको साइड बाय साइड कैसे करेंगे, ग्लू कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद ऊपर से क्या करेंगे, एक विनर लगाएंगे, इस साइड भी और उसके दूसरे साइड भी विनर लगा दिया। विनर को क्या करेंगे, हाँ, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और हीट के साथ, हीट एंड प्रेशर के साथ इसको क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, उसके बाद इसको कट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, ब्लॉक बोर्ड, तो ये ब्लॉक बोर्ड बन जाएगा। बस समझ में आया। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉक बोर्ड में बताओ, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ब्लॉक बोर्ड क्या है, ये जो आपको ऊपर से ये दिख रहा है ना, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, ये क्या है आपका, विनर्स है। नीचे में भी देखो क्या है, नीचे में विनर्स है। बात समझ में आया। तो लाइट वेट होगा, गुड स्ट्रेंथ होगा,
रेसिस्टेंट देगा बेंडिंग एंड वाइपिंग पे, और क्या होगा, कट एंड नेल अच्छे से कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग विनर्स, ये ऊपर में क्या चीज का है, विनर्स का कोटिंग है। ऊपर में क्या चीज है, विनर्स का कोटिंग है। अगर विनर्स का कोटिंग है इसका मतलब स्मूथ सरफेस होगा, ड्यूरेबल होगा इंटीरियर यूज के लिए। नेक्स्ट वही चीज है, ब्लॉक बोर्ड कहाँ यूज करेंगे भाई, डोर्स में यूज करते हैं, टेबल्स में यूज करते हैं, पार्टीशंस में, फर्नीचर में, मेकिंग में, ये सारी चीजें नहीं। अभी देखो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, ब्लॉक बोर्ड इज मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट हैज, क्या होता है बताओ, एक हाँ, ब्लॉक बोर्ड में आपको एक चीज मैंने बताया क्या, स्ट्रेंथ। देखो ये जो ब्लॉक बोर्ड में आप लोग इसमें स्ट्रिप बाय स्ट्रिप करके रख रहे हो ना, तो अलोंग द ग्रेन क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है। अलोंग द ग्रेन्स बेटर स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, पार्टिकल बोर्ड से ब्लॉक बोर्ड में बेटर स्ट्रेंथ आता है अलोंग द ग्रेन्स। तो ऐसे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे ब्लॉक बोर्ड इज मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट हैज हाई स्ट्रेंथ अलोंग द ग्रेन डायरेक्शन। समझ में आया बात। तो अब ये चीजें आप ना एकदम बिल्कुल याद कर लो, ठीक है, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। अभी देखो ब्लॉक बोर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर, ब्लॉक बोर्ड सुटेबल क्यों नहीं होगा, अरे भाई आप हैवी स्ट्रक्चर लोड थोड़ी इस्तेमाल करोगे ब्लॉक बोर्ड्स का, है ना, विनर्स वगैरह लगा रहे हैं, क्यों, डेकोरेशन के लिए लगा रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट, अब आता है बैटन बोर्ड, लेमन बोर्ड या ब्लॉक बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड, लेमन बोर्ड, बैटन बोर्ड लगभग एक जैसा दिखेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बैटन बोर्ड क्या है, बैटन्स तो आप ऑब्वियसली पढ़े हुए हो, है ना, बैटन्स पढ़े ना, अरे भैया ये तो बैटन ही है, ये पूरा क्या है, बैटन जो है ना। चलो, अरे स्क्रीन में पढ़े ना आप लोग, बैटन एंड लेसिंग, वही वाला बैटन है। देखो बैटन बोर्ड इज मेड बाय प्लेसिंग वाइड वुडन बैटन्स। यहाँ पे क्या है, वाइड वुडन बैटन्स है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रिप्स यूज कर रहे थे, एज टू एज। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, एज टू एज ही रख रहे हैं, यहाँ भी क्या है, एज टू एज ही रख रहे हैं। एंड कवरिंग देम विद विनर्स ऑन बोथ द साइड्स, या तो एक साइड या फिर दोनों ही साइड। समझ में आया बात। तो ये क्या हो जाएगा, हेवियर देन ब्लॉक बोर्ड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बैटन बोर्ड क्या होता है, हेवियर देन ब्लॉक बोर्ड, और हाई स्ट्रेंथ भी देगा और रिजिडिटी भी ज्यादा देगा। समझ में आया बात। तो बैटन बोर्ड क्या होता है, हेवियर देन ब्लॉक बोर्ड होता है, ये आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, लेमिन बोर्ड, देखो आप फिगर से देखो, लेमिनेटेड बोर्ड, जैसे आप अपने घर पे जो टेबल में पढ़ते हो, है ना, वो टेबल में क्या रहता है, लेमिनेटेड बोर्ड होता है। वो ऊपर का जो आपका नहीं रहता है पटरा जैसा, पटरी जिसको बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप घर पे, है ना, तो वो क्या है, लेमिनेटेड बोर्ड है। बात समझ में आया। देखो लेमिन बोर्ड इज मेड बाय बॉन्डिंग थिन वुडन स्ट्रिप्स और लेयर्स टुगेदर एंड कवरिंग देम विद विनर्स और डेकोरेटिव सीड्स। देन ये वाला देखो आप, ये आपका नहीं होता है जो आप स्टडी टेबल यूज करते हो, स्टडी टेबल के कवरिंग पे क्या रहता है, टॉप पे, यही तो रहता है। समझ में आया बात, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, वैसा ही वुडन स्ट्रिप्स होगा और उसको क्या करेंगे, लेमिनेट कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये क्या था आपका, बैटन बोर्ड, लेमिन बोर्ड और ब्लॉक बोर्ड एक एक जैसा लगेगा, तो ये है आपका लेमिनेटेड बोर्ड, है ना। तो ये क्या होगा, मोर यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मिटी आपको ज्यादा दिखेगा, मोर यूनिफॉर्म देन बैटन बोर्ड, और इसका सरफेस फिनिश ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। लेमिन बोर्ड का क्या होगा, सरफेस फिनिश ज्यादा सही होगा, किसके कंपैरिजन में, आपके बैटन बोर्ड के कंपैरिजन। बात समझ में आया। अभी देखो ब्लॉक बोर्ड, ये तो ब्लॉक बोर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा। यहाँ पे सॉफ्ट वुड का स्ट्रिप्स आता है, लाइट वेट होता है कंपेयर टू बैटन बोर्ड, ऑब्वियस सी बात है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा होता है, अलोंग द ग्रेन्स इसमें स्टेबिलिटी अच्छा होता है, हम लोग पढ़े थे ना, अलोंग द ग्रेन्स बेटर स्टेबिलिटी। आपको कुछ नहीं करना, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट पढ़ना है, और जितना पढ़ रहे हैं बस डेट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको क्या करना है, यहाँ पे पीएचडी करना है नहीं। देखो फोटो के साथ हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया है। कोर मटेरियल कैसा होगा, ब्लॉक बोर्ड में सॉफ्ट वुड यूज करेंगे, लेमिनेट बोर्ड में लेमिनेटेड वुड लेयर्स यूज करेंगे, और यहाँ सॉलिड वुड यूज करेंगे, ठीक है ना। हैवी के मामले में आप देखो, ये लाइट होगा, ये मीडियम होगा, ये हाई। स्ट्रेंथ देख लो, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई। सरफेस फिनिश, ऑब्वियस ही बात है, सरफेस फिनिश किसका सबसे अच्छा बता रहे थे, लेमिनेटेड बोर्ड का। लेमिनेटेड बोर्ड कौन सा है, कुछ नहीं समझ में है ना, लेमिनेटेड बोर्ड याद कर लेना, स्टडी टेबल। समझ में आया, स्टडी टेबल का सरफेस कितना स्मूथ रहता है, बस वैसे ही है। कॉस्ट बैटन बोर्ड का ज्यादा होता है, ठीक है ना, बस डेकोरेटिव फर्नीचर में यूज होता है, ठीक है। आगे चलते, द कोर मटेरियल डिफरेंस अमंग बैटन बोर्ड ब्लॉक बोर्ड इज, बताओ क्या है,
अरेंजमेंट एंड फॉर्म ऑफ वुड कोर, यही है ना। बैटन बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड और लेमिन बोर्ड में मेन डिफरेंस क्या था, देखो यहाँ पे कोर मटेरियल अलग अलग था ना, सॉफ्टवुड अलग, इसमें सॉफ्टवुड है, इसमें लेमिनेटेड वुड है, इसमें सॉलिड वुड है। समझ में आ रहा है बात, ये देखो सॉफ्टवुड, लेमिनेटेड वुड एंड सॉलिड वुड। आगे बढ़े, आ जाओ। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ बैटन बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड एंड लेमिन बोर्ड इज इम्प्रूव बाय, कैसे होता है, बैटन बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड और लेमिन बोर्ड का जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो हम लोग कैसे इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज सैंड कंटेंट, एडिंग सीमेंट, इंक्रीजिंग स्टील, यूजिंग वाटरप्रूफ एडिशन एंड ट्रीटेड वुड, ये तो करेंगे। कुछ सैंड कंटेंट तो डालते ही नहीं, सीमेंट डालते ही नहीं, स्टील डालते हैं क्या, नहीं डालते, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो ऑप्शन भी आप छाट सकते हो। तो ऐसे सवाल आपको आएंगे, लेकिन क्या है, आपको चीजों को समझ के रखना, ठीक है ना। अब देखो इम्पैक्ट टिम्बर या फिर कम्पैक्ट टिम्बर क्या होता है, आ जाओ, इम्पैक्ट टिम्बर एंड कम्पैक्ट टिम्बर। इम्पैक्ट टिम्बर क्या है, ये पहले तो फोटो देखो, फोटो देखो क्या किए हैं हम लोग, लकड़ी लिए हैं, उसको क्या किए, सोक कर दिए, सोक कर रख दिए मतलब क्या कर दिया, भिंगा के रख दिए। भिंगा के रखना मतलब समझते हो, नहीं समझते, अरे भैया लकड़ी लिए, लकड़ी को जाके पानी में डाल दिए या किसी केमिकल में डाल दिए या किसी रेजिन में डाल दिए, तो क्या करेगा वो लकड़ी, लकड़ी एब्सॉर्ब करेगा ना चीजों को, बस वही किए। इम्पैक्ट टिम्बर क्या करता है, सोक कर लेता है सिंथेटिक रेजिन्स या केमिकल्स को, और क्या करते हैं, बस उसको सिर्फ छोड़ देते हैं सोक करने के लिए, एब्जॉर्व करने के लिए छोड़ देते हैं। उसमें हम लोग हाई प्रेशर नहीं लगाते, विदाउट अप्लाइंग द हाई प्रेशर, ठीक है, कोई भी कंप्रेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। इम्पैक्ट टिम्बर नो कंप्रेशन, नो कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन नहीं लगा रहे, यही आपको अंतर समझ में आएगा, ये वाला पार्ट। इम्पैक्ट टिम्बर में कंप्रेशन नहीं लगा रहे, ओनली क्या हो रहा है, ओनली सोकिंग ऑफ, क्या हो रहा है, ओनली सोकिंग ऑफ केमिकल्स या रेजिन्स, ओनली सोकिंग ऑफ केमिकल्स एंड रेजिन्स हो रहा है। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका बढ़ गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, नो सिग्निफिकेंट कंप्रेशन इज अप्लाइड, है ना। और होता क्या है, जो वो रेजिन्स होता है ना, रेजिन्स क्या करता है, पोर्स में एकदम घुस जाता है। बात समझ में आ रहा है, चलो। कंप्रेक्ट टिम्बर में क्या होता है, कंप्रेक्ट टिम्बर में भी वही चीज होता है, ये भी इम्प्रेग्नेटेड टिम्बर है, दैट इज फर्दर कंप्रेस्ड, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस भी डाल रहे हैं अंडर हाई प्रेशर एंड हीट। जैसा आपका इम्प्रेक्ट टिम्बर था, इम्प्रेक्ट टिम्बर में हमने क्या किया था, उसको सोक करने के लिए सिर्फ रख दिया था, कहाँ पे, ओनली सोकिंग ऑफ केमिकल्स एंड रेजिन्स हो रहा था। लेकिन कंप्रेक्ट टिम्बर में क्या होगा, सोकिंग होगा प्लस क्या होगा आपका, आपका कंप्रेशन भी होगा, इसको कंप्रेस भी करेंगे। कब करेंगे, अंडर हाई हीट एंड प्रेशर, अंडर हीट एंड प्रेशर करेंगे। बात समझ में आ रहा है, अंडर हीट एंड प्रेशर इसका क्या करेंगे हम लोग, सोकिंग भी करेंगे और कंप्रेशन भी करेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। वुड इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिंथेटिक रेजिन, सिंथेटिक रेजिन के साथ उसको सोक करने के लिए छोड़ देंगे, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में उसका कंप्रेशन कर देंगे। समझ में आया बात। अब क्या होगा, इससे कंपैक्ट टिम्बर वेरी हाई स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी देगा, एक्सेलेंट डायमेंशनल स्टेबिलिटी अलोंग द ग्रेन्स बहुत अच्छा देगा, हाईली वाटर एंड वेदर रेसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखो हेवी ड्यूटी फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में यूज कर लेंगे हम लोग कंपैक्ट टिम्बर का, समझ में आ रहा है बात। चलो आगे देखो, इम्पैक्ट टिम्बर। अब यहाँ पे जैसे मैंने वहां पे लेमिन बोर्ड, बैटन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड का कंपेरिजन लाया था, वहां पे इम्पैक्ट टिम्बर और कंपैक्ट टिम्बर का कंपेरिजन लेके आ गया। ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या करते हैं इम्पैक्ट टिम्बर में, रेजिन इम्प्रेग्नेशन, इम्प्रेग्नेशन मतलब सोकिंग, याद रखना आप, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, कंपैक्ट टिम्बर में इम्प्रेग्नेशन एंड कंप्रेशन दोनों कर रहे हैं, बस। डेंसिटी कैसा होता है, इसमें मीडियम होता है तो इसमें वेरी हाई होता है, स्ट्रेंथ इसमें थोड़ा अच्छा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे वेरी हाई हो जाएगा। वाटर रेसिस्टेंट ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी में बहुत अच्छा होगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि हमको उसमें दबाने के लिए कोई मशीन का इस्तेमाल ही नहीं करना है, सीधा रेजिन में डाल के छोड़ देना है, तो लोअर होता है। कंपैक्ट टिम्बर बहुत हायर होगा, है ना। एप्लीकेशन जनरल कंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या इंजीनियरिंग यूज में आप कर सकते हो, ये देखो आप, है ना। एयरक्राफ्ट एंड स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है कंपैक्ट टिम्बर का। बात समझ में आया। अब चलो आओ सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर प्रोडक्ट इज मेड बाय बोथ रेजिन इंप्रेगनेशन एंड हॉट कंप्रेशन, बताओ भैया। अभी तो देखिए हम लोग, रेजिन इंप्रेगनेशन, हाँ, रेजिन इंप्रेगनेशन कहाँ पे चल रहा था आपका, इम्प्रेक्ट टिम्बर में या कंप्रेक्ट टिम्बर में। लेमिन बोर्ड, पैटर्न बोर्ड में तो हम लोग रेजिन इंप्रेगनेशन नहीं कर रहे थे ना, रेजिन सोक तो नहीं कर रहा था ना आपके अंदर में। ओके नाउ नेक्स्ट,
इम्प्रेक्ट टिम्बर इज जनरली ट्रीटेड विथ, बताओ, इम्प्रेक्ट टिम्बर को हम लोग ट्रीट किससे करते हैं? केमिकल प्रिजर्वेटिव से, राइट? ओके हाई, सो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे इम्प्रेग एंड कंप्रेक्ट टिम्बर, राइट? तो वो हमने कर लिया था। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना, यहाँ से हम लोग कंक्रीट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कंक्रीट को देखेंगे, ठीक है? कंक्रीट में कैसे बहुत सारे स्पेशल कंक्रीट्स हैं जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं ना, वो सारा हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी जो भी हम लोग कंक्रीट की चीजें पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा मैं आपको फास्ट लेके चलूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजों को कवर करना है, और बहुत सी चीजों को कवर करने में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ना, नंबर ऑफ वीडियोस हमारे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? तो चलो, अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अब देखो, अंडर वाटर कंक्रीटिंग आप लोग तो पढ़ चुके हो, है ना? मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि कुछ चीजों को ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप लोग जो हमारे आरआरबी जेई में जो भी चीजें पूछी जा रही हैं, उनको यहाँ पे हम लोग कवर कर सके, ठीक है? तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अंडर वाटर कंक्रीटिंग कैसे करते हैं हम लोग? ग्राउटिंग से करते हैं। ग्राउटिंग, यहाँ पे आप लोग दो चीजें पढ़ते हो, राइट? ग्राउटिंग एंड गुनाइटिंग। अब देखो, अंडर वाटर कंक्रीटिंग का बात नहीं कर रहा। जब आप लोग ग्राउटिंग पढ़ते हो, तो वहीं पे आपके दिमाग में फिर से गुनाइटिंग भी आता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, तो देखो, अंडर वाटर कंक्रीट क्या होता है? अंडर वाटर कंक्रीट मतलब क्या है कि आप जैसे अगर कहीं पे हमें कंक्रीट प्लेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर पानी है उस जगह पे, तो पानी को हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ग्राउटिंग कर रहे हैं ना, तो पानी हटाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, अंडर वाटर कंक्रीट इज द कंक्रीट प्लेस बिलो वाटर लेवल। बिलो वाटर लेवल के अंदर तो करते हैं, बट विदाउट रिमूविंग द वाटर, है, विदाउट रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द साइड। साइड से हटाने की जरूरत नहीं है हमें पानी को। देखो यहाँ पे कैसे कर रहा है ग्राउट, जो ग्राउटिंग कर रहा है पानी के अंदर है ना, सी ड्राइवर है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सीधा सा आपका पानी डाल रहा है। समझ में आ रहा है बात? चलो, तो वन इंपॉर्टेंट मेथड यूज फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन इज लाइक क्या है, ग्राउटिंग टेक्निक। ग्राउटिंग टेक्निक से करेंगे। यहाँ पे ग्राउटिंग टेक्निक में होता क्या है, कुछ नहीं होता है, सीमेंट ग्राउट होता है। सीमेंट ग्राउट मतलब सीमेंट का एक घोल होता है, बस उसको क्या करते हैं हम लोग, वाइट्स में फिल कर देते हैं। मान लो कि आपका बहुत सारा ये एग्रीगेट्स रखा हुआ है ना, अब एग्रीगेट्स के बीच में क्या है, वाइट्स है। ये जो वाइट्स है, इन वाइट्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीमेंट ग्राउट को फिल कर देते हैं। ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे सीमेंट ग्राउट को इंजेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो सीमेंट ग्राउट होते हैं ना, ये वॉइड्स में जाके फिल हो जाते हैं, और उसके बाद वो अपना अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी देखो, ग्राउटिंग होता क्या है। ग्राउटिंग क्या है, इंजेक्टिंग फ्लोएबल सीमेंट स्लरी। स्लरी मतलब क्या, घोल। स्लरी क्या है आपका, घोल है। बात समझ में आ रहा है? स्लरी क्या है, घोल है। तो सीमेंट होता है, वाटर होता है, और कुछ एडिटिव होता है, वो क्या करता है, क्रैक को फिल करता है। बात समझ में आ रहा है? चलो, और अंडर वाटर स्पेसिस टू फिल गैप्स, गैप्स को फिल करेगा। स्ट्रक्चर को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, है ना? और एक सॉलिड मास बना के देगा आपको, ठीक है? तो ग्राउटिंग में क्या की चीजें आपने देखा, ग्राउटिंग क्या होता है? ग्राउटिंग कुछ नहीं होता है, एक सीमेंट का घोल होता है। समझ में आ रहा है बात? सीमेंट का घोल मतलब क्या, सीमेंट होगा, पानी होगा, और कुछ एडिटिव्स होंगे उसमें, है ना, ताकि क्या हो, जल्दी से वो मतलब अपना हार्डनेस गेन कर ले। बात समझ में आ रहा है? चलो, नेक्स्ट। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं ग्राउटिंग के केस में। ग्राउटिंग के केस में कुछ नहीं करना आपको, सीमेंट को इंजेक्ट करना है। सीमेंट इंजेक्ट करना मतलब सीमेंट को वहां पे डालना है। कब, कैसे डालना है, देखो मैंने फिगर में आपको समझाया भी वहां पे, है ना, कि जब हम लोग ग्राउटिंग करते हैं, तो ग्राउटिंग कैसे करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमने कंक्रीट, जैसे कि जब कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट बनाने के वक्त क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट लेते हैं, मतलब पहले क्या करते हैं, गिट्टी रखते हैं, हाँ, गिट्टी सीमेंट बालू सब मिलाते हैं, उसके बाद चीजों को हम लोग प्लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, बिल्कुल ये गिट्टी रखा हुआ है, एग्रीगेट रखा हुआ है, पहले एग्रीगेट को रख देंगे, और एग्रीगेट के जो बीच में जो आपके वॉइड्स होंगे ना, वहां पे हम लोग सीमेंट स्लरी को डालेंगे। यहाँ पे देखो, अलाउिंग ग्राउट टू डिस्प्लेस वाटर एंड, कहाँ गए, इंजेक्टिंग सीमेंट, हाँ देखो, इनटू प्री प्लेस्ड एग्रीगेट, है ना, प्री प्लेस्ड एग्रीगेट। एग्रीगेट को पहले डालते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एग्रीगेट को पहले डाल देते हैं। एग्रीगेट को पहले डाल रखते हैं, है ना, उसके बाद वाइट्स में हम लोग क्या करते हैं, वाइट्स में जाके हमारा सीमेंट स्लरी ऐड हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़े। तो जब हम लोग सीमेंट स्लरी को ऐड करते हैं, तो क्या होगा, वहां से पानी हट जाएगा, है ना? और बाइंडिंग मटेरियल जो है, जो भी आपका बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल क्या, ग्राउट, सीमेंट ग्राउट जो हम लोग डाल रहे हैं, सीमेंट ग्राउंड क्या है, यहाँ पे यही तो बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट ग्राउंड ही क्या है आपका,
बाइंडिंग मटेरियल है। तो यही बाइंडिंग मटेरियल आपका क्या करेगा, जाके एग्रीगेट से बाइंड कर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा और क्या करेगा, स्ट्रेंथ गेन करा देगा। ठीक है, अब देखो ये चीजें अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं उसका मतलब बहुत सी चीजें आप जान रहे हो। तो मैं ना इतना डिटेल में नहीं जाके जल्दी जल्दी बात करता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देख रहा है, ये देखो ये भी कर रहा है, देख सीमेंट ग्राउट को अंदर डाल रहा है, वो क्या कर रहा है, क्रैक्स को फिल कर देगा। देखो सीमेंट ग्राउटिंग यहाँ भी कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलो देखो, तो ना अगर आप देखोगे ग्राउटिंग ग्राउटिंग कितने तरीके से हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि आपका जो स्लरी बन रहा है वो स्लरी किस तरह का है। तो सीमेंट, अगर सीमेंट ग्राउटिंग है तो सीमेंट ग्राउटिंग में क्या करेगा, प्योर सीमेंट स्लरी रहेगा, मतलब सीमेंट और पानी रहेगा, व्हाइट्स और क्रैक्स को फिल करने में हेल्प करेगा। बात समझ में आया? केमिकल ग्राउटिंग क्या होगा, उसमें ना कुछ केमिकल सॉल्यूशंस भी हम लोग ऐड करेंगे लाइक सिलिकेट्स एंड रेजिन्स को। तो ये किसमें, देखो अब आपको सवाल कैसे पूछेगा कि केमिकल ग्राउटिंग सॉइल स्टेबलाइजेशन में यूज होता है, ऐसे याद रखना है। केमिकल ग्राउटिंग सॉइल स्टेबलाइजेशन। सीमेंट ग्राउटिंग के लिए क्या करेंगे, सीमेंट ग्राउटिंग कब यूज करेंगे, सिर्फ व्हाइट्स एंड क्रैक्स को फिल करने के लिए। सीमेंट ग्राउटिंग यूज फॉर व्हाइट्स एंड क्रैक्स, ऐसे याद रखना एकदम टू द पॉइंट। आपको वहां पे सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना एग्जाम के लिए, राइट। चलो प्रेशर ग्राउटिंग कब करेंगे, हाई प्रेशर में जब हम लोग चीजों को डाल रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, आपका प्रेशर ग्राउटिंग हो रहा है, ये क्या है आपका प्रेशर ग्राउटिंग है। बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, अभी देखो अब कहाँ कहाँ यूज होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ब्रिज डेक है ये जैसे आपके वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता रहा था, ये आपका ब्रिज डेक है। तो ब्रिज डेक के जो आपके फाउंडेशन होते हैं वहां पे बनाने के लिए यूज होगा, है ना। अभी देखो ये यहाँ पे अंडर वाटर में कर रहा है ना, टनल, टनल का लाइनिंग कर रहा है, ये लाइनिंग ऑफ टनल हो रहा है यहाँ पे, लाइनिंग ऑफ टनल, इनका भी यहाँ पे यूज हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्राउटिंग जो होता है सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए भी यूज होता है। दिस यू नीड टू रिमेम्बर, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सॉइल स्टेबलाइजेशन अंडर वाटर भी यूज होता है ना। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, आ जाओ। तो इन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अंडर वाटर कंक्रीटिंग बाय ग्राउटिंग मेथड कंक्रीट इज फाउंड बाय, कंक्रीट कैसे बनता है बताओ, कंक्रीट कैसे बनता है। नॉर्मल कंक्रीट हम लोग कैसे बनाते थे, कि गिट्टी में हम लोग सीमेंट डालते थे और फिर मिलाते थे बालू डाल के, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले ही आपका एग्रीगेट को रख देंगे और उसके बाद स्लरी डालेंगे, सीमेंट स्लरी, सीमेंट स्लरी हम लोग बाद में डालेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, प्लेसिंग एग्रीगेट फर्स्ट एंड देन इंजेक्टिंग द ग्राउट। समझ में आ रहा है बात? अरे ग्राउट क्या है, वही घोल है भैया, समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन मेजर एडवांटेज ऑफ ग्राउटिंग मेथड इज, क्या करते हैं, ग्राउटिंग क्यों यूज, ग्राउटिंग क्यों कर रहे हैं सर, अरे भैया आप देखो, ये बंदा जो पानी में डूबा हुआ है यहाँ पे, है, इसको क्या पानी हटाने की जरूरत है क्या, यहाँ पे सब जगह पानी है ना। लेकिन क्या कर रहा है, पानी रहते हुए भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे वाइट्स को फील कर सकते हो, राइट। तो हाँ क्या करना पड़ रहा है, हमें पानी नहीं हटाना पड़ रहा है ना। मेजर एडवांटेज क्या है ग्राउटिंग का, नो नीड टू डी वाटर द साइट। समझ में आ रहा है, साइट को डी वाटर करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंक्रीट पे, वो है आरएमसी। आरएमसी क्या हुआ, रेडी मिक्स कंक्रीट। मतलब क्या, कंक्रीट एक हो गया कि साइट पे हम लोग कंक्रीट को मिला रहे हैं, राइट। लेकिन क्या हुआ कि अगर हम लोग कहीं पे बना चुके, प्लांट है हमारा बगल में, जहाँ पे काम हो रहा है उसके बगल में प्लांट है, और प्लांट में हमने क्या किया, एकदम कंक्रीट पहले से तैयार रखा है और उसको बस उठा के गाड़ी से उठा के लाए और सीधा डाल दिया, ठीक है। तो वो हो गया रेडी मिक्स कंक्रीट, मतलब बना कहीं और है और साइड में उधर वहां से ला के हम लोग यहाँ डाल रहे हैं, साइड पे नहीं बन रहा है। चलो रेडी मिक्स कंक्रीट क्या है, इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ सेंट्रल बैचिंग प्लांट। कहां पे बन रहा है, साइट पे नहीं बन रहा, कहां बन रहा है, मैन्युफैक्चर्ड इन बैचिंग प्लांट, है ना। क्यों बैचिंग प्लांट में हम लोग बना रहे हैं भैया उसको, एक क्योंकि हमारा जो प्लांट में बन रहा है ना, तो वो कंट्रोल कंडीशंस है ना। कंट्रोल कंडीशन, हाँ भाई इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, हर एक चीज क्या है हमारा कंट्रोल में है। जब साइट में बनाते हैं तो वो कंट्रोल उतना नहीं रह पाता। बात समझ में आया? तो क्या होता है, रेडी टू यूज हम लोग वहां पे कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन साइट में लाते हैं। समझ में आया? और जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में लाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो प्लास्टिसिटी अपना लूज कर चुका होता है, नहीं। यहाँ पे देखो ये ट्रक रखा हुआ है, इन इन ट्रक्स के माध्यम से हम लोग उसको लाते हैं। कैसा आता है, जब साइट में आता है जब फ्रेश कंडीशंस में आता है, ये ट्रांजिट मिक्सचर ट्रक्स, ये जो आपका है ना ट्रांजिट मिक्सचर ट्रक्स, इनके माध्यम से हम लोग प्लांट से कंक्रीट को लाते हैं साइट पे, वो फ्रेश कंडीशन में। समझ में आया बात? नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ आरएमसी। अरे भैया
रेडी मिक्स कंक्रीट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करोगे, सीमेंट लेंगे, सैंड लेंगे, एग्रीगेट लेंगे, वाटर लेंगे, और जो भी एडमिक्सचर की जरूरत है, जैसा आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसा आपको प्लास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है, वैसे हम लोग एडमिक्सचर्स को चूज करेंगे, है ना। उसके बाद बैचिंग करेंगे, राइट। बैचिंग मतलब क्या? वेइंग करेंगे यार, समझ में आ रहा है बात। फिर मिक्स करेंगे, फिर ट्रांजिट मिक्सर में डालेंगे, ट्रांजिट मिक्सचर वो ट्रक में, है ना, ट्रक में डालेंगे, और फिर ट्रांसपोर्टेशन साइट में ले जाके वहां पे डाल देंगे, प्लेस कर देंगे। कॉम्पैक्शन अगर कोई जरूरत है कॉम्पैक्शन कर देंगे, खत्म बात, ठीक है। अब देखो, जो हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट लेके आते हैं, अब उसमें क्या होता है? ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट होता है, सेंट्रल मिक्स्ड कंक्रीट होता है, श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट होता है। रेडी मिक्स कंक्रीट तीन तरह का है। कहने का क्या मतलब है? देखो, जब हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, मिक्सिंग इन सेंट्रल प्लांट यूजिंग मशीन्स, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, अब इसके आधार पे हम लोग आरएमसी को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे कि मिक्सिंग कहाँ, पानी कहाँ पे डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट, ट्रांजिट मिक्स्ड में क्या क्या होता है? मेटेरियल्स आर मिक्स्ड इन ट्रांजिट मिक्सचर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। मिक्सिंग कहाँ पे कर रहे हैं? मिक्सिंग कहाँ कर रहे हैं? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ये जो गाड़ी चल रही है ना, आप देखना कभी अगर आप देखे होगे तो ये गाड़ी के अंदर में ना ये घूमता रहता है। ये जो आपका बना हुआ है, ये आपका घूमता रहता है। वो घूमता रहता है क्या? मिक्सिंग आपके ट्रांसपोर्टेशन में ही हो जाता है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये आपका क्या करता है? सारे जो मेटेरियल्स होते हैं उसको मिक्स करता है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रक मिक्स्ड कंक्रीट भी कहते हैं। ट्रक में ही मिक्सिंग हो जाती है। समझ में आया बात? नाउ सेंट्रल मिक्स्ड कंक्रीट क्या होता है? एक हो गया आपका ट्रक मिक्स्ड कंक्रीट, मतलब कि हमने क्या किया, सारे रेशियो में बैचिंग कर लिया। बैचिंग करने के बाद उसको सीधा क्या किया? सीधा हमने यहाँ पे इसको डाल दिया, ठीक। और उसके बाद जब गाड़ी चलना शुरू हुआ तो वहां पे ये घूमना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो वो हो गया कि भाई रास्ते में ही क्या हो जाएगा, सारा मिक्सिंग हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल मिक्स कंक्रीट क्या हुआ कि भाई साहब हमने पूरा प्लांट, ये जो है ना, पूरे प्लांट में फुल्ली मिक्स कर दिया, एकदम रेडी टू यूज कंडीशन में लाया। उसके बाद ट्रक से हमने एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब प्लांट से साइड पे भेज दिया। समझ में आया? अब श्रिंक मिक्स क्या होता है कि कुछ जो मिक्सिंग होती है, कुछ मिक्सिंग आपका एक तो हो गया, देखो तीन तरह का। एक मिक्सिंग कहाँ हुआ? मिक्सिंग आपका ट्रक में हो रहा है। यहाँ पे मिक्सिंग कहाँ पे हो रहा है? एकदम फुल्ली साइड में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों ही जगह हो रहा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा ट्रक में भी मिक्सिंग हो रहा है, और थोड़ा आपका, सॉरी ये साइड में नहीं, यहाँ पे प्लांट में है ना, मिक्सिंग प्लांट। समझ में आ रहा है? प्लांट में भी थोड़ा मिक्सिंग हो रहा है और थोड़ा ट्रक में भी मिक्सिंग हो रहा है, बस दैट्स इट, वेरी इजी। नाउ वन डिसएडवांटेज ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है ना, देखो वो जो हम लोग गाड़ी यूज करते हैं ना, ये ट्रक यूज करते हैं, ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाई क्वालिटी तो देता ही है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ भी देता है, फास्टर कंस्ट्रक्शन भी होता है ना, कि साइड पे आपको करना नहीं है, तुरंत आया आप डालो कंक्रीट, खत्म काम। लेकिन क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें ज्यादा हो जाता है। चलो नेक्स्ट। अब देखो, आरएमसी इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ बैचिंग प्लांट अंडर कंट्रोल कंडीशन। एकदम सही बात है। आरएमसी कहाँ पे बनाते हैं हम लोग? बैचिंग प्लांट पे बना रहे हैं ना, प्लांट पे बना रहे हैं, कंट्रोल कंडीशंस में बना रहे हैं। अब देखो, आरएमसी इज ऑलवेज मिक्स्ड मैनुअली एट द कंस्ट्रक्शन साइट। ना भाई, कंस्ट्रक्शन साइट का बात ही कहाँ आ गया आरएमसी में, ठीक है। आरएमसी इंप्रूव्स क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 सही होगा। कहाँ पे? खत्म। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर। अब देखो, ये जो हम लोग देख रहे थे अभी, ये क्या है आपका? यही तो है ट्रक, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रक मिक्स्ड कंक्रीट जो आपका आ रहा है। ये क्या है? ट्रांजिट मिक्सचर से है, ट्रांजिट मिक्सचर ट्रक। ये कैसा ट्रक है? उसी ट्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। समझ में आया बात? तो हमने अभी तक क्या किया? हमने देखा कि आरएमसी कहाँ पे बनाया, आरएमसी को बनाया कहाँ पे? प्लांट में बनाया, राइट। बैचिंग प्लांट में बनाया, और बैचिंग प्लांट में बनने के बाद हम लोग उसको ट्रक से लेके जाएंगे। तो जिस ट्रक से लेके जाएंगे, अब उस ट्रक के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ। कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर क्या है? वो ट्रक है। समझ में आया? ट्रक में क्या होता है? मिक्सचर एडेड, मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर वाला जो डब्बा होता है वो उसमें ट्रक में लगा हुआ रहता है। अब देखो यहाँ पे कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर ऐसा दिखता है। हाँ जी, टाटा साहब का लोगो भी लगा हुआ है। चलो देखो यहाँ, अब कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर कैसा होता है? ट्रांसपोर्टिंग रेडी मिक्स कंक्रीट। एकदम क्या है आपका जो कंक्रीट होता है, एकदम ट्रांसपोर्टिंग के लिए अवेलेबल रहता है। ये समझ में आया? कहां से कहां तक करता है ये ट्रांसपोर्ट? बैचिंग प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट्स। ट्रांसपोर्ट कहां से करेगा? बैचिंग प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट, ये याद रखना, कहीं और से कहीं और नहीं, ठीक है। और जब करेगा, देखो जब ये आपका बैचिंग प्लांट है यहाँ पे,
है ना। यहाँ पे आपका बैचिंग प्लांट है, और बैचिंग प्लांट से कहाँ पे लेके जा रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट में लेके जा रहा है। बैचिंग प्लांट से कंस्ट्रक्शन साइट में लेके जा रहा है। तो अब देखो, बैचिंग प्लांट से कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन साइट में हम लोग करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि वर्केबिलिटी हमें सही से मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट में जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो हमें वर्केबिलिटी सही से मिल जाती है। अब जो मेन इशू रहेगा, वो इशू क्या रहेगा, वर्केबिलिटी का इशू रहेगा। तो वर्केबिलिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा हमें, है ना, वर्केबिलिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो भाई साहब जब ये ट्रक चलता है ना तो ये घूमता रहता है, ये जो है आपका घूमता रहता है। तो उसमें क्या होता है, कंक्रीट फ्रेश रहता है एंड इन वर्केबल कंडीशन रहता है। समझ में आया बात, कैसा रहता है, कीपिंग द कंक्रीट इन फ्रेश। जब हम लोग इस ट्रक के माध्यम से आरएमसी को प्लांट से कहाँ पे ला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में, तो हमारा जिम्मेवारी क्या है, एक बहुत ही मेजर इशू है कि हमको कंक्रीट को फ्रेश रखना है और वर्केबल कंडीशन में रखना है। समझ में आया बात। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांजिट मिक्सचर ट्रक। इसको ट्रांजिट मिक्सचर ट्रक भी बोलते हैं या फिर एजिटेटेड ट्रक भी बोलते हैं, याद रखना है, एजिटेटेड ट्रक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एजिटेटेड ट्रक या फिर कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर, ट्रांजिट मिक्सचर ट्रक। देखो सारा नाम एकदम एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो, ये जो मिक्सचर्स है आपका दो तरह से हो गया, है ना। अब ये क्या करेगा, नॉन एजिटेटिंग ट्रक, मतलब एजिटेट करना मतलब क्या होता है, हिलाना डुलाना भाई, उथल पुथल करना। एजिटेट करना मतलब आप इसे समझो क्या, और कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या, उथल पुथल। ये देखो हिंदी पढ़ा हुआ ना, ये जमाना बीत गया है, उथल पुथल करना। तो नॉन एजिटेटिंग ट्रक, ये देखो नॉन एजिटेटिंग ट्रक, इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे नहीं हिलता, या फिर ऐसे 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 गोल गोल नहीं घूमता, ये गोल गोल नहीं घूमता, बस सीधा सा आपका घूम, क्या होता है, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, फिर ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, बस। नॉन एजिटेटिंग ट्रक, ठीक है। अरे जिसमें घर में आप देखते हो जो बालू वालू गिराते हो ना, दैट इज नॉन एजिटेटिंग ट्रक। तो वो क्या करेगा, ओनली ट्रांसपोर्ट द कंक्रीट, नो मिक्सिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। वहां पे ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट के दौरान मिक्सिंग नहीं होगी। अब देखो, ये वाला जो ट्रक होता है इसमें खासियत क्या होता है पता है, ये आपका ऐसे भी घूम रहा होता है, और ये ऊपर भी जाएगा और ये नीचे भी जाएगा। समझ में आया बात। जब इसको निकालना रहेगा ना, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, और जैसे ही आप ऊपर उठाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, और यहाँ से कंक्रीट गिर जाएगा, ठीक है। तो एजिटेटिंग ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है, स्लो रोटेटिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, स्लो रोटेटिंग, धीरे धीरे घूमता रहेगा और सेग्रीगेशन होने से बचाएगा। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक सवाल ये भी बनता है एजिटेटिंग ट्रांजिट मिक्सर में, कि कितना डायमेंशन में मोशन होता है। एक तो आपका मोशन हो गया एक ऐसा वाला, और एक क्या, एक ऊपर नीचे जाएगा और एक आपका गोल गोल घूमेगा। तो दो तरह का मोशन होता है इसमें। समझ में आया बात। अब देखो, आपका जो कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर है दो तरह का हो गया, एक हो गया एजिटेटिंग, एक हो गया नॉन एजिटेटिंग। समझ में आया बात। अब देखो इट इज, तो कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर का यूज कहाँ पे होता है, इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेडी मिक्स कंक्रीट, आरएमसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। तो बात सही है यार। द ड्रम रोटेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, देखो सवाल पूछ दिया यार, द ड्रम रोटेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, क्या ऐसा है क्या ड्यूरिंग द एंटायर ऑपरेशन, नहीं भाई, कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर जो होता है सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करता है क्या, अभी मैंने बताया यार, अभी मैंने बताया कि ये ऊपर भी जाएगा ये नीचे भी जाएगा, है ना, ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, और ये क्या गोल गोल घूमता भी रहेगा, है ना, स्लो रोटेशन भी होता रहेगा। भैया ये तो गलत हो गया ना, है, ठीक है। नाउ इंटरनल हेलिकल ब्लेड्स हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंक्रीट। अब देखो ये जो ब्लेड्स है आपको दिख रहा है ना, हेलिकल ब्लेड्स है, ये क्या है, घूमता रहता है ऐसे ऐसे। बात समझ में आया। तो उससे क्या होता है आपका, उससे क्या होगा आपका, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाओ। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट में अकर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इफ नॉट प्रॉपर्ली मिक्स्ड। बात तो सही है यार, सेग्रीगेट कर जाएगा, है ना, मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके एग्रीगेट से अलग हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा हो सकता है अगर हम लोग सही से मिक्स ना करें तो, है ना। ट्रांजिट मिक्सचर प्रिवेंट्स सेग्रीगेशन बाय कंटिन्यूअस रोटेशन। बात तो सही है। कंक्रीट इन ट्रांजिट मिक्सचर इज फुल्ली हार्डन। अरे भैया अगर हार्डन हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही, तो भैया तो फिर हम लोग साइड पे क्यों ही लेके जा रहे हैं उसको। ऐसे 1 और 2 इज सही है, ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो भाई साहब, ट्रिमिक्स कंक्रीट, अब नाम तो आप लोग पता नहीं सुने होंगे नहीं सुने होंगे, जो भी डिप्लोमा के बच्चे लोग होंगे, ट्रिमिक्स शायद नहीं सुने होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ट्रिमिक्स कंक्रीट क्या होता है। कुछ नहीं है, बस पानी को खींच लेता है यार। देखो यहाँ पे दिख रहा है,
कैसा है ये? ऐसे यहाँ पे मान लो कि आपने पूरा फिनिशिंग दे दिया है, ठीक है, ये फ्लोर बनाया, अब क्या पानी ऊपर में आ गया, अब लेकिन उसको क्या करना है, हमको एकदम जल्दी से सुखाना है। सुखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां का जो भी पानी ऊपर में आ रहा होगा, ये जो वाटर ऊपर में तैर आ गया होगा, उस वाटर को क्या करना है, एकदम पूरा कंप्लीट फिनिशिंग देके वाटर को, क्या उसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है, या फिर वाटर सीमेंट रेशियो को कम कम कर देंगे, या फिर जो वाटर ऊपर में आपको दिख रहा होगा ना, उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे करेंगे ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग, ये आपका इससे करते हैं, देखो यहाँ पे भी बताते हैं। ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग इज अ मेथड in which vacuum mats and pumps are used to remove excess water from freshly placed concrete। भैया, फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। कंक्रीट से नहीं निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, जो आप कंक्रीट को डाल दिए हो, यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लोरिंग हो चुकी है, फ्लोरिंग हो चुकी है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, वहां से जब प्लेस, आप कंक्रीट को प्लेस कर दिए हो, वहां से आप क्या कर रहे हो, वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? फ्रेशली कंक्रीट रेशियो से वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर रहे हो। या फिर ऐसे समझो कि पानी ऊपर में आ गया होगा, तो उस पानी को क्या कर रहा है, ये सक कर ले रहा है। समझ में आ रहा है? वैक्यूम क्रिएट करके पंप यहाँ पे रहता है, पंप क्या करता है, खींच लेता है पानी को, बस। इसको आपको ना वैक्यूम डी वाटर्ड फ्लोरिंग भी बोलते हैं, VDF। तो ट्रिमिक्स कंक्रीट को क्या बोलते हैं, ट्रिमिक्स मेथड जो होता है, ट्रिमिक्स मेथड क्या करता है, ट्रिमिक्स मेथड क्या करता है, वाटर सीमेंट रेशियो को घटा देता है। कहां से? फ्रॉम फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट, या सॉरी, फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। अभी अभी जो हम लोग कंक्रीट डाले हैं, वहां से क्या करेगा, वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर देगा, या फिर एक्सेस पानी को, एक्सेस वाटर को हटा देगा। एकदम सिंपल सा ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में समझ समझ में आया? अब देखो, टेक्निक दैट मैकेनिकली रिमूव सरप्लस वाटर, सरप्लस मतलब ज्यादा पानी, फ्रॉम फ्रेश कंक्रीट। बस, फ्रेश कंक्रीट जो होगा वहां से सरप्लस पानी जो होगा, ज्यादा पानी, सरप्लस मतलब अत्यधिक। समझ में आया? बाय लोअरिंग द वाटर सीमेंट रेशियो ऑन साइट, वाटर सीमेंट रेशियो क्या करेगा, घटा देगा। इट्स सिग्निफिकेंट। अब देखो, वाटर सीमेंट रेशियो घट गया, तो आप अब्राहम्स लॉ पढ़े होगे, अब चीजों को वहां से रिलेट कर सकते हो ना। अब्राहम्स लॉ पढ़े होगे कि जैसे ही आपका वाटर सीमेंट रेशियो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, घट जाता है। घट जाता है क्या? अरे भैया, आप लोग भी क्या हो यार। कंप्रेस अरे, चलो यहाँ देखो। अरे भाई, वाटर सीमेंट रेशियो घटेगा तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रिमिक्स कंक्रीटिंग, ट्रिमिक्स कंक्रीटिंग क्या से एक फायदा क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। क्या करेगा, डेंस एंड हार्ड सरफेस देगा, क्रैक एंड श्रिंकेज नहीं आने देगा, वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस को बढ़ाएगा, ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक फ्लोर्स अगर रहेगा तो वहां पे इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, भैया जो मशीन यूज होता है ना, उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। समझ में आया? स्किल लेबर चाहिए होगा, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए नहीं करते, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में करते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे हाथ से ही चला रहे हैं। समझ में आया बात? अब देखो, इंडस्ट्रियल फ्लोर्स हो गया, जनरली फ्लोर्स में करते हैं, कोल्ड स्टोरेज फ्लोर, वर्कशॉप्स में, एयरपोर्ट का जो हैंगर्स होता है, जहाँ हैंगर्स मतलब जहाँ पे कि एयरप्लेन्स को रखा जाता है ना, पार्किंग लॉट्स में। ठीक है, आ जाओ। मेन पर्पस ऑफ वैक्यूम डिवाटरिंग इन ट्रिमिक्स मेथड इज टू, मेन पर्पस ऑफ वैक्यूम डिवाटरिंग इन ट्रिमिक्स मेथड, बताओ क्या है मेन पर्पस। क्या करते हैं भैया हम लोग ट्रिमिक्स मेथड से, क्या करते हैं, इंक्रीजेस रिड्यूसेस, रिड्यूसेस सीमेंट कंटेंट नहीं भैया, इंक्रीजेस स्लम्प नहीं, रिड्यूसेस वाटर सीमेंट रेशियो ना, वाटर सीमेंट रेशियो को कम करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब ट्रिमिक्स मेथड को क्या बोलते थे, VDF, VDF मतलब वैक्यूम डी वाटर्ड फ्लोरिंग। समझ में आ रहा है? इट इंक्रीजेस द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट। अरे क्या बात है, गलत है यार। इट इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल फ्लोर्स विद हैवी लोड, हाँ बात तो सही है, 1 and 3 होगा, कहाँ पे ऑप्शन है, चलो next। अब स्पेशल कंक्रीट्स हम लोग कुछ पढ़ेंगे। स्पेशल कंक्रीट्स क्या है, स्पेशल कंक्रीट इसलिए भैया, स्पेशल का नाम ही है, स्पेशल क्या करेगा, हाई स्ट्रेंथ देगा, है ना,
हाई स्ट्रेंथ देगा, हाई ड्यूरेबिलिटी होगी, पर जो मतलब जो भी कमियां हमें कंक्रीट में मिलती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए तो स्पेशल कंक्रीट डिजाइन किया जा रहा है, कंक्रीट डिजाइन किया जा रहा है। क्यों? ताकि हाई स्ट्रेंथ मिले, ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, लो प्रोबेबिलिटी हो, रेसिस्टेंस टू केमिकल्स एंड हीट अच्छा हो, वेयर एंड टियर कम दे, खत्म बात। अब देखो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट किसको कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट दोनों में अंतर क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो भी आपका 60 मेगा पास्कल से ऊपर का चीजें होंगी वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आता है। अब हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ भी होगा, हाई ड्यूरेबिलिटी भी होगा और परमेबिलिटी भी होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आरआरबी जेई के लिए, ठीक है, याद रखना ये। HSC एंड HPC, भाई यही सब छोटे छोटे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना यहाँ पे हिट करते हैं। ये आपका होता है ना जैसे कि किसी को भाई हायर डिपार्टमेंट मिल गया है, DMS मिल गया, या आपका ये डिजाइन एंड ड्राइंग मिल गया, ये सारी चीजें। और नहीं तो फिर जो आपके लोअर पोस्ट होते हैं उसमें आपको फर्स्ट ईयर रह जाना पड़ता है। वही वो जो आपके 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं ना, या 5 क्वेश्चंस, वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं और इन्हीं इन्हीं वजह से आता है। बस समझ में आ रहा है? तो आपको ये, भाई मैं तो वो जो आपके 5 क्वेश्चन है ना उसके लिए तो मैं आपको तैयार कर ही दूंगा, डोंट वरी। बस हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहो। देखो यहाँ पे तो HSC क्या होता है, ग्रेटर देन 60 मेगा पास्कल होता है। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ भी होता है, हाई ड्यूरेबिलिटी भी होती है और लो परमेबिलिटी होती है। कहाँ पे यूज करेंगे, हाई स्ट्रेंथ भी हो, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी हो, लो परमेबिलिटी भी हो, मेरीन स्ट्रक्चर्स एंड न्यूक्लियर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर प्लांट्स में हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का इस्तेमाल होगा माय डियर। नेक्स्ट, ये देखो FRC हम लोग पहले भी देख चुके थे, राइट। FRC में क्या करते थे, ग्लास या फिर कार्बन फाइबर्स का हम लोग वहां पे बताए थे। देखो लेकिन सिर्फ कार्बन फाइबर्स नहीं होता, सिर्फ ग्लास फाइबर्स ही नहीं होता, फाइबर बहुत तरीके से होती है, ठीक है। तो स्टील फाइबर्स भी यूज कर सकते हो, ग्लास फाइबर्स भी, पॉलीप्रोपिलीन फाइबर्स भी ऐड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये सारे हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो FRC करता क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है, यहाँ पे नहीं दिया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है। क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ाता ही है, साथ साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो FRC का ये इंपॉर्टेंस है, अभी देखेंगे हम लोग FRC डिटेल में, डोंट वरी। एयर इंटरटेन कंक्रीट, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग बबल्स डाल देते हैं, है ना, एयर बबल्स को डाल देते हैं, कैसे, बाय यूजिंग द एडमिक्सचर्स। उससे क्या होता है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि एयर इंटरटेन कंक्रीट में क्या होता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग प्लस थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। फ्रीजिंग तो आप समझते हो, फ्रीजिंग मतलब हो गया जम जाना, थॉइंग मतलब कुछ लोग डिप्लोमा के बच्चे लोग नहीं समझ रहे होंगे, पिघल जाना यार। जमना और पिघलने के लिए रेसिस्टेंट देना शुरू हो जाता है एयर इंटरटेन कंक्रीट, बस ये याद रखना है ना। और ये तो आपका जनरल कंक्रीट में भी पूछता है यार, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है। अब सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट देखो, जब आप कंक्रीट को प्लेस करते हो, कंक्रीट को प्लेस करने के बाद आप देखना क्या करते हैं, वाइब्रेटर यूज किया जाता है ताकि कॉम्पैक्शन सही से हो जाए। या फिर आप देखना अपने गांव में या फिर आपके घर में जब भी यूज होता है तो क्या करता है, मिस्त्री एक रॉड लेता है और रॉड से पूरी कंक्रीट जहां पे प्लेस किया हुआ है वहां पे मारता है। उससे क्या होता है, वो सही से कॉम्पैक्शन हो जाता है, जो भी व्हाइट्स होते हैं वो व्हाइट्स वहां से हट जाता है, जो भी एयर बबल्स होते हैं वो वहां से निकल जाता है, राइट। अब लेकिन बहुत ऐसे जगह पे हमारा जो साइट होगा वहां पे इतना ज्यादा मेसी हो जाएगा ना हमारा रेनफोर्समेंट, जहाँ पे कि वहां पे हम लोग कर ही नहीं पाएंगे सही से कॉम्पैक्शन। तो हमें वहां पे उस तरह का जो आपका मतलब क्या बोलेंगे, वर्क वैसा वर्केबिलिटी देना पड़ेगा हमें कंक्रीट में, जहाँ पे क्या हो, वो खुद ही खुद बह के अपने क्या हो जाए, सारे वर्ड्स को खत्म कर दे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि कंक्रीट जो है ना फ्लो करेगा, कंक्रीट फ्लो करेगा, अपने ही वेट में फ्लो करेगा। और क्या होगा, जहां जहां अब उसको पहुंचना है, जैसे पानी क्या होगा, बह के तो कहीं भी पहुंच जाएगा, तो वैसे ही छोटे से छोटे वॉइड्स की जगह पे भी क्या हो जाएगा, आपका कंक्रीट अपने आप पहुंच जाएगा। बात समझ में आएगा, वहां पे वाइब्रेशन की जरूरत ही नहीं होगी, हमें किसी भी डंडे से या फिर रॉड से हमें कॉम्पेक्शन करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? कहाँ पे यूज होता है, कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट में, जहां पे कंजेस्टेड है पूरा एकदम, बहुत ज्यादा आपका रेनफोर्समेंट डाला हुआ है कंजेस्टेड जगह पे। समझ में आ रहा है बात?
चलो, तो वहां पे कंजेस्टेड एनफोर्समेंट एरियाज में क्या करेंगे हम लोग, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। तो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट आपको समझ में आ गया कि अपने ही वेट में वो फ्लो करते हैं, उसमें वाइब्रेशन देने की जरूरत नहीं होती है। और कंजेस्टेड एनफोर्समेंट एरिया जहां भी होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आपका एससीसी सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एडमिक्सचर्स भी यूज करेंगे ऑब्वियसली, क्या क्यों, ताकि वर्केबिलिटी बढ़ सके, है ना। एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स का यूज करेंगे, प्लास्टिसाइजर सुपर प्लास्टिसाइजर जो भी होगा आपका वो इस्तेमाल होगा। ऑब्वियसली एसिलेटर का भी इस्तेमाल करेंगे जहां जरूरत हो, एंड रिटार्डर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते। अब देखो, ये जो हम लोग कर रहे हैं स्पेशल कंक्रीटिंग, स्पेशल कंक्रीटिंग से फायदा क्या है? स्पेशल कंक्रीटिंग से आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएंगे। एक्सट्रीम कंडीशंस जो होता है जहां पे कि आपका फ्रीजिंग थॉइंग हो जाए, है ना, या फिर क्या हो जाए आपका मतलब जो आपका एडवर्स एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस होता है, वहां पे भी आपका क्या हो जाए, ये कंक्रीट सस्टेन कर जाए, है ना। मेंटेनेंस कम हो जाए भाई, मेंटेनेंस में ज्यादा समय जाता है, पैसा भी ज्यादा जाता है, तो रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाए। अब देखो एप्लीकेशन डैम्स में है, न्यूक्लियर प्लांट में बार बार हम लोग मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे क्या? समझ में आ रहा है बात? हाई राइज बिल्डिंग है, नॉट पॉसिबल, मेंटेनेंस बार बार कर ही नहीं सकते। ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स में जितना कम मेंटेनेंस हो उतना करने की कोशिश करेंगे, तो स्पेशल कंक्रीटिंग का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट। अब देखो, सवाल आपको आरआरबी जेईई कैसे पूछेगा, पीएचडी नहीं करना, हम यहाँ पीएचडी करने आए हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या निकालना है, आरआरबी जेईई बनना है, निकालना है बस, डेट समझ में आया। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज डिफाइंड एज कंक्रीट दैट क्या होता है, रिक्वायर्स हेवी वाइब्रेशन, भैया नहीं यार, रिक्वायर्स नो कॉम्पैक्शन, कैन नॉट फ्लो इजिली ना, इज ऑलवेज लाइट वेट, नहीं देखो, तो कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं होती ना एसएससी में, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कि एयर इंटरटेन कंक्रीट इंप्रूव रेसिस्टेंस अगेंस्ट, देखो आप लोग पढ़े हो, है ना, एयर इंटरटेन कंक्रीट क्या करता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग को आपको रोकता है, राइट। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल्स को रोकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप ऑलरेडी कंक्रीट में लगा चुके हो। अब हम लोग आते हैं एरेटेड कंक्रीट पे। एरेटेड कंक्रीट क्या होता है? सबसे पहली बात, एरेटेड कंक्रीट मतलब क्या क्या है, कंक्रीट में एयर डाल दी, कंक्रीट में एयर डाल दी मतलब कैसे डालेंगे, एयर बबल्स के थ्रू ही तो डालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने क्या किया, एयर वॉइड्स को क्रिएट किया, एयर वॉइड्स मतलब एयर बबल्स को क्रिएट किया, क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि कंक्रीट कैसा हो जाएगा, लाइट वेट कंक्रीट बन जाएगा। तो एरेटेड कंक्रीट कैसा होता है, लाइट वेट कंक्रीट होता है। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे ना। अभी आप फिगर में देखो जरा, इस फिगर में आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे बबल्स आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा है सरफेस में, है ना। तो देखो क्या होता है, डेंसिटी उसका लो हो गया, हमने एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया कंक्रीट में। अगर जैसे ही हमने क्या किया, एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस किया, तो लाइट वेट हो गया, है ना, डेंसिटी उसका कम हो गया। अब देखो क्या हो गया, हवा से तो थर्मल, हवा से तो हीट पास नहीं होगा ना बहुत ज्यादा, तो गुड थर्मल इंसुलेशन हो गया, साउंड इंसुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है इसमें, है ना। आसानी से हमको इसको हैंडल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि अगर हमने कंक्रीट में एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस किया है, तो एक नुकसान तो ये होगा कि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाते हैं नॉर्मल कंक्रीट से। आगे बढ़े, आ जाओ। अब देखो एरेटेड कंक्रीट में भी ना आपको दो तरह की चीजें यहाँ पे मिलेंगी, एक होता है आपका फॉर्म्ड कंक्रीट, एक होता है आपका ऑटोक्लेव कंक्रीट। अब चीजें को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आपके आरआरबी जेई वाले पार्ट्स में ना ये बहुत काम का आने वाला है। अभी जो आप 15-20 दिन में एग्जाम देने वाले, जो भी देने वाले, तो वहां पे आपको ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो फॉर्म कंक्रीट क्या होता है, हम लोग फॉर्मिंग एजेंट्स, फॉर्म मतलब समझते हो, फॉर्म क्या होता है, वो झाग चो छो झो झाग, झाग बनता है। अरे जब साबुन से आप लोग हाथ धोते हो या शैम्पू से हाथ धोते हो तो झाग बनता है, फोम बनता है, वो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मिंग एजेंट्स को यूज करेंगे, कंक्रीट में डाल देंगे बस। अब उससे क्या होगा, वहां पे वॉइस क्रिएट हो जाएगा, सिंपल सी बात, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, तो हो गया एक फॉर्म्ड कंक्रीट। दूसरा होता है आपका ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट लेते हैं, लाइम, सीमेंट या लाइम जो भी लेंगे, सैंड लेंगे, वाटर लेंगे और अल्यूमिनियम पाउडर लेंगे। देखो ये जो एरेटेड कंक्रीट का टाइप्स है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइप्स जो है ये किस बेसिस पे टाइप्स को हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, कि हम जो एयर वॉइड्स क्रिएट कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर में, वो किसके आधार पे कर रहे हैं, मतलब किसके मदद से कर रहे हैं। एरेटेड कंक्रीट में क्या होता है, एयर बबल्स होते हैं, और एयर बबल्स किसके माध्यम से ला रहे हैं हम लोग, एयर बबल ही तो लाना है। बेसिकली हमें लाना क्या है, एयर बबल्स लाना है। लेकिन एयर बबल किससे आ रहा है, या तो हम लोग फोमिंग एजेंट से ला रहे हैं, है ना, या फिर हम लोग कैसे ला रहे हैं, या फिर हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करके वहां पे एयर बबल्स ला रहे हैं।
अगर फॉर्मिंग एजेंट का इस्तेमाल करके ला रहे हैं तो वो जो आपका एरेटेड कंक्रीट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फोम्ड कंक्रीट। और अगर हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करके लाएंगे तो वो कैसा कंक्रीट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एएसी, मतलब क्या, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। बात समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एरेटेड कंक्रीट में क्या होगा, reduces डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर्स। डेड लोड घट जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घट गया। थर्मल इंसुलेशन बहुत बढ़िया देगा, फायर रेसिस्टेंट होगा, आग तो लगेगा ही नहीं उसमें, लगेगा नहीं मतलब अच्छा होगा, लगेगा तो जरूर, क्यों नहीं लग सकता। चलो, कटिंग एंड शेपिंग बहुत आसान हो जाएगा उसका, है ना। लॉन्ग टर्म सेविंग, क्या इकोनॉमिकल हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, नॉट सुटेबल फॉर हैवी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, हैवी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए काम नहीं आएगा ना। अब देखो आप जो ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट था, एएसी क्या है आपका, एएसी क्या है, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट। ये क्या है आपका, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट। अब जो आपका ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट होता है ना, उसमें आपका स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होके गुजरता है वो, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और उस केस में क्या होता है, आपका इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्लांट में बनेगा, तो इनिशियल कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो, अब लोग इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं कि एरेटेड कंक्रीट का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पार्टीशन वॉल बनाने में ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रूफ इंसुलेशन में करेंगे, वाइट फिलिंग में करेंगे, जहां पे आपको इस थर्मल या साउंड इंसुलेशन करना पड़ेगा वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे एडिटेड कंक्रीट क्या क्या एप्लीकेशन है, राइट। तो एडिटेड कंक्रीट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ था, जैसे एएसी ब्लॉक बनता है ना, जो मैंने अभी बताया। एएसी क्या, देखो एक तो फुल फॉर्म ना एएसी का भी पूछ सकता है आपको, तो ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट, ये भी याद रखना। अब क्या होता है, देखो एएसी ब्लॉक्स ये जो होते हैं ना, ये एएसी ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल करके ना बहुत आसानी से, मतलब दीवार जो है ना बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी बहुत काम का चीज है। देखो व्हाइट फिलिंग्स जहां भी होगा ना, तो एरेटेड कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो क्या है, हीट इंसुलेशन अगर आपको करना है, मैं दो वर्ड्स में इसको कंप्लीट करता हूँ, हीट इंसुलेशन एंड साउंड इंसुलेशन। तो जहां जहां आपको हीट इंसुलेशन करना हो या साउंड इंसुलेशन करना हो, वहां पे हम लोग एरेटेड कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे इस्तेमाल याद रखना, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये कैसे होते हैं, ये प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो एरेटेड कंक्रीट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय, तो क्वेश्चन करो यहाँ पे क्या है ये, एरेटेड कंक्रीट इज मेनली कैरेक्टर। अब देखो जो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ ना, जब जब ऑलरेडी मैंने इतनी सारी चीजें बता दी आपको, अब क्या है कि जब क्वेश्चन लगाऊं तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना ये चीज, ठीक है। तो एरेटेड कंक्रीट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर वॉइड्स होते हैं, वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट, तो एएसी ब्लॉक्स का जो इस्तेमाल होता है वो किसमें होता है, क्या हेवी स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ब्रिज फाउंडेशन में नहीं होगा भाई, पार्टीशन कर देना, पार्टीशन एंड वॉल कंस्ट्रक्शन। चलो नेक्स्ट, गैस कंक्रीट पढ़ते हैं। देखो हम लोग वहां पे अभी पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो एरेटेड कंक्रीट पढ़ रहे थे, एरेटेड कंक्रीट जो है दो भाग में डिवाइड हुआ था, राइट। एयर बबल्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे एरेटेड कंक्रीट में। अब एयर बबल इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका था वो या तो फॉर्मिंग के मदद से था, या फिर एल्यूमिनियम पाउडर हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। तो अगर हम लोग फॉर्मिंग कर रहे हैं, फॉर्मिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे थे तो फोम कंक्रीट हो रहा था। और अगर हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर की मदद से हम लोग एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंक्रीट में, तो उसको एएसी बोलते थे, क्या बोलते थे, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग बेसिकली किए क्या, गैस को ही तो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग एएसी पढ़ेंगे अभी गैस कंक्रीट। देखो ध्यान से, तो गैस कंक्रीट क्या है, हमने क्या करना है, गैस को इंट्रोड्यूस करना है या फिर एयर को इंट्रोड्यूस करना है हमें, किसमें, कंक्रीट में, है ना। तो गैस कंक्रीट क्या होता है, एक लाइट वेट होता है, सेलुलर कंक्रीट होता है। सेलुलर कंक्रीट करने का क्या मतलब, वो यहाँ पे देखो ना आपको व्हाइट्स दिखेंगे। सेलुलर कंक्रीट करने का क्या मतलब है कि भाई साहब व्हाइट्स होते हैं, व्हाइट्स होते हैं कंक्रीट में, ठीक है, व्हाइट्स होते हैं कंक्रीट में, ठीक है ना। तो गैस बबल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द सीमेंट स्लरी, सीमेंट का जो स्लरी होता है ना, उसी में हमारा क्या होता है, बबल्स फॉर्म हो जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि गैस फॉर्म हो जाता है अंदर में, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अगर अंदर में गैस आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स बन रहा है, वॉइड्स आ रहे हैं,
ये वॉइड्स हैं अंदर में। अब वॉइड्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी लो हो जाएगा, लो वेट हो जाएगा, पोरस स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा ये गैस कंक्रीट? पोरस स्ट्रक्चर। गुड थर्मल इंसुलेशन ऑलरेडी हमने देखा, गुड साउंड इंसुलेशन, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, बस। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे भी क्या है, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट। क्यों? क्योंकि हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो गैस कंक्रीट में क्या एक चीज हमने बताया कि सीमेंट स्लरी में गैस बनाते हैं, कैसे? बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। सीमेंट स्लरी में गैस बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या डालते हैं हम लोग एएसी में? देखो यहाँ पे एएसी में क्या डाल रहे थे जब हम लोग एएसी बना रहे थे, तो एएसी बनाने के लिए हमें क्या यूज करना था? एल्यूमिनियम पाउडर यूज करना था, है ना? और एल्यूमिनियम पाउडर डालते हैं, उसके बाद रिएक्शन होके क्या होता है? गैस बनता है, मतलब एयर बबल्स वहां पे फॉर्म होता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गैस कंक्रीट में सबसे पहला क्या? एएसी। क्या है वो? ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट। इसमें क्या होता है? गैस प्रोड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर आरआरबी जेईसीबीटी 2। कहाँ पे क्योरिंग करते हैं? ऑटोक्लेव में करते हैं। कैसे करते हैं? हाई प्रेशर स्टीम के साथ करते हैं। ब्लॉक्स एंड पैनल्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये देखो ब्लॉक्स बना हुआ है इसका, समझ में आया? नॉन ऑटोक्लेव्ड गैस कंक्रीट मतलब क्या? नॉन ऑटोक्लेव्ड गैस कंक्रीट क्या होता है? ऑटोक्लेव्ड गैस कंक्रीट कहाँ पे हम लोग इसका क्योरिंग करते हैं? क्योरिंग होता है कहाँ पे? क्योर होता है ऑटोक्लेव में। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेव। ठीक है, नॉन ऑटोक्लेव मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऑटोक्लेव में उसका क्योरिंग नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं क्योरिंग? नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब ऑटोक्लेव में हम लोग अगर क्योरिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या मिलता है हमें? नॉन ऑटोक्लेव गैस कंक्रीट जो होता है वो लोअर स्ट्रेंथ के होते हैं। ठीक है ना? तो एडवांटेज क्या है? लाइट वेट है, रिड्यूस डेड लोड है, थर्मल इंसुलेशन बहुत अच्छा है, फायर रेसिस्टेंट है, कटिंग आसानी से हो जाएगा, उसमें ड्रिलिंग करोगे तो आसानी से हो जाएगा, जैसा शेप देना चाहोगे वैसा हो जाएगा। और चूंकि हम लोग ब्लॉक्स एंड पैनल्स बनाते हैं इससे, ठीक है ना, गैस कंक्रीट से क्या बनाते हैं? ब्लॉक्स एंड पैनल्स बनाते हैं, तो फास्टर कंस्ट्रक्शन भी होता है। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ लोअर हो जाएगा, है ना? हैवी लोड स्ट्रक्चर्स में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए इसका। बात समझ में आ रहा है? वाटर एब्जॉर्प्शन कैन बी हायर इफ नॉट प्रोटेक्टेड। अब वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि ये पोरस था, है ना? पोरस एंड सेलुलर था। पोरस एंड सेलुलर है तो क्या हो जाएगा? इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकता है इफ नॉट प्रोटेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़े। तो गैस कंक्रीट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? पार्टीशन वॉल्स में करते हैं। अब एएसी ब्लॉक्स, अब देखो आप जब देखोगे ना, आप जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो आपको एएसी ब्लॉक्स हम बहुत ज्यादा देखे मिल जाएंगे, तो लेकिन वहां पे एएसी ब्लॉक्स के कौन से है? वो ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। ये देखो, ये क्या होता है? बड़े बड़े साइज में आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है हमारा? फास्ट हो जाता है। बात समझ में आया? इंसुलेशन देता है, रूफ्स में देता है, प्री फैब्रिकेटेड वॉल पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें, और वाइट फिलिंग जो होता है ना कंस्ट्रक्शन में, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो अब देखो, गैस फॉर्मिंग एजेंट यूज्ड इन गैस कंक्रीट इज। गैस कंक्रीट में जब हम लोग बनाते हैं तो कौन से एजेंट का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। विच प्रॉपर्टी ऑफ गैस कंक्रीट मेक्स इट सुटेबल फॉर थर्मल इंसुलेशन? आप बताओ, थर्मल इंसुलेशन गैस कंक्रीट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एयर वाइड्स होते हैं। वेरी सिंपल, राइट? नेक्स्ट। अब देखो फॉर्म कंक्रीट क्या होता है? ये देखो फॉर्म है ना? जो आप सोफा में बैठते हो फॉर्म होता है ना उसमें, वही वाला फॉर्म है ये। देखो फॉर्म कंक्रीट कैसा होगा? फॉर्म कैसा होता है? लाइट वेट होता है। और क्या होता है? प्री फॉर्म्ड स्टेबल फॉर्म होता है ये। ठीक है, प्री फॉर्म्ड स्टेबल फॉर्म इनटू अ सीमेंट स्लरी। सीमेंट स्लरी में हम लोग उसको डाल देते हैं। बात समझ में आया? अब ये फॉर्म क्या करेगा? न्यूमेरस स्मॉल एयर वाइड्स अंदर में पैदा करेगा, जिससे क्या होगा? डेंसिटी उसका लो हो जाएगा। आगे बढ़े। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या करेंगे? सीमेंट स्लरी लेंगे, है ना? स्टेबल एक फॉर्म लेंगे, ठीक है, यूजिंग अ फॉर्मिंग एजेंट। भैया फॉर्म सोफा वाला फॉर्म नहीं ले लेते हम लोग, फॉर्मिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं वहां फॉर्म बनाने के लिए, और उस फॉर्म को स्लरी में मिक्स करते हैं और फिर बस क्योरिंग कर देते हैं। समझ में आया बात? तो कैसा होगा? ये लाइट वेट होगा। वैसे ये फॉर्म कंक्रीट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आरआरबीजे। ठीक है ना? तो थर्मल इंसुलेशन अच्छा होगा, साउंड इंसुलेशन अच्छा होगा, लो डेंसिटी होगा, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, वर्कबिलिटी अच्छा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर्म कंक्रीट का वर्कबिलिटी क्या होता है? हायर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट,
डेड लोड कम होगा, हीट इंसुलेशन अच्छा होगा, है ना, प्लेसमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे, इकोनॉमिकल होगा। फायर देखो डिसएडवांटेज क्या है, लो स्ट्रेंथ है, हेवी लोड स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल नहीं है, श्रिंकेज ज्यादा मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे श्रिंकेज क्या होगा, आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूफ इंसुलेशन में यूज करेंगे इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म कंक्रीट रूफ इंसुलेशन में यूज करेंगे, सबसे ज्यादा रूफ इंसुलेशन में ही यूज होता है, ये याद रखना है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे रूफ रूफ वाला काम हो रहा है, रूफ है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीडिंग करते हैं, फ्लोर स्क्रीडिंग भी इससे करते हैं, रोड एम्बैंकमेंट्स भी बनाते हैं। आओ, फॉर्म कंक्रीट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, कैसा है ये, प्री स्ट्रेट लाइट वेट कंक्रीट है ना, लाइट वेट कंक्रीट है ये फॉर्म कंक्रीट। तो नेक्स्ट फॉर्म कंक्रीट वाइडली यूज्ड फॉर रूफ इंसुलेशन, बिल्कुल सही बात है ना, अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा फॉर्म कंक्रीट का इस्तेमाल रूफ इंसुलेशन में ही होता है। फॉर्म कंक्रीट कंटेन्स न्यूमरस एयर वॉइड्स, तो फॉर्म कंक्रीट रूफ इंसुलेशन में क्यों यूज होता है, क्योंकि एयर वॉइड्स होते हैं, हीट एंड थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन देता है, राइट, तो सही एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट अब देखो हेवी वेट कंक्रीट किसको कहते हैं, हेवी वेट कंक्रीट वो ना जिस कंक्रीट का डेंसिटी आपका 2600 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा हो जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे हैवी वेट कैसे बनाएंगे, कंक्रीट को हैवी वेट बनाने के लिए कहाँ से मिलेगा, उसको वेट ज्यादा कैसे आता है, वो तो एग्रीगेट के थ्रू आता है, राइट। तो हम लोग जब हैवी वेट कंक्रीट बनाने के लिए जाते हैं ना, तो वी यूज हैवी एग्रीगेट्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एग्रीगेट्स। हम लोग कैसे एग्रीगेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हैवी एग्रीगेट्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एग्रीगेट्स, तभी तो उसका वजन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आ जाओ, तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ड्यूरेबिलिटी अच्छा होगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि हाई वेट कंक्रीट का जो होता है, ये आपको याद रखना है कि इसका एक्सेलेंट रेडिएशन शील्डिंग। अब देखो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में हम लोग क्या करेंगे, हाई वेट कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। याद करो HRC, और क्या था हाई HPC ना, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, एंड क्या था एक आपका हैवी वेट कंक्रीट। तो HPC का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, है ना, एक्सेलेंट। ये HPC का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे थे हम लोग, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, है ना। तो एक्सेलेंट रेडिएशन शील्डिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेवी वेट कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। तो HPC क्या था, देखो यहाँ पे जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ HPC। अभी हम लोग देखे थे ना कुछ देर पहले, RMC HPC अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अरे यार ये तो मैं आगे कहाँ गया, जो मैंने आपको बताया था अभी ना। चलो एक बार प्रीवियस स्लाइड में देख लेना वो, ठीक है, जहां पे मैंने बताया था कि हैवी वेट भी होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी होना चाहिए। HPC जैसे मैंने बताया था ना, वो देख लेना एक बार, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एडवांटेज क्या होगा, ये एक्सरे एंड गामा रेज को, जैसे आप जब एक्सरे कराने के लिए जाते हो, तो वहां पे जो कंक्रीट इस्तेमाल होता है ना, वो हैवी वेट कंक्रीट होता है। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये शील्डिंग प्रोवाइड करता है रेडिएशन से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अभी देख लो, ये आपका पूछा हुआ सवाल है, ये आपका ना RRB JEE में पूछा हुआ सवाल है, एंड इवन आपका HPCL में भी पूछा हुआ सवाल है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट, अब देखो कहाँ कहाँ है, न्यूक्लियर प्लांट्स में रेडिएशन जहां शील्डिंग करना है, मेडिकल रूम्स में, मेडिकल एक्सरे रूम्स में करेंगे, एटॉमिक रिएक्टर्स में करेंगे, काउंटरवेटेड ब्रिजेस एंड क्रेन्स। नहीं, अभी देखो लाइट वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट किसको करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, लेस देन 2000 अगर रहेगा तो लाइट वेट हो जाएगा, 2200 से 2600 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, ये ना आपका यहाँ पे 2200 भी रहता है, कहीं कहीं आपको 2200 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 2200 से 2600, और 2600 से ज्यादा क्या हो गया, हैवी वेट कंक्रीट। नेक्स्ट आ जाओ, विच आर द फॉलोइंग कंक्रीट इज कॉमनली यूज्ड इन हैवी वेट। देखो प्यूमिस इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्यूमिस, आई गेस प्यूमिस है, सॉरी प्यूमिस नहीं, वेराइट है, ओके फाइन, प्यूमिस नहीं वेराइट है, ये याद रखना एकदम, यार रट्टा मार लो इसको आप। बस समझ में आ रहा है, ये सब पूछे हुए सवाल है प्रीवियस ईयर के। आ जाओ नेक्स्ट, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ हेवी वेट कंक्रीट क्या होता है, हेवी वेट कंक्रीट क्या होता है, डेड लोड बढ़ा देता है, वेट बढ़ गया मतलब क्या हुआ, डेड लोड बढ़ गया उसका, बात समझ में आया। नेक्स्ट FRC मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे FRC को, तो आ जाओ FRC को डिटेल में पढ़ते हो, देख रहे हो FRC। FRC क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इंप्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस बढ़ जाता है, और क्या करता है, क्रैक रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है। मैंने क्या बताया था, FRC क्या करता है, FRC में क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ना,
टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, टफनेस भी बढ़ जाएगा माय डियर। समझ में आ रहा है बात? और क्या हो जाएगा, क्रैक रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्रैक इसमें नहीं आएगा जल्दी। तो जितनी भी कमियां थी ना वो सारे को हम लोग क्या किए, मिटाने की कोशिश की है एफआरसी में। आ जाओ, अब जब हम आपको स्टार्टिंग में एफआरसी पढ़ाए थे तो वहां पे मैं आपको बताया था कि कार्बन एंड क्या था, ग्लास फाइबर्स का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन नॉट ओनली कार्बन एंड ग्लास फाइबर्स, स्टील फाइबर भी होता है, ग्लास फाइबर होता है, पॉलीप्रोपिलीन होता है, कार्बन होता है, एस्बेस्टस होता है, बहुत सारे। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि एस्बेस्टस फाइबर हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। आ जाओ, क्या होगा देखो, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा ना प्रीवियस स्लाइड में, वो सारी चीज आपको यहाँ पे बना हुआ है। देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होगा, इम्प्रूव टफनेस होगा, है ना, श्रिंकेज आपका कम हो जाएगा, फैटिक कम हो जाएगा, है ना, क्या होगा, हाई इम्पैक्ट देगा, रेसिस्टेंस अच्छा देगा क्रैक के लिए। चलो एडवांटेज में देखते हैं। क्रैकिंग कंट्रोल करेगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, इम्पैक्ट रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। डिफिकल्टीज क्या क्या है ना इसमें, आपका प्लेसिंग करने में दिक्कत आएगा। फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ये आप ये याद रखना थोड़ा सा। और ऑब्वियस सी बात है यार, कॉस्ट, कॉस्ट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर की एफआरसी में कॉस्ट ज्यादा होता है। सॉरी, अब देखो एफआरसी कहाँ यूज होता है, एयरपोर्ट का जो पेमेंट है ये देखो, ठीक है, एयरपोर्ट का पेमेंट में, इंडस्ट्री का फ्लोर्स में, टनल्स के लाइनिंग में, ब्रिज के डेक्स में, रनवेज, दिस आर द रनवेज, रनवेज में, प्रीकास्ट एलिमेंट्स में, शॉर्टकट वर्क्स में, एफआरसी आपका एयरपोर्ट क्या 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 रखना है, एयरपोर्ट में, रनवेज में, है ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट रनवे में क्या यूज होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल फ्लोर्स में हम लोग यूज करते हैं एफआरसी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग फाइबर्स टू कंक्रीट इज टू इंप्रूव, हाँ, एफआरसी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि कंक्रीट जो होता है क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, वीक इन टेंशन होता है, राइट, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी डेंजरस पॉइंट। तो अब इस कंक्रीट का हमको जो टेंशन में वीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक है, इसको बढ़ाना है। तो बेसिकली जब हम लोग उसमें फाइबर्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो वी व्हाट वी डू, वी जस्ट इंक्रीज, वी जस्ट इंप्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए तो काम कर रहे हैं ना। कंक्रीट में रेनफोर्समेंट क्यों डाल रहे थे हम लोग, रेनफोर्समेंट इसलिए डाल रहे थे, क्यों डाल रहे थे, ताकि टेंसाइल स्ट्रेंथ को कोई तो दे, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो उसका नेग्लिजिबल था, राइट। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आप। Which special concrete is prepared by adding discrete fibers? अब देखो फाइबर्स हम लोग डाल रहे हैं, फाइबर डालेंगे तो क्या बनेगा, इंप्रूव द टफनेस एंड क्रैक रेसिस्टेंस, क्रैक रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग फाइबर एनफोर्स कंक्रीट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। पॉलीमर कंक्रीट क्या होता है यार, कुछ नहीं, पॉलीमर डाल दिए, एफआरसी में फाइबर डाल रहे हैं, पॉलीमर कंक्रीट पॉलीमर डालेंगे, ठीक है ना। पॉलीमर कंक्रीट स्पेशल कंक्रीट विच पॉलीमर रेजिन्स को डालते हैं, क्या करते हैं, पॉलीमर रेजिन्स डालते हैं एज द बाइंडिंग मेटेरियल। बाइंडिंग मेटल की तरह कौन काम करता है, पॉलीमर रेजिन्स काम करता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली ना, मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे पॉलीमर रेजिन होता है और प्लस सीमेंट, दोनों ही आपका क्या करता है, बाइंडिंग मेटेरियल की तरह यहाँ पे काम करता है। ये आपको याद रखना है, आपको पूछ सकता है ये कि पॉलीमर रेजिन में बाइंडिंग मेटेरियल कौन होता है, स्टेटमेंट वाले सवाल में, ठीक है। तो पॉलीमर रेजिन भी होगा एंड सीमेंट दोनों होगा। अगर ऐसा सवाल पूछ दिया तो फिर हमें याद करना कि हाँ कोई रितेश सर थे। अभी देखो, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, केमिकल रेसिस्टेंस, एक्सेलेंट केमिकल रेसिस्टेंस देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे ज्यादा जो पॉलीमर कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल रेसिस्टेंस के लिए करते हैं, ठीक है। परमेबिलिटी लो हो जाता है, क्यूरिंग बहुत फास्ट होता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। बट आपको जो याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, केमिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। अभी देखो, रैपिड हार्डनिंग भी मिलता है, अर्ली स्ट्रेंथ गेन हो जाता है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग रेजिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, एब्रेशन रेसिस्टेंट अच्छा हो जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो सबसे धाकड़ पॉइंट है इसका, एक्सीलेंट रेसिस्टेंस टू केमिकल एंड कॉरोजन, केमिकल्स एंड कॉरोजन को बहुत अच्छे से रेसिस्ट कर पाता है। अब देखो क्या होगा, इतनी सारी खूबियां हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका, नहीं, एक्सपेंसिव हो जाएगा। वर्कमैनशिप,
स्किल्ड चाहिए। समझ में आ रहा है? अब क्या है कि पॉलीमर कंक्रीट हम लोग हाई टेम्परेचर में अगर यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो पिघलने का डर रहेगा उसमें, ठीक है, वो अफेक्ट होगा। आ जाओ। तो ब्रिज रिपेयरिंग वर्क में इसमें यूज करते हैं हम लोग, ब्रिज डेक का रिपेयरिंग में, ठीक है ना। सीवर पाइप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। केमिकल सीवर पाइप क्यों, सीवर पाइप क्यों, सीवर पाइप क्यों? क्योंकि वो केमिकल रेसिस्टेंट होता है ना पॉलीमर कंक्रीट, इसलिए। समझ में आ रहा है? केमिकल प्लांट्स में तो यूज करेंगे, क्यों? मैंने क्या बताया, पॉलीमर कंक्रीट इज बेसिकली यूज्ड फॉर इट्स केमिकल रेसिस्टिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो केमिकल प्लांट्स, सीवर पाइप्स, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाओ आगे। Which property of polymer concrete is superior to ordinary concrete? Ordinary, अच्छा, पॉलीमर कंक्रीट क्या अच्छा देता है? हाँ देखो, पॉलीमर कंक्रीट में क्या अच्छा होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट के मुकाबले? केमिकल रेसिस्टेंस बहुत अच्छा देता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन लो होता है, श्रिंकेज लो होता है, डेंसिटी लो होती है। Which special concrete is most suitable for structured exposed to acids? देखो, एसिड, केमिकल एंड कोरिजन। तो मैंने क्या बताया था कि केमिकल एंड कोरिजन दोनों से आपको रेसिस्टेंस कौन प्रोवाइड कराता है? वो आपका पॉलीमर कंक्रीट कराता है, ठीक है। फेरो सीमेंट क्या होता है? फेरो सीमेंट कुछ नहीं, वो जाली देखे हो, मच्छरदानी वाली जाली जो आप लगाते हो घर के विंडो में, घर के विंडो में मच्छरदानी जाली लगाते हो जी? एक तो है, देखो ऐसे ही जाली लगाते हैं ना घर के विंडो में। हाँ, तो बस इसको बिछा देते हैं 2-3 लेयर्स में, और उसके ऊपर में क्या करते हैं, मोटार डाल देते हैं। तो ये क्या है? मेस है, जाली है ना। ये मेस या जाली है, इसमें क्या किया हम लोग, मोटार, एकदम प्योर मोटार। कैसा मोटार? प्योर मोटार। प्योर मोटार मतलब क्या है उसमें? मोटा नहीं, मोटार, प्योर मोटार। प्योर मोटार में मतलब क्या क्या रहेगा आपका? सीमेंट रहेगा, और क्या रहेगा? पानी रहेगा, और वैसी बात है बालू भी रहेगा ना, सैंड भी रहेगा। बस हम लोग मेस में डाल देते हैं, बिछा देते हैं मेस को, और उसके ऊपर में प्योर मोटार डाल देते हैं। वही होता है आपका फेरो सीमेंट, और कुछ नहीं। देखो, फेरो सीमेंट इज अ टाइप ऑफ थीन रेनफोर्स कंक्रीट। कैसा होता है ये? थीन रेनफोर्स। क्यों? क्योंकि जो जाली होती है वो क्या होती है? बहुत पतली होती है ना। स्मॉल डायमीटर रॉड इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे देखो क्या क्या होगा उसमें। सीमेंट मोटार होगा। जो वायर मैश हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? चिकन मैश। चिकन मैश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये कहाँ गया वो फोटो? ये क्या है आपका? चिकन मैश है। इसको क्या बोलते हैं? चिकन मैश। अब ये सारे वर्ड्स आपको पता होनी चाहिए, बस ऊपर ऊपर से, ठीक है। अब इसका डायमीटर क्या है? स्टील बार्स ही होंगे, लेकिन क्या होंगे? छोटे होंगे। समझ में आया बात? क्रैक रेसिस्टेंट होता है, क्रैक नहीं आएगा। लाइट वेट होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा ये। समझ में आया बात? वाटर प्रूफ होगा, इम्पैक्ट रेसिस्टेंस होगा, खत्म का। देखो क्या हो जाएगा ये एडवांटेज, थीन एंड लाइट वेट सेक्शन बन जाएगा, नहीं पतला हो जाएगा। अरे मोटा मोटा छड़ इस्तेमाल करेंगे तब ना हमारा स्ट्रक्चर मोटा होगा जी। अगर हम लोग एकदम पतला पतला छड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, जो बीम बन के आएगा वो, या जो स्लैब बन के आएगा वो, एकदम उसका थिकनेस पतला होगा। समझ में आ रहा है? वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्ट्रेंथ ज्यादा देगा और वेट क्या हो जाएगा इसका? कम हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो बढ़ जाएगा। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो क्रैक को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? क्रैक कंट्रोल। किसी भी शेप में आसानी से उसको दे सकते हैं, इकोनॉमिकल भी होता है फॉर थीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें स्किल चाहिए। कोरिजन ऑफ मेस, जो हम लोग चिकन मेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अगर सही से प्रोटेक्ट ना करें तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ भाई साहब, इसमें मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर टैंक। अगर आप कभी टैंक, वाटर टैंक बनते देखे हो तो आप देखे होंगे कि इसमें इतनी सारी जालियां लगी होती है ना, हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? फेरो सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। रूफ के सेल्स में इस्तेमाल करते हैं, सिलोस में इस्तेमाल करते हैं, हाँ, प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स में इस्तेमाल करते हैं। चलो, रेनफोर्समेंट यूज्ड इन फेरो सीमेंट इज क्या होता है? वायर मेश, चिकन मेश जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, अपार्ट फ्रॉम ये जो हम लोग का चल रहा है आरआरबी के लिए, बेम्बू कभी इस्तेमाल करते हैं क्या? कभी आपने देखा है? ये एक असाइनमेंट है, ऐसे ही आप सोचना, कभी कभी बेम्बू इस्तेमाल देखे हो क्या रेनफोर्समेंट में?
कमेंट पे बताना हमें। Which special concrete is made of cement mortar reinforced with multiple layers of closely spaced wire mesh? बताओ। मैंने क्या बताया, जो आपका चिकन मेस है, चिकन मेस को हम लोग उसको कई लेयर्स में बिछा देते हैं और उसके ऊपर में प्योर मोटार डाल देते हैं, बस समझ में आया। तो कौन सा हम लोग कर रहे हैं, फेरो सीमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, बैक्टीरियल कंक्रीट। बैक्टीरियल कंक्रीट क्या करेगा, खुद हीलिंग प्रॉपर्टी दे देगा। मान लो अगर कभी कंक्रीट में आपका क्रैक आ गया तो कंक्रीट के क्रैक को क्या करेगा, कंक्रीट के क्रैक को ये खुद ब खुद भर देगा। समझ में आ रहा है, क्या करता है ये, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट होता है कंटेनिंग बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है दैट कैन ऑटोमेटिकली रिपेयर द स्मॉल क्रैक्स, है ना। क्या करता है, खुद खुद ही क्रैक को क्या करता है, हील कर देता है, खुद ही क्रैक भर जाता है इसमें, खुद ही क्रैक भर जाता है। समझ में आया, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ, क्या करता है वो क्रैक भरने के लिए CaCO3 का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। CaCO3 जो है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और क्या होता है, क्रैक्स को भर देता है, दैट्स इट। कौन कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, मुझे नहीं लगता है कि कभी पूछेगा, बट अगर आप याद करना चाहो तो याद कर लें, ठीक है। कुछ नहीं करते, कैसे काम करते हैं बैक्टीरियल कंक्रीट के लिए, क्रैक डेवलप होता है कंक्रीट में, वाटर क्रैक, देखो जैसे कंक्रीट में क्रैक डेवलप होगा, अगर बैक्टीरियल कंक्रीट है तो बैक्टीरियल कंक्रीट है, कोई भी कंक्रीट है, क्रैक तो लाजमी है डेवलप होना, राइट। कम होगा ज्यादा होगा बट होगा तो जरूर। तो जैसे ही क्रैक डेवलप होगा, क्रैक जैसे ही होगा तो वाटर उसमें एंटर करेगा, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ही बैक्टीरिया एक्टिव होगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देगा। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ जाएगा, उस क्रैक में फिल हो जाएगा, अब ऑटोमेटिकली क्रैक खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात। नेक्स्ट, सेल्फ हीलिंग होता है, खुद ब खुद क्रैक को भर देता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़िया होती है, परमेबिलिटी घट जाती है यार, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट्स बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट वो जगह को अपने आप भर देता है ना। वाटर टाइटनेस होता है, देखो लोगों को क्या लगता है कि बैक्टीरियल कंक्रीट होगा तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन नहीं, परमेबिलिटी कम होती है, वाटर टाइटनेस बढ़ जाता है ना, सर्विस लाइफ बढ़ जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है ना ये, बट है ऐसा, समझ में आ रहा है बात। एडवांटेज, एडवांटेज तो बैक्टीरियल कंक्रीट क्या करता है, खुद ब खुद क्रैक को रिपेयर कर देता है, नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑब्वियस सी बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, है ना। स्ट्रक्चरल लाइफ बढ़ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर सीपेज नहीं होता इससे, अभी मैंने बताया ना क्या होता है, परमेबिलिटी घट जाती है, समझ में आ रहा है बात, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीपेज घट जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है ना, कि अगर आप सोचोगे कि बड़ा बड़ा क्रैक ये हील कर दे, तो ऐसा नहीं है, छोटे छोटे क्रैक्स को ही हील कर पाता है, और ये थोड़ा महंगा हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये अभी भी डेवलप ही हो रहा है, फुली डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों ने डिप्लोमा में या फिर अपने बीटेक में ये बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। तो देखो कहाँ पे यूज करेंगे, ऐसे ऐसे जगहों पे यूज करेंगे जहाँ पे कि रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हम लोग नहीं जा सकते। कहाँ, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में नहीं जा सकते, ब्रिजेस में बार बार नहीं जाना है, टनल्स में नहीं जा सकते यार, बड़ा बड़ा वाटर टैंक है वहां नहीं जा सकते, मैरिन स्ट्रक्चर्स में नहीं जा सकते, डैम्स में नहीं जा सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो। तो बोलते हैं कि बैक्टीरियल कंक्रीट में क्रैक अपने आप रिपेयर कैसे हो जाता है, क्या करता है बैक्टीरियल कंक्रीट, अरे बैक्टीरिया क्या करता है, वहां कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, अपने जो क्रैक है उसको भर देता है, बात समझ में आया। नेक्स्ट, विच स्पेशल कंक्रीट यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल भी होता है कंक्रीट में, कैन यू इमेजिन, क्यों, टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और सील कर देता है क्रैक्स को, कौन इस्तेमाल करता है भैया, फेरो सीमेंट, ठीक है ना। देखो गलती से एफआरसी मत डाल देना, फेरो सीमेंट और एफआरसी कंफ्यूज करोगे बाद में, जब आप रिवाइज करोगे ना यू विल गेट कंफ्यूज, बट डोंट गेट कंफ्यूज। ओ सॉरी, यहाँ पे तो बैक्टीरियल कंक्रीट होगा ना, फेरो सीमेंट थोड़ी होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन इस्तेमाल करता है यार, बैक्टीरियल कंक्रीट तो करता है। चलो, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या करेगा, अभी हमने कुछ देर पहले देखा है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या करता था, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में क्या होता था, खुद ही कॉम्पैक्शन दे देता था, राइट। हम लोग को साइट में क्या था, साइट में हम लोग को कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं थी ना, नो नीड ऑफ कॉम्पैक्शन इन साइट,
नेक्स्ट, तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है, आराम से फ्लो होता है, स्प्रेड हो जाता है, फॉर्म वर्क में अपने आप घुस जाता है। नहीं देखो यहाँ पे अब क्या है कि कितना भी ये आपका वाइब्रेटर चला ले या फिर आपका रॉड से कॉम्पैक्शन करने की कोशिश करे, लेकिन बहुत मुश्किल से हर जगह कॉम्पैक्शन हो पाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्लोएबल सीमेंट ले लेंगे, मतलब फ्लोएबल कंक्रीट ले लेंगे जो कि अपने आप बहा के चला जाए, तो हर जगह पे घुस जाएगा, ये हर छेद में घुस जाएगा, मतलब हर वाइड फिल हो जाएगा आपका कंक्रीट से। बात समझ में आ रहा है। तो अंडर इट्स ओन वेट, अपने ही वेट में क्या करता है, ये बढ़ने लगता है। वाइब्रेशन की जरूरत होती है क्या, नहीं होती, विदाउट वाइब्रेशन। ठीक है। अब जापान में इसका हुआ था, प्रोफेसर ओकामुरा करके थे, देख लेना एक बार, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा इसमें, सीमेंट, सारी चीज होंगे, सीमेंट होंगे, फाइन होंगे, वाटर मिनरल। हाँ भाई साहब, दिस इज इंपॉर्टेंट, सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में। ठीक है। मिनरल एडमिक्सचर इस्तेमाल होता है, मिनरल एडमिक्सचर में स्पेशली सिलिका फ्यूम, ये याद रखना है आपको। अभी देखो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है, फ्लोबिलिटी बहुत अच्छा होता है, खुद लेवल हो जाता है, सेग्रीगेशन नहीं होता, नो सेग्रीगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीडिंग भी नहीं करता है। समझ में आ रहा है। सरफेस फिनिश बहुत अच्छा देता है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। चलो, वाइब्रेशन रिक्वायर नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन फास्टर होता है, कॉम्पैक्शन अच्छा देता है, लेबर कॉस्ट घट जाता है ना। कंजस्टेड कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैंने पहले ही बताया, कंजस्ट जहां जहां कंजस्टेड है, बहुत ज्यादा छड़ डाल दिया आपने, वहां पे आप वाइब्रेशन ही नहीं कर पा रहे हो, कॉम्पैक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसे कंक्रीट का इस्तेमाल करोगे ना जो खुद ब खुद वॉइड्स में चले जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया बात। प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस फिनिश देता है। डिसएडवांटेज क्या है, मटेरियल कॉस्ट यहाँ बढ़ जा रहा है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, मिक्स डिजाइन बहुत अच्छे से होना चाहिए इसका, बस। अब देखो कहाँ पे करेंगे, जहां पे रेनफोर्समेंट ज्यादा होगा, जहां पे रेनफोर्समेंट ज्यादा होगा, कहाँ पे होगा, ब्रिज के पियर्स में होगा, हाई राइज बिल्डिंग्स में होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में होगा, टनल का जो लाइनिंग करते हैं ना, टनल का लाइनिंग अगर आप कभी देखे हो, बड़ा है हेवीली रेनफोर्स होता है वो, तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया। अब देखो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट एससीसी फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट, बहुत सही। एससीसी रिक्वायर्स वाइब्रेशन, नहीं भैया नहीं चाहिए, हेवीली रेनफोर्स सेक्शन के लिए करते हैं, बिल्कुल सही। तो 1 and 3 इज ओनली द करेक्ट। ठीक है। Now, which type of concrete can flow through densely reinforced section and achieve full compaction without any external vibration? ये तो अभी पढ़े ना, वाइब्रेशन की जरूरत नहीं है। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैन फ्लो, अपने से बह जाएगा इन डेंसली रेनफोर्स्ड सेक्शन और फुल कॉम्पैक्शन दे देगा, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ठीक है। नेक्स्ट, गुनाइटिंग। चलो, तो इससे पहले हमने देखा था, है ना, ग्राउटिंग देखा था। इससे पहले हमने क्या देखा था, ग्राउटिंग। ग्राउटिंग का इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे, क्रैक्स के लिए ना। ग्राउटिंग का इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे, क्रैक्स के लिए। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम लोग ग्राउटिंग करते हैं एंड गुनाइटिंग करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज आपको नोट करने वाली बात है कि ग्राउटिंग एंड गुनाइटिंग, जब हम लोग ग्राउटिंग करते हैं तो हम लोग जो सीमेंट क्या जो पेस्ट मतलब बनाते हैं, वो जो मोटार बनाते हैं, वो क्या रेशियो में रहता है, वो 1:1.5 के में रहता है, और गुनाइटिंग में इसका जस्ट डबल हो जाता है, 1:3। समझ में आ रहा है बात। अब देखो गुनाइटिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे आ रहा है गन, वर्ड कौन सा आ रहा है, गन। गन क्या करेगा, गन एक प्रेशर के साथ यहाँ पे आपका कंक्रीट को प्लेस करेगा। ठीक है ना। तो गुनाइटिंग क्या होता है, सीमेंट मोटार ही इसमें इस्तेमाल करते हैं या फिर कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न्यूमेटिकली प्रोजेक्टेड। न्यूमेटिकली प्रोजेक्टेड का क्या मतलब हुआ, न्यूमेटिकली प्रोजेक्टेड का मतलब हुआ कि हम लोग प्रेशर के साथ कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं, विथ प्रेशर। हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ प्रेशर कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं, विथ हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा देते हैं। हॉस एंड नोजल, हॉस मतलब क्या हुआ, नली। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नली है ना, ये नली से निकल रहा है, बात वही वाली चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। तो जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, ये जो मटेरियल जा रहा है ना, ये मटेरियल, इसी मटेरियल को हम लोग करते हैं ग्योनाइट, और इसी को हम लोग शॉर्टक्रीट भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ये वर्ड शॉर्टक्रीट। शॉर्टक्रीट ग्योनाइट वही चीज है। अब ये क्या है, आपका मिक्स का रेशियो है ना, मिक्स रेशियो क्या है इसमें, सीमेंट प्लस सैंड। ठीक है, ये सीमेंट है, ये सैंड, ये सीमेंट है, ये सैंड है। नेक्स्ट,
प्रोसेस क्या होता है इसमें, हम लोग ड्राई मिक्स करते हैं सीमेंट एंड सैंड को और गन में भरते हैं, फिर क्या करता है कंप्रेस्ड एयर जो है ना वो आपका क्या करता है कंप्रेस, देखो यहाँ पे जब हमने भरा था इसको सीमेंट एंड सैंड को तो वो ड्राई था, फिर वाटर कहाँ पे ऐड होता है, नोजल में ऐड होता है, और फिर हाई प्रेशर एयर वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है और यहाँ पे मिल जाता है। समझ में आ रहा है, पहले हमने क्या किया है, हमने पहले से ही यहाँ पे रेनफोर्समेंट डाल दिया है, और रेनफोर्समेंट डालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं विथ प्रेशर। समझ में आ रहा है बात, चलो। अब प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉम्पैक्ट कंक्रीट आता है, डेंस आता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा हो जाता है ना, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्रैक रेसिस्टेंस बहुत अच्छा देता है। तो हम लोग जब ग्राउटिंग कर रहे थे तो ग्राउटिंग का इस्तेमाल हम लोग कब कर रहे थे, क्रैक्स को भरने के लिए ना, टू फिल द क्रैक्स। लेकिन ग्राउटिंग जब कर रहे हैं, सॉरी गुनाइटिंग जब कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिटरली जो है कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं विथ सम प्रेशर, प्रेशर डाल, ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या है, फॉर्मवर्क का इस्तेमाल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुनाइटिंग में फॉर्मवर्क का इस्तेमाल है क्या, कहाँ है, कोई फॉर्मवर्क है, डायरेक्ट गन से प्लेस कर रहा है, बात समझ में आया। नेक्स्ट, रिपेयर वर्क्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम हाई प्रेशर के साथ हमने क्या किया, कंक्रीट को क्रैक्स में डाला और वहां पे क्या हुआ, वो अपना स्ट्रेंथ गेन कर लिया, वेरी मस्त। अब देखो फास्ट कंस्ट्रक्शन हो गई है, समझ में आ रहा है बात। अब इसमें मेटेरियल वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, आप देखो यहाँ पे मेटेरियल वेस्टेज बहुत ज्यादा हुआ, ये है ना बहुत ज्यादा इधर गिरेगा, बात समझ में आ रहा है। अब देखो गुनाइटिंग में क्या होगा, रिपेयर ऑफ डैमेज कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। रिटेनिंग वाल जब हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो रिटेनिंग वाल में आपका पता है ये जो रहता है रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा रहता है, राइट, तो वहां पे इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग स्लोप स्टेबलाइजेशन करेंगे तो करेंगे, स्विमिंग पूल में करेंगे, ठीक है ना। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ गुनाइटिंग, गुनाइटिंग का एडवांटेज क्या है, फ्रॉमवर्क का इस्तेमाल करते हैं क्या, फ्रॉमवर्क का तो इस्तेमाल ही नहीं करते हम लोग, है ना। हाँ भैया, अब ये देखो ओवरहेड सरफेसेस, ओवरहेड सरफेसेस मतलब जो सर के ऊपर है, जहां पे कि हम लोग अपने हाथ से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, गुनाइटिंग करेंगे, गन से एकदम प्रेशर के साथ मारेंगे कंक्रीट को और वो क्या करेगा, वहां पे चिपक के रह जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये मैंने डाला हुआ है, हाँ देखो, कैन बी अप्लाइड ऑन वर्टिकल एंड ओवरहेड सरफेसेस, ठीक है, मतलब क्या, जहां पर जहां पर आपका हाथ ना पहुंच पाए, ठीक है। विच कंस्ट्रक्शन टेक्निक इन्वॉल्व्स न्यूमेटिकली प्रोजेक्टिंग सीमेंट मोटार्स, तो हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट मोटार को एक प्रेशर के साथ नोजल के माध्यम से हाई वेलोसिटी के साथ हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट पे डालते हैं, राइट। तो और लाइनिंग वर्क्स में इसका इस्तेमाल होता है, कौन सा करते हैं भाई, ट्रिमिक्स टर्निंग यूनाइटिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, है ना। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। अब देखो एचपीसी, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट क्या होता है, इसमें हाई स्ट्रेंथ होता है, हाई ड्यूरेबिलिटी होता है और सुपीरियर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है ना। क्या करता है, ये स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, वर्केबिलिटी भी अच्छा देता है और रेसिस्टेंस टू ऑल द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं उससे बहुत अच्छा देता है। इंग्रेडिएंट वही रहेगा, ओपीसी रहेगा, सीमेंट रहेगा, फाइन रहेगा, कोर्स रहेगा, सुपर प्लास्टिसाइजर रहेगा, सिलिका फ्यूम्स, सिलिका फ्यूम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मिनरल एडिटिव्स में सिलिका फ्यूम्स हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक भी बढ़ जाएगा और रेसिस्टेंस टू एब्रेजन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। हायर परफॉर्मेंस कंक्रीट क्या होगा, सर्विस लाइफ अच्छा हो जाएगा इसका, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी, अगर सर्विस लाइफ ज्यादा है तो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है कि कम हो जाएगी, है ना। और हायर स्ट्रेंथ रहेगा इसका, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा, इंप्रूव रेसिस्टेंस टू हार्श इन्वायरमेंट्स, हार्श इन्वायरमेंट्स जो आपका आता है ना, जो हम लोग इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस पढ़ते हैं, उन इन्वायरमेंटल, हर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस में ये अपना इंप्रूव रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा।
लेकिन इसमें क्या होगा, अगर इतनी सारी गुण है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और क्या होगा, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। सुपरविजन जो होगा ना वो स्किल लेवल्स के थ्रू ही हो सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब हाई परफॉर्मेंस स्किन का इस्तेमाल कहां करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैं शुरू से बोल रहा हूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मेरीन स्ट्रक्चर्स, जहां जहां पे हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, फ्लाईओवर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस, यहाँ पे एचपीसी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने गोल किया हुआ था, विच मेटेरियल इज कॉमनली एडेड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एचपीसी। एचपीसी का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाते हैं हम लोग, सिलिका फ्यूम डालकर। नाउ सिलिका फ्यूम कैन बी यूज इन एचपीसी, बात सही है। एचपीसी सुटेबल फॉर मैरिन स्ट्रक्चर, ये भी बात सही है। एचपीसी रिक्वायर्स नो क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोडक्शन, वेरी बैड, नॉट सही। 1 and 2 इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब फॉर्मवर्क क्या होता है, फॉर्मवर्क जो हम लोग ढांचा प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये हम लोग फॉर्मवर्क है, देखो यहाँ पे फॉर्मवर्क क्या होता है, टेम्पोररी या फिर परमानेंट मोल्ड ही तो होता है, ढांचा ही तो होता है, यहाँ पे कि फ्रेश कंक्रीट को हम लोग प्लेस करते हैं ना, ताकि हम लोग क्या कर सकें, स्ट्रक्चर को अपने शेप एंड साइज में दे सकें विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या करता है फॉर्मवर्क, क्या करता है, शेप एंड साइज देता है कंक्रीट को, नहीं, फ्रेश कंक्रीट को क्या करता है, सपोर्ट करता है जब तक कि वो हार्ड ना हो जाए, नहीं, प्रॉपर अलाइनमेंट देता है, पोजीशन ऑफ कंक्रीट मेंबर देता है, और लॉस ऑफ सीमेंट स्लरी को बचाता है। समझ में आया बात। तो गुड फॉर्मवर्क का क्या क्या काम है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी जे 72। वो देखो, रेजिडेंट स्टेबल होना चाहिए, वाटर टाइट होना चाहिए, लीक नहीं करना चाहिए कोई भी मोल्ड, राइट, और इरेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, आसानी से डिसमेंटल भी हो जाए। एक बार जब कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर ले तो हम लोग उसको क्या कर सकें, मतलब डिसमेंटल करने में आसानी हो, और ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, उसको रीयूज कर सकें हम, राइट। और जब हम लोग इसका फॉर्मवर्क लगा रहे हैं, जैसे ये फॉर्मवर्क लगा हुआ है, ऐसा ना कि कंक्रीट हम इसमें डालें और वो क्या कर जाए, आपका डिफॉर्म कर जाए, तो डिफॉर्म नहीं करना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, मतलब रिजिडिटी अच्छी होनी चाहिए। अब फॉर्मवर्क का मटेरियल क्या, आप देखो लकड़ी का भी पटरा यूज करते हैं हम लोग, राइट, फॉर्मवर्क के लिए, प्लाईवुड इवन इस्तेमाल होता है, अभी स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, एफआरपी सब यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। चलो नेक्स्ट, अब देखो टिम्बर फॉर्मवर्क है, प्लाईवुड, ये सारी चीजें आपको होती हैं। प्लास्टिक फॉर्मवर्क बहुत कम देखने को मिलता है, बट इस्तेमाल हो रहे हैं अभी। अभी देखो यहाँ पे प्लास्टिक फॉर्मवर्क, प्लाईवुड्स वगैरह है, टायर है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है, अरे भाई स्मूथ कंक्रीट सरफेस मिलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मवर्क को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, एक बार पैसा लगा दिया बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्यूरेट डायमेंशन हम लोग मिल जाता है इसमें, और क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है ना, देखो फॉर्मवर्क अगर हम लोग लगा रहे हैं तो वो तो बेकार का चीज है, एक बार लगाएंगे फिर हटा देंगे, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग अगर फॉर्मवर्क लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें स्किल्ड लेबर चाहिए, अगर स्किल्ड लेबर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिजिड मतलब जो अलाइनमेंट चाहिए हमें, जैसा स्मूथ सरफेस चाहिए वो स्मूथ सरफेस नहीं मिल पाएगा हमारे स्ट्रक्चर का, ठीक है। इवन फेल्योर भी हो सकता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फॉर्मवर्क, गुड फॉर्मवर्क का क्या होना चाहिए, वाटर टाइट होना चाहिए, लीक नहीं करना चाहिए ना, राइट। नेक्स्ट, स्टील फॉर्मवर्क कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स, बात तो सही है। टिम्बर फॉर्मवर्क इज जनरली चीपर देन स्टील वर्क, ये भी सही है। फॉर्मवर्क इज यूज्ड फॉर क्योरिंग, तीनों ही सही लग रहा है यार। चलो नेक्स्ट, फॉर्मवर्क इज यूज्ड फॉर क्योरिंग कंक्रीट, अच्छा क्योरिंग के लिए नहीं करते ना, देखो ये क्योरिंग बोल दिया है, क्योरिंग के लिए थोड़ी करते हैं, तो 1 and 2 सही है। चलिए, तो हम लोग कर रहे थे और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन, प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अब नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कहीं बना ले रहे हैं कोई चीज को और वापस से साइट में लाके उसको फिर से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट, बस प्लेस कर दे रहे हैं। तो अभी आप देखोगे समझ में आ जाएगा, दिख रहा है, ये सारे पैनल्स क्या है, कहीं पे बने हुए हैं ना, अब उसको क्या कर किया गया है, क्रेन के माध्यम से यहाँ पे जस्ट ला के प्लेस कर दिया गया है। तो प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है या कास्टिंग यार्ड में कहीं पे होता है, और ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट फॉर असेंबली, बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में क्या होता है, असेंबली होता है। ये आपका कंस्ट्रक्शन साइट है ना, और कंस्ट्रक्शन साइट में सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे असेंबली करते हैं उसको, मतलब सबको बस जोड़ देते हैं, बात समझ में आया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री फैब्रिकेटेड बोलते हैं। प्री फैब्रिकेटेड मतलब पहले से बना हुआ है। अब प्री फैब्रिकेटेड में जैसे क्या क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे जैसे अभी आपने सुना होगा कि भाई चाइना जो है कोविड के टाइम में हॉस्पिटल्स जब उसे बनाने की जरूरत पड़ी तो कई सारे हॉस्पिटल्स मतलब
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बहुत कम दिनों में बना दिया। कैसे बना दिया? बाय द हेल्प ऑफ दिस प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन। तो बीम्स, कॉलम, स्लैब सब कुछ बने हुए हैं, बस लाके उसको प्लेस कर दे रहे हैं। देखो पूरा रूम ही लाके प्लेस कर दे रहा है एक तरह से, है ना? भी देखो, तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगे देख रहे हो? पूरा घर ही बना हुआ है एक फ्लोर का, बस लाके प्लेस कर दिया। तो अब सोचो आप इस तरह के कंस्ट्रक्शन में कितना ही समय लगेगा। तो इसी के माध्यम से क्या किया था चाइना, जो कोविड के टाइम में जब हॉस्पिटल्स की कमी हो रही थी ना, तो वो बहुत तेजी से काम किया था अपने कंस्ट्रक्शन में। तो फैक्ट्री मेड कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, है ना? अब देखो फैक्ट्री में बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई क्वालिटी होगी, फास्टर कंस्ट्रक्शन होगा, लेबर कम लगेंगे साइड पे, और फिनिशिंग जो मिलेगी बड़ा यूनिफॉर्म मिलेगा, राइट? एडवांटेजेस तो आपको पता है, रैपिड कंस्ट्रक्शन होगा, बेटर क्वालिटी कंट्रोल होगा। डिसएडवांटेजेस में क्या हो जाएगा? देखो अगर कहीं से पहले से बना हुआ है, बेटर क्वालिटी इज लाइक व्हाट? क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू मनी, है कि नहीं? आप बताओ। अब भाई ज्यादा पैसा लगाओगे तभी तो अच्छा क्वालिटी मिलेगा ना। तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी की डिफिकल्टी तो रहेगी, है कि नहीं? हाँ, अब मान लो जैसे कि यहाँ पे है, अब आपको जो रूम का साइज मिल रहा है वो इतने ही रूम के साइज का मिल रहा है। अब आप चाह रहे हो कि भाई नहीं, मेरा रूम का साइज बड़ा होना चाहिए, या फिर आप चाह रहे हो कि नहीं, मेरा दीवारों का जो थिकनेस है वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी, राइट? तो वही है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मॉडिफाई आप नहीं कर सकते ना साइट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूज होता है, सभी जगह यूज होता है लगभग। रेसिडेंशियल में, इंडस्ट्री में, ब्रिज में, रेलवे प्लेटफॉर्म्स। ऑब्वियसली बात है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? मास हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स तो उसको कहते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ही आएंगे, इसमें ज्यादा आएंगे तो कुछ, क्योंकि सिंगल लाइन पूछने वाला कुछ है नहीं ना, सिंगल वर्ड से कुछ। देखो क्या बोल रहा है, प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑफ साइट। बहुत बात सही तो है ना? ऑफ साइट मतलब क्या हुआ? साइट पे नहीं बनता, कहीं फैक्ट्री में बन रहा है, कहीं पे बन रहा है। प्री फैब्रिकेशन रिड्यूसेस कंस्ट्रक्शन टाइम, बात तो सही है। प्री फैब्रिकेटेड अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन टाइम बच जाएगा। प्री फैब्रिकेशन इंक्रीजेस मटेरियल वेस्टेज, भाई इंक्रीज नहीं करेगा ना, मटेरियल का वेस्टेज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में बना रहे हैं, तो एक कंट्रोल कंस्ट्रक्शन में करेंगे ना, हमारी कंट्रोल में रहेगा हर चीज, तो क्या हो जाएगा? वेस्टेज कम हो जाएगा, वेस्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये गलत है, तो 1 और 2 ओनली सही है। नेक्स्ट, तो देखो सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक्स। सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक्स में हमें क्या करना पड़ता है? सॉइल भी खराब होता है, इजंट इट? और अगर सॉइल खराब है तो सॉइल को हमें ठीक करना पड़ेगा। सॉइल खराब होने का क्या मतलब है? सॉइल खराब होने का मतलब है कि उसका जो बियरिंग कैपेसिटी है, सॉइल खराब होने का मतलब है उसका बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। हम्म, बियरिंग कैपेसिटी लो हो जाएगा। और क्या, मेनली तो हम लोग बियरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं ना। और क्या हो जाएगा? उसका जो, मतलब अगर कहीं स्लोप है तो स्लोप स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, है ना? स्लोप की स्टेबिलिटी लो हो जाएगी। तो वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, सॉइल एनफोर्समेंट टेक्निक क्या होता है? इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। बेसिकली हम लोग बात किस पे करेंगे? बेयरिंग कैपेसिटी पे ही बात करेंगे। बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल का अगर बढ़ गया तो काम हो गया। कैसे करेंगे? बाय रेनफोर्सिंग। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? रेनफोर्सिंग। अच्छा, रेनफोर्सिंग का आप लोग को लिटरल मीनिंग पता है ना क्या होता है? रेनफोर्सिंग का लिटरल मीनिंग होता है मदद करना। लिटरल मीनिंग मतलब उसका वर्ड का मतलब है ना, रेनफोर्स का मतलब होता है मदद करना। तो हम लोग सॉइल को क्या कर रहे हैं? रेनफोर्स कर रहे हैं, मतलब मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे, कैसे मदद कर सकते हैं, है ना? ताकि क्या हो, उसका बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो अभी देखते हैं, तो क्या करेंगे, क्यों करेंगे, सबसे क्या करेंगे वो तो अभी देखने वाले। क्यों करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्यों करेंगे? सीएल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उसका बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, सेटलमेंट घटाना पड़ेगा, सॉइल स्टेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, सॉइल इरोजन घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आप याद करो। ये याद करने वाली चीज है ही नहीं यार, एक बार खाली दिमाग से क्रॉस करना है कि सॉइल में हमें क्या चाहिए। आप सिविल इंजीनियर ऑलरेडी हो, आई एम नॉट मेकिंग यू सिविल इंजीनियर। ओके, चलो अब देखो हम लोग कैसे करेंगे। क्यों करेंगे का जवाब यहाँ पे, सॉइल एनफोर्सिंग क्यों करेंगे। क्यों करेगा जवाब ये है, क्यों करेंगे, तो इसका जवाब यहाँ पे है, राइट? क्या करेंगे का जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सॉइल रेनफोर्स करने के लिए क्या करेंगे? जियो टेक्सटाइल रेनफोर्समेंट लगाएंगे। जियो टेक्सटाइल रेनफोर्समेंट क्या होता है, जियो ग्रिड्स क्या होता है, जियो सेल्स क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा। देखो यहाँ पे जियो टेक्सटाइल कुछ नहीं, आप देख सकते हो,
कैसा है, मतलब कपड़े की तरह है, कपड़े की तरह है, लेकिन क्या है, या तो ये नॉन उवन हो सकता है या फिर उवन, उवन मतलब सिला हुआ, या तो सिला हुआ हो या फिर नहीं हो। बेसिकली करता है क्या है जियो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल क्या करता है कि अगर ये नीचे सॉइल है यहाँ पे, अब ये क्या करेगा ना, मान लो पानी आएगा तो क्या करेगा, कंप्लीट ड्रेनेज देगा, परमेबल मेम्ब्रेन होता है ये, तो पानी तो पास कर जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, सॉइल यहाँ पे बंधा हुआ रह जाएगा, है ना। तो मेन फंक्शन में देखो, सेपरेशन आता है, फिल्ट्रेशन आता है, ड्रेनेज, ड्रेनेज इजिली कर देता है, और क्या करता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। अलाउज वाटर टू पास व्हाइल रिटेनिंग सॉइल पार्टिकल्स, बेसिकली क्या किया है, सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है। समझ में आ रहा है बात। सॉइल को दूसरे मेटेरियल से मिक्स होने से बचाता है जियो टेक्सटाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, प्रिवेंट सॉइल मिक्सिंग, मेंटेन ड्रेनेज एफिशिएंसी एंड इंप्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। अब देखो जियो ग्रिड में क्या करते हैं, बस वैसा ही होता है, मतलब स्टील बार्स होते हैं, लेकिन क्या होता है, ग्रिड फॉर्म में होते हैं ऐसा, ठीक है। ये फोटोज के साथ ना क्या है, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जियो ग्रिड, जियो सेल्स क्या होते हैं ना, बस जियो ग्रिड की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा 3D स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया। तो जो जियो ग्रिड में आपको क्या पूछ सकता है, जियो ग्रिड में पूछ सकता है कि हम लोग ना जियो ग्रिड देते क्यों है। तो जियो ग्रिड देके क्या होता है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट सॉइल को हम लोग देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कि सॉइल में लोड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सॉइल हेल्प करता है विद इन द लेयर्स। जियोग्रिड्स क्या करता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है विद इन द सॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना। समझ में आया बात। नाउ जियो सेल्स भी वैसा ही कि बस 3D स्ट्रक्चर है ना, 3D कन्फाइनमेंट है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या करता है, ये सॉइल को लेटरली मूव नहीं करने देगा। अगर आप थोड़ा डीप में जाके पूछना चाहे ना, तो यहाँ पे पूछ सकता है, रेस्ट्रिक्टिंग लेटरल मूवमेंट एंड इनहेंसिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन। लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी दे रहा है, बेटर कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है, जियो ग्रिड से अच्छा लोड डिस्ट्रीब्यूशन कौन देगा, जियो सेल्स देगा, और लेटरल मूवमेंट ऑफ सॉइल को भी क्या करेगा, ये रोक के रखेगा। समझ में आया बात। चलो नेक्स्ट, सॉइल नेलिंग। सॉइल नेलिंग क्या करते हैं, ये स्लोप है, इस स्लोप को हमको क्या करना है, बचाना है। तो बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें क्या करेंगे, कांटी ठोक देंगे, लेकिन लंबा लंबा कांटी होगा। सॉइल मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टील नेल्स या स्टील बार्स यहाँ पे लगा देते हैं, देख रहे हो। ये जियो टेक्सटाइल लगा के क्या किए हम लोग, यहाँ पे आपका सॉइल बार्स लगा दिए, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो, स्टील बार्स इंसर्टेड इनटू स्लोप्स और एक्सकेवेशन से सॉइल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सीधा सा बात है। इसी को हम लोग सॉइल नेलिंग कहते हैं। सॉइल नेलिंग मतलब कांटी ठोक, ठीक है। रेनफोर्स अर्थ टेक्निक, इसमें कुछ नहीं करते, मेटल स्ट्रिप्स लेते हैं, या मेटल स्ट्रिप्स या जियो सिंथेटिक्स लेते हैं, उसको बिछा देते हैं रिटेनिंग वॉल्स में। देखो, यूज इन रिटेनिंग वॉल्स एंड एम्बैंकमेंट्स, कहाँ पे क्या करते हैं, रेनफोर्स अर्थ टेक्निक, क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मेटल स्ट्रिप्स का इस्तेमाल। तो ये जो चीजें टर्मिनोलॉजीज में बता रहा हूँ वो याद रखना है। फाइबर एनफोर्समेंट, कुछ नहीं, कुछ नेचुरल फाइबर्स सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, नेचुरल फाइबर सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, जिस कारण से क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और क्रैक घट जाता है, ठीक है। फाइबर एनफोर्समेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नेचुरल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, पीएचडी नहीं करना है, ये याद रखना जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आप देख पा रहे होगे मैं बड़ा कैजुअल तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये तो ऐसे होता है ना, ठीक है ऐसे होता है, जैसे कहानी नहीं सुनाते वैसा कहानी सुना रहा हूँ मैं एक तरह से। तो कहानी सुनते हुए पढ़ लो, खत्म हो जाएगा बात। समझ में आ रहा है। तो सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं यार, हाईवे में करेंगे। जैसे ये हाईवे बनाना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको सही से ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, तो हम लोग यहाँ पे जियो टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल कर देंगे। देखो ना जियो टेक्सटाइल कहाँ गया, ये जियो टेक्सटाइल के यहाँ पे बिछा देंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट फोटो में मैं वही क्यों यहाँ नहीं दिखाया गया फोटो, कोई बात नहीं, जियो टेक्सटाइल यहाँ पे बिछा देंगे। बात समझ में आया। चलो, ब्रिज अप्रोचेस में होता है सॉइल स्लोप स्टेबलाइजेशन, लैंडफिल कंस्ट्रक्शन, एम्बैंकमेंट्स एंड रिटेनिंग वॉल्स, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये पूछेगा। हाँ नेक्स्ट, अब देखो जियो टेक्सटाइल्स आर यूज्ड फॉर सॉइल रेनफोर्समेंट, बात तो सही है। सॉइल नेलिंग कहाँ पे करते थे, स्लोप स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सॉइल रेनफोर्समेंट डिक्रीजेस नहीं भाई, इंक्रीजेस, तो 1 एंड 2 ओनली सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई साहब, यहाँ पे आता है होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट्स, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपको ना वन से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन श्योर रहेंगे। समझ में आ रहा है। 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें भी आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे पार्ट्स को याद रखना है। देखो जैसे
सबसे पहले पूछा जाएगा कि होस्टिंग इक्विपमेंट का काम क्या है और कन्वेइंग इक्विपमेंट का काम क्या है। तो होस्टिंग इक्विपमेंट क्या करता है, मटेरियल को वर्टिकली लिफ्ट करने में हेल्प करता है, सिर्फ ऊपर उठाना है तो हम लोग होस्टिंग इक्विपमेंट यूज करेंगे। कन्वेइंग इक्विपमेंट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस। तो क्या मैंने बताया कि एक है आपका होस्टिंग इक्विपमेंट, एक है आपका कन्वेइंग इक्विपमेंट। तो होस्टिंग इक्विपमेंट क्या करेगा, वर्टिकली आपको हेल्प करेगा सामान को उठाने में, और कन्वेइंग इक्विपमेंट हॉरिजेंटली हेल्प करेगा आपको सामान को इधर से उधर ले जाने में। खत्म, दैट्स इट। समझ में आया बात? चलो, अब होस्टिंग इक्विपमेंट में क्या है, सामान को लिफ्ट ही तो करना है। हाँ, तो लिफ्ट हम लोग हाथ से क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हैवी मटेरियल है, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, क्रेन का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये क्रेन, देखे वो घर में। अब क्रेन का बहुत सारा टाइप्स है, क्रेन का अलग अलग पार्ट्स है, नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, बस आपको याद रखना है, टावर क्रेन होता है, मोबाइल क्रेन होता है, क्राउलर क्रेन होता है, गैंट्री क्रेन होता है। अब लेकिन इन चीजों को इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक ही टॉपिक से सवाल नहीं पूछना है उसको। ठीक है, तो एक तो आपका क्रेन हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, होइस्ट। होइस्ट क्या करता है भाई साहब, लिफ्टिंग मटेरियल वर्टिकली, वर्टिकली इसको उठाने में काम करता है होइस्ट। जैसा क्रेन्स कर रहा था वैसा ही आपका होइस्ट भी कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, विंचेस। विंचेस क्या करता है ना, पुल करता है, पुलिंग एंड लिफ्टिंग लोड्स यूजिंग वायर का रोप्स। वायर रोप्स के मदद से, ये देखो विंचेस वायर रोप के मदद से क्या करता है, पुल एंड लिफ्ट करता है। ठीक है ना। एलिवेटर्स जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो, बस ये है एलिवेटर। एलिवेटर का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट करता है वर्कर्स को या फिर मटेरियल्स को फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। आप देखे भी होंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ही। अब देखो कन्वेइंग इक्विपमेंट, कन्वेइंग इक्विपमेंट क्या करता है, हॉरिजेंटली चीजों को इधर से उधर लेके जाता है ना। तो अब यहाँ पे सवाल कैसे कैसे पूछेगा, एकदम ध्यान से देखना। बेल्ट कन्वेयर, देखो ये बेल्ट कन्वेयर दिख रहा है, ये बेल्ट कन्वेयर। तो बेल्ट लगा रहता है, घूमता रहता है। अगर आप एयरपोर्ट गए होगे तो देखे होगे, नहीं तो फिर आप रेलवे स्टेशन से भी आजकल देखते हो चेकिंग में, है ना। तो कंस्ट्रक्शन साइट में हम लोग क्या यूज करेंगे, सैंड, ग्रेवल, सीमेंट या फिर एग्रीगेट को इस जगह से उस जगह पे लेके जाना है, कहीं वन साइड टू डिफरेंट साइड। समझ में आ रहा है, तो वहां पे हम लोग बेल्ट कन्वेयर का यूज कर लेंगे। अब देखो इसी में एक आता है आपका स्क्रू कन्वेयर, मतलब ऐसा ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसा 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 जगह बना हुआ रहता है बीच बीच में। तो ये ना आपको याद रखना है, सीमेंट के लिए स्पेशली यूज होता है इसका। समझ में आया, सीमेंट या फिर फाइन मटेरियल्स के लिए इसको रोटेटिंग स्क्रू यहाँ पे लगा रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, अब देखो बकेट कन्वेयर। बकेट कन्वेयर आपको दिख रहा है, यहाँ बकेट की तरह है, यहाँ डालो चलता जाएगा आगे आगे। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, बकेट कन्वेयर बोल दो इसको, बकेट एलिवेटर भी हो सकती है। उसके बाद आता है आपका सूट कन्वेयर। सूट कन्वेयर क्या होता है, कुछ नहीं, आप यहाँ पे सामान रखोगे, अपने ही बल पे धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे रखोगे, फिसल के यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो कैसे आ रहा है, बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ही तो आ रहा है, ग्रेविटी की मदद से आ रहा है ना। तो सूट कन्वेयर में क्या होता है, मूव अंडर ग्रेविटी, बस। इंक्लाइन चैनल्स होता है, याद रखना है, बस खत्म हो गया। पोस्टिंग एंड कन्वेइंग खत्म। देखिए कितना आसान था, इसी पे डर रहे थे क्या। चलो नेक्स्ट। एडवांटेज क्या है भाई, लेबर रिक्वायरमेंट कम हो जाता है ना, ऑब्वियस सी बात है। कंस्ट्रक्शन स्पीड बढ़ जाएगा, सेफ्टी बढ़ जाएगा, हैंडलिंग अच्छे से होगा, आपका मेटेरियल वेस्टेज कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बताने वाली चीज तो है नहीं, आप लोग तो ऑलरेडी इंजीनियर्स हो, है ना। तो एप्लीकेशन कहाँ पे है, जहां जहां हमारे कंस्ट्रक्शन का काम होगा वहां वहां इसका इस्तेमाल होगा। नाउ क्वेश्चन क्या है, सीमेंट। देखो अभी मैं बता रहा था आपको कि कौन से कन्वेइंग इक्विपमेंट बेस्ट होंगे सीमेंट के लिए। तो सीमेंट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सूट, व्हीलब्रो, डंपर, सूट नहीं, सूट तो नहीं था ना, स्क्रू कन्वेयर, राइट, स्क्रू कन्वेयर था। देखो स्क्रू कन्वेयर क्या था, देखो स्क्रू कन्वेयर यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया आपके लिए कि सीमेंट जो है स्क्रू कन्वेयर से इधर से उधर जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, टावर क्रेन्स आर यूज्ड फॉर हाई राइज कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे इतना डिटेल में तो नहीं जाना है, लेकिन आप खुद से सोचना है कि टावर क्रेन कैसा होता है। टावर क्रेन आपका क्रेन का ही पार्ट है, जो कि आपका क्या करेगा,
लिफ्टिंग पे काम आता है ना, हाई राइज कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। नाउ बेल्ट कन्वेयर्स आर सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस मेटल सपोर्ट। हाँ, अब यहाँ पे आप एक चीज याद रख सकते हो, जैसे ये बेल्ट कन्वेयर है ना, तो बेल्ट कन्वेयर में आपको क्या मिल जाएगा, कंटिन्यूअस मिल सकता है, हमेशा मिलेगा जरूरी नहीं है, बट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स मिल सकता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, बकेट एलिवेटर्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स वर्टिकली, तो सारे सही लग रहे हैं इसमें तो यार, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो कंक्रीट मिक्सचर्स, कंक्रीट मिक्सचर्स तो आपने, कंक्रीट मिक्सचर्स आपने ऑलरेडी देख रखा है, हमने देख रखा ना पहले से। क्या करता था, सीमेंट को मिक्स, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और जो वाटर था सबको यूनिफॉर्मली मिक्स करता था, राइट। अब देखो बैच मिक्सर क्या होता है, कुछ नहीं, बैच मिक्सर मतलब क्या हुआ, एक बैच सीमेंट हम लोग, मतलब एक बैच हम लोग कंक्रीट बनाएंगे, फिर उसके बाद रुक जाएंगे, फिर उसके बाद जब जरूरत होगा तब बनाएंगे, तो बैच मिक्सचर हो गया। बैच मिक्सचर आपका कितना तरह का हो गया, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्स ड्रम, याद रखना है। आपको ना कुछ नहीं करेगा, बोलेगा नॉट, मतलब टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ बैच मिक्सचर या फिर कंटिन्यूअस मिक्सचर, ऐसा सवाल पूछेगा, कुछ भी ज्यादा डिटेल में नहीं पूछने वाला। समझ में आ रहा है। तो बैच मिक्सचर क्या हुआ कि थोड़ा सा बनाया फिर बाद में थोड़ा सा बनाएगा, ऐसे कंटिन्यूअस आपको लगातार एक के बाद एक तो नहीं मिलता जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस मिक्सचर क्या होता है, कंटिन्यूअस मटेरियल्स आर कंटिन्यूअसली फेड, मटेरियल्स आप लगातार इसमें डाल रहे हो, और जो प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलता जा रहा है, प्रोडक्ट जो आपको मिलता जाएगा ना वो डायरेक्टली आपको एकदम कंटिन्यूअस मिलता जाएगा। तो लार्ज प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज भी आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअसली, और मटेरियल भी आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली फीड करोगे, ठीक है। अब ये सारे नन ऑफ योर बिजनेस, प्लीज डोंट फोकस ऑन दिस, ठीक है। आप ना इमेज देख लो, टिल्टिंग आप घर पे भी देखे होंगे, टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, नॉन टिल्टिंग हम लोग घर में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। रिवर्स ड्रमिंग कुछ ऐसा दिखता है, और कंटिन्यूअस मिक्सचर को आपका कुछ ऐसा, सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। टिल्टिंग और नॉन टिल्टिंग तो आप लोग जनरली देखे होंगे मेरे ख्याल से, नहीं। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन करते आ जाओ। इन अ टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर कंक्रीट इज डिस्चार्ज बाय, बताओ, टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर में कंक्रीट को डिस्चार्ज करने के लिए क्या करते हैं। अरे बबुआ, यहाँ देखो, ये है, ये घर में लाई होगे अपने घर के ढलैया में, है, तो मिक्सर कहाँ से निकलता है, यहाँ से तो निकलता है, डालते भी इसी में है, और फिर इसको घुमा देते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं तो ये घूम जाता है, और फिर यहीं से निकाल लेते हैं, ऐसे ही ना करते थे। तो कहाँ से निकलता है ये, टिल्टिंग द ड्रम से, नहीं, कंक्रीट डिस्चार्ज कहाँ से होता है, टिल्टिंग द ड्रम से। नेक्स्ट, नाउ कंक्रीट मिक्सर्स प्रोवाइड यूनिफॉर्म मिक्सिंग, बात तो सही है, कंटिन्यूअस मिक्सचर सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद बोलते हैं नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर्स डिस्चार्ज कंक्रीट बाय टिल्टिंग द ड्रम, ये तो गलत है, रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो स्टोन क्रशर, दिस आर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। स्टोन क्रशर क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े पत्थर होंगे, उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तोड़ देना है, दैट्स इट, है ना। तो रेड्यूस क्या करता है इसको, रेड्यूस द लार्जर स्टोन्स और रॉक्स इनटू स्मॉलर साइजेस, बस, ठीक है ना, ताकि क्या कर सके, मतलब उसमें कंक्रीट बना सके, रोड वर्क्स में यूज कर सके, या फिर रेलवे ब्लास्ट, रेलवे ब्लास्ट में इसका इस्तेमाल कर सके। चलो नेक्स्ट देखो, जॉ क्रशर, ये देखो फोटो, फोटो देखो ज्यादा समझ में आएगा, कुछ नहीं, कंप्रेस कर रहा है, इधर से भी दबा रहा है, इधर से भी दबा रहा है, इधर से भी दबा रहा है, सब जगह से दबा के क्या किया, तोड़ दिया, खत्म। समझ में आया बात। अब ये ग्रेविटी क्रशर, नन ऑफ योर बिजनेस, हेवी ड्यूटी क्रशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आपने देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है। तो बस आपको ना याद रखना है कि हाँ इसी ये सब क्रशर्स का नाम है, जैसे क्या, ग्रेविटी क्रशर हो गया, जॉ क्रशर हो गया, ठीक है, कोन क्रशर हो गया, ठीक है। अब कोन क्रशर में आपको याद रखना है कि ये सेकेंडरी क्रशर है, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको कि जो आपका ग्रेविटी क्रशर होता है ये प्राइमरी क्रशर है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रोल क्रशर, ये देखो क्या है, दोनों तरफ रोल चल रहा है, बीच में जैसे पत्थर आएगा टूट जाएगा, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, मीडियम एंड फाइन क्रशिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो रोटेटिंग रोलर्स होते हैं,
अब एक बार जैसे ये दिमाग में फोटो के साथ चलेगा ना, तो आपको फिर वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार आप ऐसे ही स्क्रॉल करते जाओगे ना, फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक पीपीटी एक बार स्क्रॉल करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, डोंट वरी। देखो हैमर क्रशर, बस हैमर मारता रहता है, हथौड़ा मारते रहता है, टूटता रहता है। तो हथौड़ा मार के कहाँ पे टूटेगा? ब्रिटल मेटल ही तो टूटेगा। समझ में आया बात? तो हैमर क्रशर कहाँ पे इस्तेमाल होगा आपका? ब्रिटल मेटल्स में इस्तेमाल होगा। चलो, विच क्रशर जनरली हैज अ हायर कैपेसिटी देन जॉ क्रशर? अभी देखो, हम लोग जॉ क्रशर देखे थे, ये जॉ क्रशर था, बहुत सिंपल सा था, नहीं? अब ग्रेविटी क्रशर कैसा था? हैवी ड्यूटी क्रशिंग था। तो अभी आप देखो सवाल क्या पूछा है, विच क्रशर जनरली हैज हायर कैपेसिटी देन जॉ क्रशर? रोल क्रशर आप देख लिए, हैमर क्रशर देख लिए, कोन क्रशर देख लिए, सबसे ज्यादा हैवी ड्यूटी वाला कौन था? ग्रेविटी क्रशर। अब देखो, अब ये सारी चीज आपको नाम नहीं गया है दिमाग में, तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे क्या है। तो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछेंगे। अब देखो, ग्रेविटी क्रशर हैज हायर कैपेसिटी देन जॉ क्रशर, बात तो सही है। इंपैक्ट क्रशर वर्क्स बाय इंपैक्ट फोर्स, बात सही है। जॉ क्रशर यूज्ड ओनली फॉर फाइन क्रशिंग, नॉट फॉर फाइन क्रशिंग ऑब्वियसली। तो 1 एंड 2, ठीक है। तो देखो पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट क्या है? पाइल आपको पता है क्या होता है ना? तो पाइल को, ये देखो पाइल है, पाइल को हम लोग जमीन के अंदर गाड़ रहे हैं, बस सीधा सवाल। तो कैसे गाड़ेंगे? ऐसे अपने आप चले जाएगा क्या? कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना, कंसिस्ट ऑफ मशीन्स होते हैं उसमें, है ना, यूज्ड फॉर ड्राइविंग पाइल इनटू द ग्राउंड, बस फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो पाइल फ्रेम, अब ये सारी चीजें एक बार आप देख लेना, नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो। अब देखो, हॉट मिक्स बिटुमेन प्लांट्स है, ये सारी चीजें एक बार आप देखोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका फ्लोर पॉलिशिंग मशीन। फ्लोर पॉलिशिंग मशीन में क्या होता है यहाँ पे अभी आप देखो, तो फ्लोर पॉलिशिंग मशीन में क्या क्या इस्तेमाल होता है? अभी ना हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, वहां पे आपको बताऊंगा मैं कि तेराजो फ्लोरिंग क्या होता है, मार्बल फ्लोरिंग क्या होता है, कंक्रीट फ्लोरिंग क्या होता है, तो वो सारी चीजें। तो फ्लोर पॉलिशिंग मशीन में क्या होता है कि पॉलिशिंग मशीन मतलब क्या करता है? स्मूथ बनाता है उसको, नहीं, और पॉलिश कर देता है, बस सीधा सा बात है। तो अब ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली पार्ट नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा देखो, जो क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो तो एक बार देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर्स कैन बी पॉलिश यूजिंग अ फ्लोर पॉलिशिंग मशीन? तो सारी चीजें यूज होती है? सारे फ्लोर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलो, फाइबर इन कंस्ट्रक्शन, ये ऑलरेडी हमने देख रखा है, ठीक है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फाउंडेशन डिजाइन, ये सारी चीजें देख चुके हैं। सेटलमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग फाउंडेशन डिजाइन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फाउंडेशन डिजाइन, तो फाउंडेशन क्या है ये तो आपको पता है, नहीं? लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है दैट ट्रांसफर द लोड सेफली टू द सॉइल, राइट? फाउंडेशन क्या करता है भाई? फाउंडेशन हमारे क्या करता है? लोड को सॉइल तक डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, ग्राउंड में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है फाउंडेशन, और तो कुछ नहीं करता। अब देखो रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फाउंडेशन, ये सारी चीजें तो आप लोग ऑलरेडी सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, है कि नहीं? सेटलमेंट मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम सेटलमेंट होना चाहिए, सेफ अगेंस्ट शियर फेल्यूर होना चाहिए, स्टेबिलिटी देना चाहिए स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग में, है ना, बियरिंग कैपेसिटी एडिक्वेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो जरूरी नहीं है, इतना तो हो कि मेरा लोड ले सके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का, है ना। तो अब सैलो फाउंडेशन कितने तरह का होते हैं? आइसोलेटेड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, स्ट्रैप होते हैं, रैफ्ट होते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं इन चीजों पे बात करूंगा तो आपको लगेगा कि अब टाइम पास हो रहा है, सो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्राइमरली डील्स विद, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग किस पे डील करता है? ऑब्वियसली सॉइल एंड रॉक बिहेवियर पे, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शैलो फाउंडेशन? बताओ, शैलो फाउंडेशन में से कौन सा है? ये तो सारे डीप फाउंडेशन हो गए ना। चलो इन क्वेश्चंस को देख लेना। एडवांस सर्वे इक्विपमेंट्स है जो कि सर्वे में आप ऑलरेडी बहुत सी चीजें कर चुके हो, ठीक है। तो इन चीजों को आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वाटर प्रूफिंग में भी मैं बहुत ज्यादा समय नहीं देने वाला, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो कि आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में पिछले बार भी पूछे हैं, और आप पिछला का पिछले 2018 वाला भी देखोगे तो वहां भी पूछा हुआ है, मतलब हर बार पूछा है। बिल्डिंग मेंटेनेंस क्रैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ग्राउटिंग, ग्राउटिंग क्या होता है? अब ग्राउटिंग, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई।
ग्राउटिंग आप लोग बिल्डिंग मटेरियल वाले पार्ट में भी पढ़े होंगे, ग्राउटिंग पढ़े होंगे, गुनाइटिंग पढ़े होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउटिंग में क्या करते हैं, ग्राउटिंग हमने शायद इससे पहले भी बताया कि आपको, ग्राउटिंग पहले भी डिस्कस किया हमने, राइट। प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ फ्लूइड मटेरियल, हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड मटेरियल को क्रैक में डाल देते हैं, नहीं। ग्राउट होता है, जो फ्लूइड मटेरियल होता है, जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउट बोलते हैं। फ्लूइड मटेरियल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउट बोलते हैं। और उसी ग्राउट को क्या करते हैं, क्रैक में डाल देते हैं, क्रैक के वॉइड्स में, है ना। और वो क्या करता है, वाटर लीकेज को मतलब कम कर देता है, या फिर आप सील मतलब क्रैक को सील कर देता है, सिंपल सी बात है। गुनाइटिंग में क्या करते थे हम लोग, ये चीजें मुझे लग रहा है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, राइट। गुनाइटिंग में क्या करते थे, एक न्यूमेटिक प्रेशर के साथ हम लोग फेंकते थे मोटार को, नहीं, थ्रू नोजल। और उससे क्या होता था, पहले ही हम लोग रेनफोर्समेंट बिछा लेते थे, उसमें डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे मोटार को विथ प्रेशर फेंकते थे, है कि नहीं। मैंने ये भी बताया था कि इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। अब देखो इपॉक्सी इंजेक्शन, बस इंजेक्शन ही एक तरह से दिया जाता है। फाइन क्रैक्स जहां भी रहेगा, फाइन क्रैक्स में हम लोग क्या करेंगे, इपॉक्सी इंजेक्शन देंगे। इपॉक्सी इंजेक्शन इज फॉर फाइन क्रैक्स, ये भी याद रखना है, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या करता है ये, फिल एंड सील द क्रैक्स इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, बस अंडर प्रेशर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सीलिंग से देंगे तो प्रेशर के साथ ही देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, यूनाइटिंग यूजेस compressed air, बात सही है। वाटर इज एडेड एट द नोजल एंड गुनाइटिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, सारा चीज सही लग रहा है। नेक्स्ट, ग्राउटिंग हेल्प्स टू इंक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी नहीं भाई, डिक्रीजेस प्रोबेबिलिटी। रिड्यूसेस स्ट्रेंथ नहीं, रिड्यूसेस सीपेज, बात सही है। इंक्रीजेस पोरोसिटी नहीं, ठीक है। ना देखो, विच क्रैक रिपेयर मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिस्टोरिंग द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम हैविंग फाइन डॉर्मेंट क्रैक्स। देखो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, फाइन डॉर्मेंट क्रैक्स। फाइन डॉर्मेंट क्रैक्स रहेगा तो क्या हम लोग ग्राउटिंग करेंगे, नहीं करेंगे बच्चा, इपॉक्सी इंजेक्शन देंगे। नेक्स्ट, काउजेस एंड रिमेडियल मेजर्स, सेटलमेंट, बिल्डिंग सेटलमेंट कैसा होता है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये कैसा है, ये आपका सेटलमेंट है क्या, इसमें इसमें कोई सेटलमेंट नहीं है। इसमें है क्या, हाँ है ना, थोड़ा सा है, नहीं तो ये हल्का सा सेटल किया है। टिपिंग सेटलमेंट तो थोड़ा सा सेटल किया है। अब देखो यहाँ पे क्या, बहुत ज्यादा अगर सेटल कर गया ये, एक तरह से पूरा क्रैक आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या, डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है, बट फिर भी देख लो। क्या, अनइक्वल सेटलमेंट हो गया ना, जैसे यहाँ पे हुआ, ये पूरा अंदर चला गया और ये एकदम बिल्कुल यहीं पे रहा। तो व्हेन सेटलमेंट इज अनइक्वल एट द डिफरेंट लोकेशंस, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल सेटलमेंट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्म सेटलमेंट कब होगा, यूनिफॉर्म सेटलमेंट मतलब ये भी उतना ही जा रहा है, ये भी उतना ही जा रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट, जनरली हार्मफुल नहीं होता है। डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या हुआ, अनइक्वल सेटलमेंट अगर होगा तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल सेटलमेंट। काउजेस क्रैक्स एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में स्ट्रेस भी आ जाता है, सीधा सा बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, टिपिंग सेटलमेंट। टिपिंग सेटलमेंट क्या होता है, पहले इस बात को समझ लो। टिपिंग सेटलमेंट एक तरह का डिफरेंशियल सेटलमेंट ही है, बट क्या है ना कि बहुत हल्का सा, मतलब अनइक्वल सेटलमेंट हुआ है। अब देखो, व्हेन वन साइड ऑफ अ फाउंडेशन सेटल्स मोर देन द अदर, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि डिफरेंशियल सेटलमेंट ही है, ये आपका एक तरह का डिफरेंशियल सेटलमेंट ही है। स्टार्टिंग हुआ है डिफरेंशियल सेटलमेंट का, स्टार्टिंग में जो आपका रहेगा तो वो आप बोल दोगे टिपिंग सेटलमेंट, ठीक है। अब ये सारी चीजें नन ऑफ योर बिजनेस, बहुत ज्यादा आपको दिमाग इसमें लगाना नहीं है। क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्ट हार्मफुल, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस सेटलमेंट होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। वन मेजर इफेक्ट ऑफ डिफरेंस सेटलमेंट इज, क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं पूरे वॉल्स में, मैंने फोटो में भी दिखाया, देखो आप, पूरे वॉल पे ही क्रैक आ जाएगा, पूरे वॉल पे ही क्रैक, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना ऐसे चीजों को रिवाइज करवा रहा तो आपकी आपको मतलब ऐसा फील करो कि हाँ भाई, हमारी चीजें जो है ना बहुत आसानी से इजीली कंप्लीट हो रहा है, और कोई टॉपिक आपको टफ ना लगे। अभी हम लोग मेन टॉपिक्स पे नहीं गए, स्केप फोल्डिंग बचा हुआ है,
फिर आपका प्लास्टरिंग बचा हुआ है ना, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। तो रीवायरिंग टेक्निक क्या होता है? रीवायरिंग टेक्निक मतलब क्या हुआ? रीवायरिंग मतलब क्या हुआ आप लोग को कि कहीं पे आपका जो स्ट्रक्चर था वो वीक पड़ रहा था, तो हम लोग फिर से वहां पे जाके छड़ लगा दे रहे हैं या फिर बार्स लगा दे रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को बढ़ा दे रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्सिंग बार्स का इस्तेमाल करते हैं इन एन एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर टू रिस्टोर और इंक्रीज इट्स लोड कैरी कैपेसिटी, है ना। स्ट्रक्चर हम लोग बना नहीं रहे, स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले से है और हम लोग वहां पे जाके बार्स को प्लेस कर दे रहे हैं ताकि क्या हो जाए, लोड कैरिंग कैपेसिटी उसको बढ़ जाए। इसको रिहैबिलिटेशन भी बोलते हैं या फिर रेट्रोफिटिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन मतलब क्या कर रहे हैं, वापस से उसको पुनः जीवित कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्यों होता है, हम लोग को जरूरत क्यों पड़ता है ऐसा, रेनफोर्समेंट जो में कोरोजन आ गया तो हम लोग को वापस से क्या करना पड़ेगा, रिवायरिंग करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल डैमेज आ गया अर्थक्वेक या फायर के कारण, या ओवरलोडिंग हो गया कहीं पे अचानक से कभी, तो हम लोग वहां पे डैमेज आ गया तो उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा। बात समझ में आया? अब देखो ब्रिजेस है, कॉलम है, हर जगह जहाँ पे ये आपको मतलब लगेगा कि यहाँ कोरोजन हो सकता है या फिर सारे कंस्ट्रक्शन वाले स्ट्रक्चर्स में होता ही है। रीवायरिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद कहाँ पे, बताओ? रीवायरिंग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन में क्या? नहीं भाई। सर्वेइंग में क्या? नहीं भाई। कंक्रीट मिक्सिंग? नहीं भाई। रेनफोर्समेंट रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेथड स्ट्रेंथेंस एन आरसीसी मेंबर बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल कंक्रीट, एडिशनल कंक्रीट देते हैं एंड रेनफोर्समेंट देते हैं, बताओ? जैकेटिंग, अभी हम लोग पढ़ेंगे जैकेटिंग, ठीक है। तो देखो ये जो आपका है फ्लोर फिनिशेस एंड लेयरिंग प्रोसेस, यहाँ पे हम लोग ना टाइप्स ऑफ सारे ये पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह के फ्लोर्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बहुत ही सिंपल है, बस मैं फोटोज के साथ आपको दिखाता चलूंगा, आपको समझ में आता चलेगा। अभी देखो फ्लोर फिनिश एकदम चिकना फिनिशिंग है, नहीं स्मूथ है, एकदम अट्रैक्टिव भी लग रहा है और वाटर रेसिस्टेंट भी है कि नहीं? तो ये देख के कौन सा लग रहा है, मार्बल फ्लोरिंग है क्या ये? अरे भाई देखो वुडन फ्लोरिंग है ना। अभी आते हैं हम लोग इस पे करते हैं, देखो। तो टाइप्स ऑफ फ्लोर फिनिश क्या है, सीमेंट कंक्रीट यूज इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है, मोस्ट कॉमन एंड इकोनॉमिकल है। गरीबों वाला, हम जैसे गरीबों के लिए ये है हाँ, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। तेराजो फ्लोरिंग, अब देख लो तेराजो फ्लोरिंग में क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट रहता है उसमें मार्बल चिप्स इस्तेमाल करते हैं। ये देखो आपको फोटो से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तेराजो फ्लोरिंग क्या है, सीमेंट मिक्स विद मार्बल चिप्स, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, सीमेंट होता है और क्या होता है, मार्बल के चिप्स। अब देखो मार्बल फ्लोरिंग में क्या होगा, मार्बल फ्लोरिंग में प्रीमियम फिनिशिंग आएगा, ठीक है ना, और अपीयरेंस बहुत अच्छा आएगा। ग्रेनाइट फ्लोरिंग क्या होगा, मजबूत रहेगा, ठीक है ना, वेयर रेसिस्टेंट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइल फ्लोरिंग, आपको देखो यहाँ पे टाइल्स है, छोटे छोटे ब्लॉक के टाइल्स है यहाँ पे। अब एक चीज आप गौर करना, टाइल फ्लोरिंग में क्या करते हैं हम लोग, जब ये टाइल से दूसरे टाइल यहाँ पे लगाते हैं ना, तो ये देखो जो आपका बीच में गैप है ना, ये वाला जो गैप है यहाँ पे हम लोग ग्राउटिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीमेंट पेस्ट लेते हैं और सीमेंट पेस्ट को यहाँ पे डालते हैं, है कि नहीं, करते हैं ना। तो ये टाइल फ्लोरिंग में आपको मतलब याद पता होना चाहिए। वुडन फ्लोरिंग क्या होता है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चाहिए गुड फ्लोर फिनिश के लिए, तो अपेयरेंस अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वियर रेसिस्टेंस अच्छा होना चाहिए और हाइजीनिक लगना चाहिए सब, है ना। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तेराजो फ्लोरिंग कंसिस्ट ऑफ, तेराजो फ्लोरिंग में क्या क्या होता है, तेराजो फ्लोरिंग क्या होता था, तेराजो फ्लोरिंग याद है, मैं दिखाऊंगा आपको तेराजो फ्लोरिंग। ये देखो तेराजो फ्लोरिंग क्या होता था, सीमेंट एंड मार्बल चिप्स। तो ये दिमाग में फोटो चलना चाहिए, एक बार आपका फोटो चलेगा चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, ग्रेनाइट फ्लोर इज हाईली ड्यूरेबल, बात तो सही था। टाइल फ्लोरिंग रिक्वायर्स ग्राउटिंग ऑफ जॉइंट्स, अब देखो अभी मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा था ये चीज, टाइल फ्लोरिंग है, टाइल फ्लोरिंग में मैंने क्या बोला कि ये जो आपके जॉइंट्स हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट और पानी का घोल को डालते हैं यहाँ पे, नहीं ग्राउटिंग करते हैं ना। हम्म, ये देखो, तो टाइल फ्लोरिंग रिक्वायर्स ग्राउटिंग ऑफ जॉइंट्स, बात तो सही है यार। फ्लोर फिनिशिंग इज डन बिफोर लेइंग द बेस कोर्स,
हाँ, बेस कोर्स डालने से पहले करते हैं क्या? फ्लोर फिनिशिंग तो सबसे लास्ट में करते हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट वॉल प्लास्टरिंग है, टाइप्स ऑफ फिनिशिंग इन प्लास्टरिंग। अब देखो ये प्लास्टरिंग हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो प्लास्टरिंग क्या होता है? जो हमारा वॉल का रफ सरफेस होता है या सीलिंग होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मोटार के लेयर से मोटार का लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे स्मूथ हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है और एक प्रोटेक्टिव फिनिश देता है। डिफिनेशन में तो आप यही बोलोगे। आरआरबी जे में थोड़ी ना आपका डिफिनेशन पूछ रहा है, बस आपको पता होना चाहिए प्लास्टरिंग क्या होता है, और आप तो खुद सिविल इंजीनियर हो, आपको पता है ये चीज। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टरिंग क्या करता है, देखो कितना अच्छा फोटो डाला गया है। ये मेरे घर के बगल में एक काम हो रहा था, तो फोटो क्लिक करके डाल दिया मैंने। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये वेदर इफेक्ट्स को कम करेगा आपके स्ट्रक्चर से, है ना। और क्या करेगा, इरेगुलरिटीज जो आपको दिख रहा होगा ऊपर खपड़, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वाटर प्रूफिंग भी अच्छा देगा आपका। चलो नेक्स्ट। तो कौन कौन सी चीजें मटेरियल इस्तेमाल होता है? सीमेंट होगा, सैंड होगा, लाइम का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड वाटर। ऑब्वियस सी बात है, ये बताना की चीजें तो है नहीं। अब सीमेंट मोटार का जो रेशियो होता है वो 1:3 से 1:6 के बीच में वेरी करता है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, वो जाके आप बिल्डिंग मटेरियल वाली चीजों में देख लेना कि कहाँ पे क्या क्या, और ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है यार कि कौन सा तरह का प्लास्टरिंग के लिए कहाँ पे क्या यूज करते हैं ना। जब हम लोग इंडोर्स में कर रहे हैं तो प्लास्टरिंग का हमारा जो रेशियो होना चाहिए सीमेंट मोटार का क्या होना चाहिए, आउटडोर्स में क्या होना चाहिए, जब हम लोग रिफ्रैक्टरी वर्क्स में करेंगे तो क्या होना चाहिए, सारा का अलग अलग है। ये पूछता है आरआरबी जेएसबीडी 2 में, एक बार जाके गो थ्रू कर लेना वो। नेक्स्ट देखो, तो टाइप्स ऑफ फिनिशिंग में क्या क्या आ जाएगा। स्मूथ कास्ट फिनिश, बिल्कुल एकदम स्मूथ रहेगा। नहीं, मोस्ट कॉमन फिनिश देते हैं हम लोग। इसमें इस्तेमाल क्या होता है, वुडन फ्लोर्स। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्मूथ कास्ट फिनिश कैसे मिलता है आपको, वुडन फ्लोर से मिलता है। रफ कास्ट फिनिश कोर्स एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसमें जो फिनिशिंग रहता है वो कैसा रहता है, डेकोरेटिव रहता है, रफ डेकोरेटिव अपीयरेंस रहता है। दिख रहा है, फोटो में भी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको अच्छे से। पेबल डैश फिनिश देखते होगे, ये वाला भी। पेबल डैश फिनिश क्या होता है, अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा, पेबल्स को इम्बेड कर दिया जाता है, नहीं। पेबल्स आर थ्रोन इनटू फ्रेश प्लास्टर्स, प्लास्टरिंग करके बस ऐसा लगता है कि जैसे कि चिपका दिया गया है गिट्टी को। नहीं, स्क्रैप फिनिशेस, ये देखो थोड़ा कटिंग कटिंग का रहता है, स्क्रैप कर दिया जाता है। ये भी एक तरह का डेकोरेशन में भी आ जाता है। टेक्सचर्ड फिनिश, ये देखो बस इसके लिए अलग से पेपर्स वगैरह भी आता है। उसमें क्या करता है, बस वो जो सीमेंट का घोल होता है वो लगा के फिर हटा देता है, तो ऐसा आपका निकल के आ जाता है। ये स्पेशल पैटर्न्स भी बना रहता है इसमें, ठीक है ना। स्पेशल पैटर्न्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस। ठीक है, सैंड फेस फिनिश, देखो यहाँ पे लग रहा है जैसे कि एकदम पूरा दाना 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 करके, है ना। तो ये सैंड जैसा दिखता है आपका, ये बिल्डिंग में जनरली यूज होता है। अब ये क्या होता है, स्टूको फिनिश, इससे सवाल पूछा गया है आपका। ठीक है, ये क्या होता है, डेकोरेटिव प्लास्टर फिनिश होता है। मतलब एक से ज्यादा कोट में आप डाला जाएगा, लेकिन क्या होगा बीच बीच में कहीं आपको अलग अलग कोट्स भी दिखेगा। ठीक है, तो वो आपका स्टूको फिनिश है। देखो अब सवाल कैसे पूछा है आपको इसमें, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टरिंग मोटार इज, ऑब्वियस सी बात है सीमेंट सैंड जो आपका होता है वो ज्यादा होता है, नहीं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक 24 से, लाइक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ना, पॉइंटिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने अभी क्या देखा, अभी हमने प्लास्टरिंग देखा, राइट। अभी हमने प्लास्टरिंग कवर कर लिया। अब प्लास्टरिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं। तो पॉइंटिंग हम लोग देखेंगे, और ये जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ना, ये बिल्डिंग फिनिशेस में आता है। ठीक है ना। अभी देखो प्लास्टरिंग कर दिया, अब उसके ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, बिल्डिंग फिनिश करते हैं। कैसे फिनिशिंग होता है अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलो आ जाओ, देखो। तो होता क्या है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ फिनिशिंग हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना यहाँ पे। देखो, फिनिशिंग में हम लोग पॉइंटिंग्स पढ़ने वाले हैं, तो अब पॉइंटिंग्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उन चीजों को एक बार समझ लो। क्या है कि आपने क्या किया, मोटार भर दिया, मतलब जब प्लास्टरिंग किया तो प्लास्टरिंग में क्या किया आपने, मोटार डाला। अब मोटार को भी
जब मोटार आपने डाल दिया प्लास्टरिंग के रूप में, अब वहां पे जो मोटर के जॉइंट्स आए उनको भी तो हमें थोड़ा सा शेप देते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे आप बात समझो, जैसे ये क्या है, आपका ब्रिक है ना, ये भी आपका क्या है, ब्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने प्लास्टर डाला हुआ था। अब ये जो प्लास्टर मोटार जो आपने यहाँ पे डाला है, इसका शेप कैसा होगा, या तो पूरा सीधा होगा, या फिर एकदम बिल्कुल ऐसे होगा, ये बल्ज आउट होगा, या फिर ये आपका बाहर निकल, या फिर ये ऐसा होगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर आपका ऐसे होगा। ये वाला पार्ट ना ऐसे भी हो सकता है, ये वाला पार्ट ऐसे भी हो सकता है। तो ये वाला सब चीज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, कि प्लास्टरिंग के बाद आप देखते हो जो मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री, वो करनी से काटता है थोड़ा सा ज्वाइंट्स पे यहाँ पे, है ना। तो वो वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसी को पॉइंटिंग कर रहे हैं। तो देखो पॉइंटिंग है क्या, पॉइंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द एक्सपोज्ड मोटर ज्वाइंट्स, है ना। जो भी मोटार ज्वाइंट्स होते हैं ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क में, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी को पॉइंटिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, रैक आउट कर देता है मोटार को, नहीं, रैक आउट करना मतलब बस उसको थोड़ा सा निकाल देना। कितना निकालते हैं हम लोग, 10 से 20 निकालते हैं। क्यों, ताकि हमारा अपीयरेंस अच्छा हो जाए ना। और ये पॉइंटिंग कहाँ जरूरत होता है, ब्रिक में, स्टोन मशीनरी में, एक्सटीरियर वॉल्स में, आर्किटेक्चरल फिनिशेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सीमेंट मोटार है, ऑब्वियसली बात है भाई 1:2 से 1:3 इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम लोग लाइम मोटार कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है बात? अब ये हम लोग जो पॉइंटिंग करते हैं, इससे फायदा क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम लोग ज्वाइंट्स होता है ना, मोटार ज्वाइंट्स, वो आपको रेन वाटर और वेदर इफेक्ट्स से प्रोटेक्ट करता है। बात समझ में आया? ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाता है, ऑब्वियसली बात है, और देखने में अच्छा लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। समझ में आया बात? चलो, देखने में अच्छा लगता है मतलब डेकोरेटिव फिनिश है ना। आगे बढ़े, तो हम लोग यहाँ पे ना पॉइंटिंग के 8 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, कि कितने तरह का पॉइंटिंग हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से ये मोटार जॉइंट्स बाहर निकले हो सकते हैं, तो उन्हीं के आधार पे है ये। तो आ जाओ, पहला है आपका फ्लश पॉइंटिंग। तो फ्लश पॉइंटिंग में आपका क्या होता है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा मिटा दूं। अभी देखो सॉरी। तो फ्लश पॉइंटिंग में क्या होता है आपका, मोटार जो होता है ना, ये मोटार है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका मोटार है, मोटार को क्या किया, पूरा दबा दिया गया है। ये आपका ऊपर में ब्रिक है, ये आपका पूरा ऊपर में ब्रिक है, नीचे भी ब्रिक है, और ये आपका ज्वाइंट होने वाला, और ज्वाइंट को एकदम पूरा बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया है यहाँ पे। बात समझ में आया? तो क्या किया है, मोटार इज प्रेस्ड इनटू द ज्वाइंट एंड फिनिश्ड फ्लश विद द वॉल सरफेस। बस आपका क्या है, ये पूरा एकदम प्लेन रखा गया। तो ऐसे वाले पॉइंटिंग को हम लोग क्या कहेंगे, प्लस पॉइंटिंग कहेंगे। सबसे सिंपल वाला है ये, सिंपल फिनिश होता है, इकोनॉमिक होता है, और क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स हम लोग का यही देखने को मिलता है घर में, है ना। अभी देखो आप, रेसिस्ट मोटार क्या होता है, या रेसिस्ट पॉइंटिंग जो हम लोग बोल रहे हैं ना, नॉट मोटार, बेसिकली पॉइंटिंग। तो रेसिस्ट पॉइंटिंग क्या होता है, कुछ नहीं, ये वाला जो आपका है ना, काट थोड़ा सा करने से निकाल दिया जाता है, बस ये वाला part, आप समझो। ये आपका वही प्लास्टर मोटार है, ये आपका प्लास्टर मोटार है, ये ऊपर में ब्रिक है। हम लोग चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, हाँ। और ये जो डिस्टेंस जितना निकाला जाता है ना, दैट इज 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात? ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगता है, डेकोरेटिव लगने लग जाता है, और कुछ नहीं है। तो रेसिस्ट पॉइंटिंग, है ना, रेसिस्ट पॉइंटिंग मतलब क्या है, मोटार को अंदर ढकेल दिया गया है। कितना ढकेल दिया गया अंदर, 5 mm। प्लस पॉइंटिंग में क्या था, बिल्कुल सीधा था, कुछ नहीं था। रेसिस्ट में 5 mm अंदर ढकेल दिया गया है। वेदर पॉइंटिंग में क्या होता है, बस कुछ नहीं, इसको, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस भी 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये नीचे वाला जो ब्रिक है, ये नीचे वाला ब्रिक है, और ये ऊपर वाला ब्रिक है। तो ऊपर वाले ब्रिक में 5 mm, और नीचे वाले ब्रिक को बिल्कुल एज से एकदम कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल क्या पूछता है ना, यहाँ पे बोलता है कि प्रिवेंट्स वाटर एक्यूमुलेशन। वाटर एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो अगर बारिश आएगा, अगर बारिश आएगा तो ये यहाँ पे गिरेगा, ये पानी निकल जाएगा, यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो गुड वेदर रेसिस्टेंस भी यहाँ पे देता है। ठीक है, एक्सटीरियर वॉल्स में इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है, अगर वाटर एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ पे करेंगे, हम लोग रेनी रीजन्स में करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो स्ट्रक पॉइंटिंग क्या होता है।
स्ट्रक पॉइंटिंग में जैसा आप लोग वेदर पॉइंटिंग में देख रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, ऊपर वाले पार्ट में क्या कर रहे थे, 5 जो आपका मोटार था उसको ढकेल दे रहे थे अंदर। तो यहाँ पे जो होगा स्ट्रक पॉइंटिंग में बस नीचे वाले ब्रिक में क्या करेंगे, 5 अंदर ढकेल देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे आपका वेदर पॉइंटिंग में क्या हो रहा था, वाटर एक्यूमुलेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर पानी बरसेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन होने का चांसेस रहेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है ना। और क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी तो नहीं आएगा, 5 बहुत बड़ा तो जगह है नहीं। तो कह सकते हैं कि वेदर अगर कंपैरिजन आएगा तो कंपैरिजन में आप क्या बोलोगे कि स्ट्रक पॉइंटिंग में एक्यूमुलेशन ज्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू वेदर पॉइंटिंग। लेकिन अगर आप फ्लश पॉइंटिंग के रिस्पेक्ट में बात करो तो चूंकि ये स्लोपिंग सरफेस है, ये क्या होगा, बारिश का पानी जल्दी निकल जाएगा यहाँ पे, तो बेटर ड्रेनेज देगा किससे, फ्लश पॉइंटिंग के कंपेरिजन में। और कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ब्रिक वॉल्स, एक्सटर्नल ब्रिक वॉल्स में। समझ में आया? ग्रुप पॉइंटिंग या फिर कीड जो आपका पॉइंटिंग होता है, ये क्या होता है, कुछ नहीं, बस एक बॉल की तरह होता है, उसको ज्वाइंट में चला दिया जाता है, तो ये आपका कैसा कर्व सरफेस निकल के आता है यहाँ पे। समझ में आया बात? ठीक है। सेंटर में जो आपका होता है ना, जो आपका ये कास्टर वाला जो ज्वाइंट आता है जहाँ पे, तो वहां पे एक बॉल की तरह होता है, उसको बस चला दिया जाता है, स्टील का टूल जैसे होता है, तो वो बस चला दिया जाता है, तो ये एक कर्व सरफेस निकल के आ जाता है, तो डेकोरेटिव फिनिश देता है और कॉम्पैक्ट ज्वाइंट हो जाता है, ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, दब जाता है थोड़ा। समझ में आया बात? ठीक है। तो आपको ना ये फिगर से याद रखना है कि कैसे कैसे आपका पॉइंटिंग हो रहा है बस। वी ग्रुप्ड में क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे आपका ग्रुप वाला में था, ग्रुप वाला में क्या था, ये आपका कर्व बन रहा था, ये ज्यादा ओवरराइड हो जाने से आपको हो सकता है बाद में दिक्कत हो, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आप। वी ग्रुप नाम से ही पता चलना है कि वी शेप में आना है, तो देखो ये वी शेप बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत, अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है, आपसे बहुत ज्यादा चीज नहीं पूछेगा, वी आर नॉट गोइंग टू डू द पीएचडी हियर। ठीक है, वी आर जस्ट सरफेस पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर लर्निंग फ्रॉम द सरफेस। चलो, बीडेड ज्वाइंट क्या है, कुछ नहीं, बीड की तरह थोड़ा बाहर निकाल दिया जाएगा ऐसे, हम ये हम्प निकला हुआ रहता है। बात समझ में आया? ये हम्प निकला हुआ रहता है ऐसा, ये यहाँ पे थोड़ा सेमी सर्कुलर टाइप से ही होता है बेसिकली ऐसे, ये सेमी सर्कुलर होता है बेसिकली। ठीक है, ये देखो सेमी सर्कुलर शेप होता है। आप खुद सोचो ना, क्या पॉसिबल है आपको उतना देना, एंगल पे बनाना संभव है क्या? संभव ही नहीं है, ये सेमी सर्कुलर शेप होता है, तो आप ऐसे याद रखना, ये सेमी सर्कुलर शेप है। मोटर प्रोजेक्ट आउटसाइड द ज्वाइंट। ठीक है, और ये कैसा होता है, सेमी सर्कुलर शेप होता है, अट्रैक्टिव फिनिश होता है, डेकोरेटिव लगता है, बस याद रखना है। बीडेड ज्वाइंट कैसा है, सेमी सर्कुलर शेप, आउटसाइड द ज्वाइंट, बाहर निकला रहता है, आपको याद रखना है ये चीजें। टक पॉइंटिंग, अब देखो टक पॉइंटिंग में भी क्या है ना, कि एक थोड़ा सा स्टील का बना रहता है एक डिवाइस टाइप से, उसको बस चला दिया जाता है यहाँ पे, तो चला देने से क्या होता है, ये वाला पार्ट निकल जाता है और ये आपका बच जाता है। और नहीं तो फिर क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं उस पे, हाँ, लाइन मोटर लेते हैं, लाइन मोटर को अलग से ऊपर से यहाँ पे इसको थोड़ा लगा के चला दिया जाता है, इसमें लिखा हुआ होगा। हाँ देखो, लाइन मोटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लाइन मोटर का इस्तेमाल होता है, या आप समझो लाइन पुट्टी यूज करते हैं, इसको लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये आपसे पूछ सकता है कि ये वाला फिनिशिंग ना थोड़ा सा मतलब क्या बोल रहे हैं, एस्थेटिक लुक बहुत अच्छा देता है, तो ये हाई क्लास बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, और कहाँ, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछेगा, पूछेगा आपको कि क्या सवाल पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ पॉइंटिंग इज कंसिडर्ड मोस्ट ड्यूरेबल अगेंस्ट रेन वाटर पेनिट्रेशन। अच्छा, रेन वाटर में सबसे अच्छा कौन दे रहा था, ऑब्वियस सी बात है कि जब ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे, कौन सा था, ये वाला ना, ये वाला कौन सा था, वेदर था, एक बार देख लो आप। ये वेदर है ना, तो वेदर होगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पॉइंटिंग इज मोर इकोनॉमिकल देन प्लास्टरिंग। पॉइंटिंग इज अप्लाइड ओनली टू मशीनरी जॉइंट्स। ये बात तो सही है, मोर इकोनॉमिकल देन प्लास्टरिंग। पॉइंटिंग तो सिर्फ जॉइंट्स पे हम लोग करते हैं ना। देखते हैं आगे। रेसिस्ट पॉइंटिंग प्रोवाइड्स बेटर वाटर रेसिस्टेंस देन वेदर्ड पॉइंटिंग।
आप देखो, आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा कि ये रेसिस्ट पॉइंटिंग क्या है और ये वेदर्ड पॉइंटिंग क्या है, तो एक बार हम लोग फिगर पे चलते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आओ देखते हैं। देखो, वेदर्ड पॉइंटिंग क्या था कि आपका जो सरफेस था मोटर ज्वाइंट का वो ऐसा हो जाए, राइट। और रेसिस्ट वाला कैसा था? रेसिस्ट वाला किधर है? ये देखो, रेसिस्ट वाले में कैसा है आपका, ये मोटा, ये ब्रिक है, ब्रिक के अंदर में ऐसा हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा 5 mm अंदर, आपका अंदर जाके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब जो मोटार का रहेगा 5 mm हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, नहीं। तो अब सवाल में आते हैं, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि रेसिस्ट पॉइंटिंग प्रोवाइड्स बेटर वेदर रेसिस्टेंस। नहीं भाई, सबसे अच्छा तो वेदर करता है ना। और पॉइंटिंग इज मोर इकोनॉमिकल देन, पॉइंटिंग इज क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा था पॉइंटिंग इज मोर इकोनॉमिकल देन प्लास्टरिंग। पॉइंटिंग थोड़ा ज्यादा लेबरस वाला काम है, नहीं है। तो प्लास्टरिंग से अगर आप उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लास्टरिंग में ज्यादा पैसा खर्च होगा ना, सॉरी, पॉइंटिंग में ज्यादा पैसा खर्च होगा, नहीं प्लास्टरिंग में कम खर्च होगा। तो मेरे हिसाब से तो 1 and 2 सही है। चलो, रूफिंग मटेरियल इंक्लूडिंग आरसीसी। अब देखो रूफिंग मटेरियल में क्या क्या चीजें आती हैं, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा है आपको। रेन है, सनलाइट है, विंड है, ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। अब विंड क्या होता है, रूफिंग मटेरियल्स को बचाना है इन चीजों से, ये चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम, हम लोग बिल्डिंग को किससे बचाएंगे? इन्हीं चीजों से तो बचाएंगे। हम्म? तो रूफिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। टाइल रूफिंग क्या होता है, स्लेट रूफिंग क्या होता है, फोटो के साथ डाला हुआ है, आप देखोगे एक बार बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, जो आपका काम का चीज है वो है आपका स्केप फोल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन। अब देखो, स्केप फोल्डिंग, देखो कुछ चीजें जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपके ना एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपका हो गया जैसे क्रैक्स वगैरह हो गया, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंटिंग हो गया। तीसरा आप स्केप फोल्डिंग ले लेना, ठीक है, स्केप फोल्डिंग्स हो गया। तीसरा आप स्केप फोल्डिंग हो गया, उसके बाद कॉफर डैम्स वगैरह देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप देख लेना मैसेनरी, ब्रिक मैसेनरी एंड स्टोन मैसेनरी, ठीक है। उसके बाद आप देखना स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, स्पेशल स्पेशल कंक्रीट्स, जो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से करके जानना है, और इनसे ना मुझे लगता है 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखना इसमें 1-2 टॉपिक्स और है जो मैं अभी पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप करके जाना बिल्कुल से। अब देखो क्रैक्स वगैरह मैंने नहीं पढ़ाया हूँ। अब देखो जैसे कॉफर डैम वगैरह मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। स्पेशल कंक्रीट मैंने अच्छे से पढ़ाया है यहाँ पे, लेकिन मशीनरी यहाँ पे नहीं पढ़ाया। तो ये सारी चीजें मैंने ऐप में बहुत अच्छे से डिटेल में A to Z कंप्लीट कराया हुआ है। अब वहां पे जाके देख लेना एक बार। चलो, तो अभी हम लोग करते हैं आपका स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होता है? देखो, इसका फोल्डिंग कुछ नहीं है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स है। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको फोटो। अरे इसके फोल्डिंग आप ऐसे समझो ना, इसके फोल्डिंग जो हिंदी भाषी लोग हैं, मचान समझते हो? मान लो अगर दीवार में प्लास्टरिंग करना है या आपका फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर बनाना है, तो मान लो ये लंबा दीवार है, ये बड़ा सा दीवार है, तो भाई आदमी का हाइट तो इतना ही है। अब ये यहाँ पे अगर ईंट डालना है तो ईंट कैसे डालेगा? तो यहाँ पे कुछ तो टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो वो जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मचान बोलते हैं। यही मचान को हम लोग स्केप फोल्डिंग बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये मचान तो आप लोग घर में देखे ही होंगे, है ना। यहाँ पे देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो मचान होगा कब बनाने की जरूरत पड़ेगा? इंसान का हाइट कम से कम 1 से 1.5 मीटर के आसपास तो होता ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 1.5 मीटर से ज्यादा आपका वर्क करना रहेगा सुपर स्ट्रक्चर में, तब हम लोग क्या करेंगे? स्केप फोल्डिंग का जरूरत पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख भी दिया है। कब स्केप फोल्डिंग का जरूरत पड़ता है? जब आपका हाइट ऑफ स्ट्रक्चर 1.5 मीटर से ज्यादा हो जाए, ठीक है। कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? ब्रिक मशीनरी में यूज करेंगे, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, रिपेयर, रूफ वर्क, ये सब भी इस्तेमाल करते हैं। और कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्यों करते हैं? ताकि वर्कर वहां पे खड़ा होकर काम कर सके, मटेरियल रख सके, नहीं, इसलिए तो करते हैं। अब देखो, ये देखो, दिख रहा है? ये दीवार है, दीवार के बगल में बांस का क्या किया गया है? मचान बना दिया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इन फोटोज को रेफर करना है आपको, ठीक है।
पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग, मचान क्यों बनाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ताकि हमारा वो सेफ प्लेटफॉर्म मिले, एक वर्कर को खड़ा रहने का जगह मिले, मटेरियल को रखने का जगह मिले, कंस्ट्रक्शन को करने में, जो हाइट वाला कंस्ट्रक्शन है उसको करने में आसानी हो, स्पीड से काम काम हो, नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। अभी देखो यहाँ पे स्केप फोल्डिंग में क्या क्या पार्ट्स आता है, पहले उनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये वाला फोटो आपको ऐसे समझ में आएगा या फिर मैं यहाँ से समझाऊं क्या क्या पार्ट होता है? देखो, सबसे पहले क्या किया गया है, एक बांस यहाँ पे सीधा सीधा डाला गया है, नहीं, ये सीधा सीधा बांस डाला गया है। ये जो सीधा सीधा बांस डाला गया है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, चलता हूँ। स्टैंडर्ड क्या है? वर्टिकल मेंबर्स ट्रांसफरिंग लोड टू द ग्राउंड। तो ये देखो, आप ना ये समझना, ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा आपका दीवार है। ये पूरा पार्ट क्या है आपका? दीवार है। अब दीवार के ठीक बगल में आपका क्या किया गया है? बांस खड़ा किया गया। सबसे पहले क्या किया गया? एक बांस खड़ा किया गया। उस बांस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड। अब उसके बाद क्या होता है? लेजर। लेजर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू वॉल। तो पहले यहां से समझो, हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू वॉल, ये देखो बांस है। अब इसमें यहाँ पे फोटो में शायद आपको क्लियर नहीं है, यहाँ भी एक देखो, यहाँ भी एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर डालेंगे, ऐसा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा, ये क्या होगा? पैरेलल टू वॉल है कि नहीं? इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं लेजर। ठीक है, तो अब इस फोटो में देखो, क्योंकि ये ना बहुत ही बेसिक फोटो है आपका। ठीक है, लेजर कहाँ पे है? तो देखो, लेजर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एरो मार्क में दिखाया हुआ भी है, ये है आपका लेजर। ये आपका क्या है? ये आपका लेजर है। ये देखो, ये सारा पार्ट जो है ना, ये क्या है? आपका लेजर है। ठीक है, ये आपका जो वर्टिकल वाला था, ये स्टैंडर्ड है। पूरे कॉम्प्लिकेटेड फिगर में मत जाओ, जहां जहां मैं दिखा रहा हूँ वहां वहां से देखना, आपको फोटो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, जो वर्टिकल पोस्ट है डेट इज स्टैंडर्ड। ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स है, ये आपका क्या है? ये आपका लेजर्स, ये लेजर्स है। ठीक है, अब देखो पुटलॉक क्या है। पुटलॉक मैं पहले प्रैक्टिकल फोटो में दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल फोटो में आपको यहाँ पे अंदर जाता हुआ नहीं दिख रहा। बेसिकली होता क्या है ना, ये वाला पार्ट दीवार में छेदा कर देते हैं। दीवार में छेदा करके इसको अंदर तक डालते हैं, ये अंदर तक जाता है, ये अंदर तक जाता है, ये अंदर तक जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग पुटलॉक बोलते हैं। यहाँ पे देखो, बांस नहीं होता, देखो दीवार में क्या करते हैं, एक ईंट हटा के दीवार में सपोर्ट देते हैं, तो वो पुटलॉक होता है। अभी यहाँ पे समझो, ये देखो, ये जो है ना, ये पूरा अंदर दीवार में घुसा हुआ है, तो ये हो गया पुटलॉक। ये पुटलॉक है। ठीक है, अब आप क्या किए? इमेजिन करो, बांस रखे, बांस रख के क्या किया? पुटलॉक डाला, एक बांस आपका दीवार के अंदर गया। अब क्या किया? उसके बाद क्या किया हुआ था? ये जो लेजर था, देखो लेजर नीचे होता है, यहाँ पे आप ये वाले पार्ट में समझो, इसमें इसमें ज्यादा समझ में आएगा। ये एक बांस डाला, ये एक बांस डाला। अब इस बांस के ऊपर में आपने क्या किया? इस बांस के ऊपर में आपने क्या किया? ये हॉरिजॉन्टल लेजर, लेजर वाला गया हॉरिजॉन्टल एकदम पीछे तरफ, ये पूरा लेंथ में गया, वाल के लेंथ में, तो ये पूरे वाल के लेंथ में आपका हॉरिजॉन्टल गया हुआ, इसको क्या किया? बांध दिया है बढ़िया से। ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है ना? अब इसके ऊपर में क्या किया आपने? यहाँ पे देखो, इसके ऊपर में क्या किया? दीवार के अंदर में एक और बांस डाल दिया। ये देखो, दीवार के अंदर में एक और बांस डाल दिया। दिख रहा है बात को? ठीक है, तो ये आपका पुटलॉक है, बस हो गया, काम खत्म। अब क्या, खाली ये तो बांस है ना, बांस में खड़ा होकर थोड़ी काम करेगा। अब बांस के ऊपर में क्या करेंगे? आप एक प्लैंक डालोगे, मतलब एक पटरा डालोगे, जहां पे कि खड़ा होके एक प्लेटफॉर्म डालोगे ना, जहां पे कि मिस्त्री खड़ा होके काम कर सकेगा। तो वो जो आप मिस्त्री जहां पे खड़ा होके काम कर सकेगा, उसी को हम लोग, उसी प्लैंक को हम लोग, उसी पटरा को हम लोग प्लैंक बोल देते हैं। ये बात समझ में आया? अब देखो, मिस्त्री गिरे नहीं, जो मिस्त्री है वो गिरे नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, मिस्त्री गिरे नहीं उसके लिए हम लोग एक और एक पटरी डालेंगे, जो कि एकदम इससे देखो, ये जैसे लेजर डाले हैं, मान लो मिस्त्री यहाँ पे खड़ा हुआ है ऐसे, तो अब मिस्त्री खड़ा हुआ तो उसको पकड़ेगा किससे? पकड़ने के लिए उसको क्या करेंगे? एक और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर लेजर के ऊपर डालेंगे। समझ में आया बात? तो ये वाला जो गया है ना पीछे तरफ, यही वाला है, ये वाला है। ये क्या है? आपका गार्ड रेल है। जैसे हैंड रेल, सीढ़ी पकड़, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो क्या करते हैं? हैंडल देते हैं, पकड़ के चढ़ता है, वैसे ही ये क्या करेगा? मिस्त्री पकड़ के चढ़ेगा।
या फिर पकड़ के सपोर्ट लेगा, बस खत्म हो गया, खत्म। ये हो गया आपका सिंगल स्केप फोल्डिंग। ये वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल स्केप फोल्डिंग की बात कर रहे हैं। डबल स्केप फोल्डिंग में बस और एक स्टैंडर्ड यहाँ पे ऐसा लग जाएगा, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है, और पुट लॉक हट जाएगा। देखो यहाँ पे, हाँ ब्रेसेस भी है, तो ब्रेसेस कुछ नहीं, ये वाले पार्ट को ब्रेसेस बोलते हैं, ये जो इंक्लाइन वाला पार्ट होता है इसको ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो इंक्लाइन वाला पार्ट है इसको ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, सिंगल स्केप फोल्डिंग, ये वाला फोटो में देखो आप क्या किया गया है। ये आपका क्या है, बांस है, सिंगल एक बांस है। सिंगल एक बांस में क्या किया गया है, बस पुट, ये क्या है, पुटलॉक है। ये पुटलॉक अंदर तक गया हुआ है, देखो ये अंदर तक गया हुआ है पुटलॉक, ये पुटलॉक अंदर तक गया हुआ है। नहीं, यहाँ पे आपका क्या किया गया है, अब फोटो को ध्यान से देखोगे ना आपको समझ में आएगा सारी चीजें। यहाँ पे देखो, ये आप इसको कनेक्ट करने के लिए, सारे स्टैंडर्ड को कनेक्ट करने के लिए एक बांस दिया गया है, ये वाला बांस है। ऐसा कई सारा बांस हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ भी ऐसे बांस दिया हुआ होगा, ऐसे बांस दिया हुआ होगा बेसिकली। हाँ, यहाँ पे एक सवाल और भी पूछता है कि लेजर नीचे होता है कि पुटलॉक नीचे होता है, तो भाई पुटलॉक नीचे होता है, पुटलॉक नीचे होता है ना। हाँ, नहीं पुटलॉक ऊपर होता है, लेजर नीचे होता है, ये देखो लेजर नीचे है। मैं भी देखो कंफ्यूज कर जाता हूँ, लेजर नीचे है पुटलॉक ऊपर है, तो ये वाला सवाल आप याद रखना, मैंने कहीं तो देखा था ये सवाल। तो ठीक है, ये आपके लेजर्स हो गए, ये आपके लेजर्स हो गए, और उसके ऊपर में क्या किया गया है, ये प्लेटफॉर्म डाला गया है, ठीक है ना। तो इस, देखो सिंगल स्केप फोल्डिंग में एक चीज आपको क्या याद रखना है, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, जो आपका स्टैंडर्ड का जो दीवार से डिस्टेंस होगा, ये जो बांस का डिस्टेंस होगा, ये 1.2 मीटर से नजदीक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। ब्रिक लेयर्स में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये देखो प्रैक्टिकल फोटो, यही तो है सिंगल स्केप फोल्डिंग। देखो एक ही बांस है, एक ही बांस के बाद क्या किया गया है, ये देखो ये लेजर है आपका, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, ये वाला बांस जो है इसी को तो हम लोग लेजर बोल रहे हैं। कलर चेंज कर ले रहा हूँ उसका, ये वाला जो बांस है, ये वाला बांस हॉरिजॉन्टल वाला, यही है आपका लेजर, है ना। और ये क्या है आपका, ये है स्टैंडर्ड। इसमें पुटलॉक दिख रहा है क्या, ये देखो पुटलॉक अंदर गया हुआ है, ये वाला पुटलॉक अंदर गया हुआ है, यहाँ पे आपको फोटो में सही से क्लियर नहीं है, ये पुटलॉक है, ये पुटलॉक कहाँ पे है, ऊपर में है। ये आपका पुटलॉक हो गया, क्लियर है। हम्म। अब यहाँ हैंडल नहीं दिखाया क्या, चलो मान लो हैंडल यहाँ पे हम बना देते हैं, हैंडल कैसा होगा, ये वाला हैंडल हो जाएगा, मतलब लेजर के ऊपर में ही एक सपोर्ट के लिए बना देंगे कि मिस्त्री मान लो यहाँ पे ऐसा खड़ा हुआ, उसको सपोर्ट मिल जाएगा बस। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, गार्ड रेल, ये हो गया आपका गार्ड रेल। प्लैंक क्या होगा, यहाँ पे ये पटरे सब रखा हुआ है, ये पटरी ऐसे आपका रख दिया जाए, ये पटरी ऐसे रख दिया जाए ऊपर में, इसके ऊपर में प्लैंक, ये पटरी ऐसे रख दिया जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लैंक, बस दैट्स इट, हो गया सिंगल स्केप फोल्डिंग। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1.2 मीटर का डिस्टेंस में होना चाहिए बस। ये प्रैक्टिकल फोटो में आपको ज्यादा क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अब स्केप फोल्डिंग क्या होता है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा होता है, ये आपका टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है, ये आपका टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, और क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है। डिसएडवांटेज ये है कि लेस स्टेबल होता है, और सपोर्ट के वाल पे डिपेंड कर रहा है ना, ये सिंगल स्केप फोल्डिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल स्केप फोल्डिंग जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल के सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है ना, वॉल से ही तो सपोर्ट ले रहा है, वॉल से सपोर्ट ले रहा है, तो वॉल क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, नहीं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डबल स्केप फोल्डिंग देखो, बस डबल स्केप फोल्डिंग में एक चीज होता है कि यहाँ पे जनरली हम लोग स्टोन मशीनरी के लिए यूज करते हैं,
ये किसके लिए यूज करते हैं? स्टोन मशीनरी के लिए। और सिंगल स्केप फोल्डिंग किसके लिए जनरली यूज करते हैं? ब्रिक मशीनरी के लिए, मेनली फॉर ब्रिक मशीनरी। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि स्टोन मशीनरी में हम लोग कैसा स्केप फोल्डिंग यूज करेंगे? तो डबल स्केप फोल्डिंग यूज करेंगे, इसीलिए इसको मैसन्स स्केप फोल्डिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप स्टोन मशीनरी में इस्तेमाल करोगे तो होल्स बना पाओगे क्या? होल नहीं बनेगा, होल नहीं बनेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट सपोर्ट होगा और 2 रो ऑफ स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड जो होगा ना 2 रो का होगा। फोटो दिया है क्या यहाँ पे? फोटो मिसिंग है। चलो इसी से समझो, ये वैसे डबल स्केप फोल्डिंग ही है। ये देखो, एक तो ये डबल स्केप फोल्डिंग ही है बेसिकली। ये देखो, ये स्टैंडर्ड है और एक ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये उसके पीछे वाला है। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है। सॉरी, इसको आप मिस कर, इसको कंफ्यूज कर जाओगे। ये वाला है, ये है। ये ये सही से आपको दिखेगा, 2 स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहला वाला जो आपका स्टैंडर्ड होता है, इसकी दूरी थोड़ा कम होता है, लेकिन जो दूसरा वाला स्टैंडर्ड होता है ये फिर आपका 1.2 टू 1.5 मीटर की दूरी पे होता है। और ये जो होता है आपका, ये शायद 20 टू 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ पे वही सारी चीजें हैं। ये सारी चीज वही, लेजर यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें वही सेम है, ये लेजर है ऐसा, है ना। फिर आपका यहाँ पे पुटलॉक नहीं होता, यहाँ पे लिखा है क्या? पुटलॉक नहीं होता, ये पुटलॉक यहाँ पे नहीं होता, ये चीज याद रखना। पुटलॉक नहीं होगा यहाँ पे। बात समझ में आया? वही आपका प्लैंक होगा, सारी चीजें सिर्फ सिर्फ बाकी सब वैसे ही है। चलो, कैंटिलीवर स्केप फोल्डिंग में क्या होता है कि मान आप इमेजिन करो ये आपका दीवार है, या आप इमेजिन करो ऐसा चीज, कुछ चीजें तो आपको इमेजिन करके चलनी पड़ेगी। अब जैसे ये आपका क्या है, ये आपका पूरा घर है या दीवार है ऐसा। ठीक है, एकदम बगल में ना, आप समझो कि यहाँ पे बगल में और एक घर है ऐसा। ठीक है, लेकिन आपका जो गली है वो बहुत छोटा सा गली है, और नीचे में आपको सेकंड फ्लोर पे काम करना है, और कैसा है कि आपको रोड भी ब्लॉक नहीं करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूरा फ्री हो जाएगा। आपको ये वाला एरिया क्या करना है? पूरा फ्री करना है। तो क्या करेंगे हम लोग को सेकंड फ्लोर पे काम करना है ना, तो फर्स्ट फ्लोर में क्यों डिस्टर्बेंस करना? सीधा सा बात है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर से क्या करेंगे? एक निडल निकालेंगे, एक ऐसा बीम निकालेंगे। फर्स्ट फ्लोर से क्या करेंगे? हम लोग एक ऐसा बीम निकालेंगे। ठीक है, उसको हम लोग रैकिंग सपोर्ट दे देंगे ऐसा, यहाँ से स्ट्रट बना देंगे ऐसा। ठीक है ना, जो कि आपके बिल्कुल ग्राउंड तक जाएगा। और उसके ऊपर में फिर से हम लोग क्या करेंगे? डबल स्केप फोल्डिंग, यहाँ पे डबल स्केप फोल्डिंग लगाएंगे। ठीक है, ये डबल स्केप फोल्डिंग रहेगा, जिसमें पुट लॉक्स का अगर जरूरत पड़े तो दे सकते हैं। ठीक है ना, बस कुछ नहीं है। तो कैंटिलीवर स्केप फोल्डिंग में क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं? ये देखो, यूजफुल वेयर ग्राउंड इज वीक। यहाँ पे या तो ग्राउंड वीक हो या फिर बिजी स्ट्रीट्स हो, है ना। टू कीप स्पेस फ्री फॉर वॉक एंड ट्रैफिक। ट्रैफिक के लिए क्या है? फ्री सर्कुलेशन एरिया मिल जाएगा। नहीं, ये बेसिकली रिपेयर वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। और देखो, द प्लेटफॉर्म इज सपोर्टेड ऑन नीडल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग से ही हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं एक बीम। समझ में आ रहा है बात? तो ये कैंटिलीवर स्केप फोल्डिंग है, सिंपल सा बात। ये देखो कैंटिलीवर स्केप फोल्डिंग का रियल लाइफ एग्जांपल, ये आपका स्ट्रट्स है जो कि यहाँ से एकदम बिल्कुल इसको कनेक्ट किया है ग्राउंड पे, दिख रहा है। और ये आपका जो लिया गया है निडल, ये जो बीम है आपका, ये बीम है, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या हो गया? फ्री हो गया। बस समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सस्पेंडेड स्क्वायर फोल्डिंग। ये देखो, अब इसमें आप बहुत ज्यादा ताम झाम करोगे, बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत ज्यादा ताम झाम करना है, मतलब शीशा साफ करना है या फिर आपको प्लास्टरिंग ही करना है, तो छोटे छोटे काम इसमें आप यहाँ पे कर सकते हो वैसे। ठीक है, क्या होता है, ऊपर रूफ से ही सस्पेंड कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है, ये लटकता रहता है, सस्पेंडेड है। वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ यूजिंग रोप्स और चेन्स। ये देखो, पता नहीं यहाँ पे दिख भी रहा है या नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब क्या है? ये सब रोप है, या फिर आप समझो चेन है, ऊपर से लटका दिया गया है। यहाँ पर चेन है या रूप,
है वैसा ही लटका दिया गया है बस। ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल होगा? टॉल बिल्डिंग में, या ठीक है, हाइट एडजस्टमेंट इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा, फट से ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, विंडो क्लीनिंग करना है, पेंटिंग करना है, या हल्का रिपेयर वर्क करना है, तो ये वाली चीजें यहाँ पे काम आ जाएंगी। स्टील स्केप फोल्डिंग कुछ नहीं, बस स्टील के बार्स इस्तेमाल होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। पेटेंटेड स्केप फोल्डिंग मतलब बस एक स्ट्रक्चर बना के रख दिया गया है, जब चाहे इसको डिसमेंटल करके तुरंत जोड़ दे तुरंत, और यहाँ पे नीचे में क्या पहिया लगा हुआ रहता है। ये बहुत ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। आपसे जो पूछता है वो है ट्रेस्टल स्केप फोल्डिंग। ठीक है, ट्रेस्टल स्केप फोल्डिंग वही है, वर्किंग प्लेटफॉर्म आपका क्या है, मूवेबल है, जैसा इसमें था। ये क्या है, मूवेबल है ना, ये जैसा मूवेबल है ये भी वैसा कैसा है, मूवेबल है। ठीक है, छोटे मोटे काम, ठीक है, अप टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। घर के अंदर में आपको कोई पेंटिंग या रिपेयर काम कराना है, ठीक है ना, जहाँ पे कि आप टेबल या कुर्सी से काम कर लेते थे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेबल कुर्सी वी विल यूज क्रिस्टल स्कैफोल्डिंग, दैट्स इट। ये लिमिटेशन है आपको, अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर के लिए ही इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया बात? अब देखो, हाई राइज बिल्डिंग है, आपको जाना है ऊपर तक, तो भाई हम लोग नीचे से कितना ही सिंगल स्केप फोल्डिंग या डबल स्केप फोल्डिंग लगा के चलेंगे, तो हम लोग वहां पे स्केप फोल्डिंग कैसा इस्तेमाल करते हैं, स्लिप फॉर्म। इसका क्या खासियत होता है, ये क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर अपने आप बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम लोग इसको, ये जो स्केप फोल्डिंग है ये भी बढ़ता रहेगा, है ना। इट इज यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल स्ट्रक्चर दैट मूव्स ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट इसका बढ़ता जाएगा स्ट्रक्चर का, वैसे वैसे ये भी अपना बढ़ता जाएगा। ठीक है, कहाँ जनरली कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ 7 स्टोरी बिल्डिंग से ज्यादा आपका हाइट रहेगा, वहां पे हम लोग स्लिप फॉर्म स्केप फोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर है? अब देखो सवाल क्या बोलता है, विच स्केप फोल्डिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रिक मेसनरी वर्क। ब्रिक मेसनरी वर्क में सिंगल स्केप फोल्डिंग, टेरेस्ट्रियल स्केप फोल्डिंग जहाँ पे हम लोग को हल्का फुल्का रिपेयर का काम करना है अप टू 5 मीटर ना, सस्पेंडेड स्केप फोल्डिंग जहाँ पे आपका टॉल बिल्डिंग है और रिपेयर वर्क करना है। स्टील स्केप फोल्डिंग क्या होता था, स्टील स्केप फोल्डिंग क्या था, परमानेंट वाला रहता था ना। विच टाइप ऑफ स्केप फोल्डिंग इज यूज्ड व्हेन द ग्राउंड नियर द वॉल इज वीक, तो कैंटिलीवर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, सोरिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। अब देखो सोरिंग क्या होता है, सोरिंग भी क्या है, एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर ही है। सोरिंग भी क्या है, एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, जहां पे कि हम लोग अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं, अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं। कैसे, जैसे जैसे कहीं पे वॉल क्रैक कर गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा ना उसको। अभी देखो जैसे यहाँ पे, जैसे ये वॉल है, ये वॉल को हमको सपोर्ट करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रेसेस बना देंगे। बेसिकली ये रैकर्स है। ठीक है, ये जो इंक्लाइन सपोर्ट दे रहे हैं ना, इसको इसको बोल रहे हैं हम लोग रैकर्स। ये क्या है आपका, रैकर्स। अब ये रैकर्स को यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए हम लोग सबसे पहले दीवार में क्या करेंगे, वाल प्लेट्स देंगे। वाल प्लेट्स को यहाँ पे कांटे से ठोकेंगे, जिसको कि निडल बोल रहे हैं, और उसके ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिप दे देंगे। ठीक है, अब ये पूरी तरह से वाल प्लेट एकदम सपोर्ट में आ गया। अब उसके बाद इसको रैकर्स को लगा देंगे और रैकर्स को बांध देंगे आपस में ब्रेसेस से। अब इसमें भी आता है कि ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो जो आपका फर्स्ट इंक्लाइंड रैकर होता है वो 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जो होता है आपका 75 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 45 से 75 डिग्री के बीच में हम लोग रैकर्स को लगाते हैं। तो इसी को हम लोग इंक्लाइन या रैकिंग शोर बोलते हैं। ठीक है ना, तो सपोर्ट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं वाल्स को, देखो यहाँ पे, इंक्लाइन मेंबर्स कॉल्ड रैकर्स आर यूज्ड टू गिव लैटरल सपोर्ट टू द अनसेफ वॉल। ये अनसेफ वॉल है, क्रैक वगैरह आ गया, इसको सपोर्ट देना है तो हम लोग ऐसे दे दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे एक बार देख लेना। ठीक है, अब एक चीज और है यहाँ पे, ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो निडल अंदर जाएगा ना, क्रैक वाल है तो क्रैक वाल में 150 mm से ज्यादा नहीं कर देना अंदर, नहीं तो फिर तो और क्रैक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डेड शोर या वर्टिकल शोर, यहाँ पे देखो एकदम चीजें फिगर से समझो। ये दीवार है आपका, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ये दीवार है। अब आपको मान लो यहाँ वाले पार्ट पे कुछ काम करना था, ये पूरा दीवार है, ये पूरा ही दीवार है। अब यहाँ वाले पार्ट में आपको कुछ काम करना है, यहाँ पे खिड़की निकालना है। तो भाई साहब ऊपर में तो आपका घर बना हुआ है, नीचे में आपको खिड़की निकालना है। अगर अचानक से सारी चीज हटा दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को हटा देंगे।
इस वाले पार्ट को हटा देंगे। इस वाले पार्ट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये ऊपर का जो लोड है, इस ऊपर वाले लोड को कहीं तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले लोड को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो ऊपर वाला लोड है, ये ऊपर वाला लोड हम लोग इस बीम में लाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला लोड हम लोग इस बीम में लाएंगे और इस बीम का जो लोड है हम लोग इस कॉलम के माध्यम से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ये कॉलम हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। और ये जो कॉलम है ना, ये जो बीम है ना, इसी को निडल बोलते हैं। और ये जो आपका कॉलम हम लोग क्रिएट करेंगे ना वहां पे, इसी को हम लोग डेड सोर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डेड सोर या वर्टिकल सोर। बस खत्म बात। चीजें क्लियर हुई, बात समझो। तो हम लोग क्या किए, इसको हटा दिए, इसको हम लोग हटा दिए, ये वाला पार्ट पूरा हट गया। हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसा भी टेम्पोररी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो भी पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट का पूरा लोड किस में आ गया, निडल में आया। और निडल से लोड कहाँ चला गया, हमारा डेड सोर में, ये चला गया। ये वाला पार्ट पूरा खाली हो गया, आपको यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे काम करो। ठीक है, तो डेड सोर कैसा है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर है। क्यों खड़ा करते हैं इसको, टू इंक्रीज द साइज ऑफ ओपनिंग इन एन एग्जिस्टिंग वॉल। अगर कोई एग्जिस्टिंग वॉल है, वहां पे हम लोग को ओपनिंग बनाना है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं, या फिर क्या, रिमूवल ऑफ लोअर पार्ट ऑफ डिफेक्टिव वॉल, यहाँ पे डिफेक्टिव है, ठीक करना है, तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्लाइंग सोड। अब आप इमेजिन करो, यहाँ पे कोई मट्टी पूरा भरा हुआ था। आप इमेजिन करो, यहाँ पे पूरा मट्टी भरा पड़ा था, पूरा मट्टी भरा पड़ा था। या फिर आप समझो कि यहाँ पे कोई घर बना हुआ था, यहाँ पे ऐसे एकदम सटा सटा घर बना हुआ था। ठीक है, अब अचानक से आपने क्या किया, इस घर को डिसमेंटल कर दिया। इस घर को डिसमेंटल किया, भाई ये सब अगर आप डिसमेंटल करने के लिए जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट तो आपको मिल रहा था ना, ये वाला दीवार इधर इधर गिरने की टेंडेंसी में रहेगा, ये दीवार इधर गिरने की टेंडेंसी में रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जगह आप यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लाइंग शोर लेंगे। मतलब क्या करेंगे, इन दोनों दीवार को आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों दीवार को आपस में कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने का जो तरीका होगा ना, वो यहाँ पे हम दिखाए हुए। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये निडल गया, निडल के ऊपर में क्लीट है, निडल है, क्लीट है, निडल है, क्लीट है। एक यहाँ पे बीम डालते हैं जो दोनों ही दीवार को कनेक्ट करता है। समझ में आया बात, ठीक। ये बीम डाले यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, इंक्लाइन सपोर्ट देते हैं। ये इंक्लाइन सपोर्ट दिए हुए हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेनिंग स्टील डालते हैं, जो कि आपके स्ट्रेन को होने से रोकता है। बात समझ में आया। ये वेजेस डालते हैं ताकि ये इधर उधर हिले नहीं, बस सीधा सा बात है। ठीक है ना। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाल प्लेट भी डाला हुआ है यहाँ पे, ताकि ये दीवार हिले नहीं। ठीक है, तो वाल प्लेट डाले, ये कांटिट होके ऊपर से क्लिप लगा दिए, ये बीम डाल दिए नीचे, ये वाला बीम डाल दिए। ठीक है, इस बीम को ही यहाँ पे बीम डाले हुए हैं। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेनिंग सील डाल दिए हैं। ये स्ट्रेनिंग सील इधर उधर हिले नहीं, इसलिए वेज डाल दिए हैं। यहाँ पे रैकिंग डाल दी है, रैकिंग स्ट्रेट। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे देखो, कब इसका इस्तेमाल करते हैं, व्हेन टू बिल्डिंग्स शेयर द वॉल्स। ये पार्टी वॉल, अगर ये पार्टी वॉल्स है, पार्टी वॉल समझ में आता है ना क्या होता है। वेरी गुड। तो जब पार्टी वॉल समझ में आ रहा है तो हो गया काम। बस यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर था, इसको हटा दिए। अब इसको हटा दिए तो इसका गिरने का टेंडेंसी था, गिरने के टेंडेंसी को हटा रोकने के लिए क्या किए हम लोग, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दी, टेम्पोररी सपोर्ट। उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना शुरू किए। चीजें ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ोगे ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये क्या करता है, कीप द वॉल्स ऑफ द टू रिमेनिंग बिल्डिंग स्टेबल while the middle building is taken down or reconstructed. Unlike other supports, flying sword don't touch the ground. Flying sword ground को टच कर रहा है क्या, कहीं भी, कहीं नहीं टच कर रहा। They connect the two walls directly to keep them steady. दोनों ही वॉल को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर दे रहा है। ठीक है। अंडरपिनिंग, अंडरपिनिंग क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है, और उसको क्या करना है, और मजबूत करना है। Structures provided underneath an existing foundation to maintain its stability is termed as underpinning। मतलब क्या हुआ, हिंदी में समझो, अंग्रेजी नहीं समझ में आया तो क्या है कि पहले से फाउंडेशन बना हुआ है, लेकिन फाउंडेशन को और स्ट्रांग करना है अंदर से, तो क्या करेंगे हम लोग, अंडरपिनिंग करेंगे। ये देखो, ठीक है। या तो फाउंडेशन को और ऊपर उठा रहे हैं, ये देखिए कि फाउंडेशन को ऊपर उठा रहे हैं, मतलब बिल्डिंग को ऊपर उठाना। बिल्डिंग को कैसे ऊपर उठाएंगे, ये नीचे से हम लोग अंडरपिनिंग करते हैं, फाउंडेशन पे लगाते हैं, इसको बस ऊपर उठा देते हैं। ये देखो, दिख रहा है ये वाली चीजें। अब इसको एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अंडरपिनिंग क्यों करते हैं, देखो यहाँ पे, टू स्ट्रेंथन द सैलो फाउंडेशन, मजबूत बनाते हैं सैलो फाउंडेशन को।
फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग व्हेन अ बिल्डिंग विद डीप फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एडजॉइनिंग इट। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन को और मजबूत बना रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ सोरिंग। हम लोग डेड सोरिंग पढ़े ना, फ्लाइंग सोरिंग भी पढ़े, रैकिंग भी पढ़े, ये नहीं पढ़े। चलो नेक्स्ट, फ्लाइंग सोरिंग इज यूज्ड व्हेन टू एडिशनल बिल्डिंग नीड लेटरल सपोर्ट। लेटरल सपोर्ट जब चाहिए होता है तभी तो फ्लाइंग सोरिंग करते हैं। चलो, जॉब लेआउटिंग देखते हैं, थोड़ा कॉफर डैम देखेंगे। इसमें मैं क्या क्या आपको बताऊंगा, फाउंडेशन टाइप्स में डिस्कस नहीं करूंगा, जॉब लेआउटिंग थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, कॉफर डैम थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे देखो। अब सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर में आपसे डिस्कस करने के लिए जाऊं तो फिर आप बोर हो जाओ, इसलिए मैं काम की चीजों से आपसे डिस्कस करूंगा। जॉब लेआउटिंग क्या होता है? कुछ नहीं, मैप देखा, मैप देखने के बाद मिस्त्री ने क्या किया, बस मार्किंग कर दिया जमीन में, कहाँ पे आपका पिलर जाएगा, कहाँ पे दीवार होगा, कहाँ पे आपका खिड़की निकालना है, कहाँ पे दरवाजा निकालना है। ये सारी चीजें जो आप मार्किंग कर दिया ना, ये देखो मार्किंग, इसी को कहते हैं जॉब लेआउटिंग। तो जॉब लेआउट करना क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेटिंग आउट द बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड प्लान। जैसा जैसा प्लान है उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं, करेक्ट पोजीशन दे रहे हैं, साइज दे रहे हैं और अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसी को जॉब लेआउटिंग करते हैं। मार्किंग करना सेंट्रल लाइंस का, सेंट्रल लाइंस का मार्किंग करते हैं वॉल एंड कॉलम्स का। समझ में आ रहा है बात? बस, दैट्स इट। अर्थवर्क वही है, मट्टी खोद के हटाना, ठीक है ना। फाउंडेशन टाइप्स, डी वाटरिंग करना, ये सारी चीजें आप देख लेना। हाँ, कॉफर डैम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉफर डैम में क्या करते हैं, बस टेम्पोररी वाटर टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, टेम्पोररी वाटर टाइप स्ट्रक्चर मतलब चारों तरफ से पानी है, बस बीच में आपका क्या है, पानी नहीं है। ठीक है, क्या करते हैं, वाटर को वहां से हटा देते हैं एक्सकेवेशन एरिया से। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप एक बार फोटो में देख, मैं डाला हूँ कि नहीं, एक बार देखते हैं। नहीं डाला हूँ। तो कॉफर डैम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो कॉफर डैम के बाद आपका कितनी तरह का कॉफर डैम होता है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा कॉफर डैम लगाते हैं, उसके हिसाब से ये सारे कॉफर डैम्स हैं। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी आपको बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है ना। पीवीसी सीपीवीसी ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये सारी चीजें आपके लिए complete हो गया। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।